कोसी रेल ब्रिज महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था बिहार का, कब इनिशिएट हुआ? 2003। महत्वपूर्ण, मिथिला शायद वो जोड़ता है, वो मिथिला से दोनों को जोड़ने की दूरी कम करता है, बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है ये बिहार का। ये कंप्लीट हुआ कब? किसने किया ये कंप्लीट? नरेंद्र मोदी जी ने। ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस ब्रिज को पूरा करने का काम किया, बिहार को सौंपा देने का काम। ऐसे अगर मैं रेल प्रोजेक्ट बहुत से ऐसे हैं देश में जिनका मैं अगर जिक्र करूंगा, कश्मीर की बात आई, अभी तो भारत जोड़ के आए तोड़ने वालों के साथ। लेकिन कश्मीर जहां झंडा तिरंगा फहराया गया 370 और 35 से हटने के बाद, लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या सोच है उसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उसके डेवलपमेंट के लिए आपकी सोच है कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट कब सैंक्शन हुआ? 1995। और ये पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस कंप्लीट को। ये सोच है हमारी कश्मीर के लिए, ये सोच है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए। जो कुछ विकास का पैसा कुछ लोगों की जेब में जाता था, उससे आम आदमी के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का काम, सबसे बड़ी लाइफलाइन देने का काम इस रेल प्रोजेक्ट को बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। इसके अलावा फिर कर्नाटका में चले जाइए आप, बीदर कलाबुरी रेल लाइन है, 110 किलोमीटर की लाइन है। ये सैंक्शन कब हुई? ये हुई 2000। अटका रहा प्रोजेक्ट क्योंकि घोषणा थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार संकल्प लेती और उस संकल्प को पूरा किया और 2017 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। ये फर्क है हमारी। सभापति जी, आज नॉर्थ ईस्ट की बहुत बात होती है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इग्नोर किया गया इस देश में। सिक्किम एयरपोर्ट जिसकी बात मैं करना चाहता हूं, जिक्र करना चाहता हूं, सिक्किम एयरपोर्ट सैंक्शन कब हुआ? 2008। और सिक्किम एयरपोर्ट को पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में। ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारी सोच। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हमने किया है। अगला उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अगर एयरपोर्ट की आप बात करना चाहते हैं। सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। कंक्लूड। एक दो विषय रख के मैं अपनी बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश 1 मिनट कंक्लूड। अगर आप 1 मिनट कहेंगे तो फिर मैं आखिर में आ जाता हूं। एक विषय रखना चाहता हूं सभापति जी, कुछ योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं, बाकी चीजें नहीं करना। शहरी आवास योजना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के गुलावटी में पैदा हुआ, वहीं मेरा घर है। मैं एक दिन 2019 का लोकसभा का चुनाव था, एक अल्पसंख्यक कुछ लोग मुझसे मिलने आए, मेरे पड़ोस के थे, अल्पसंख्यक समुदाय से वो लोग थे, और कह रहे थे कि एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर कह रहा है, वो अल्पसंख्यक समाज से था, कि मुझे मोदी जी को वोट देना। मेरी भी उत्सुकता बढ़ी। मैंने पूछा कि भाई ऐसी क्या वजह है। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया और उसके आसपास के जो लोग थे उस पर दबाव बना रहे थे कि तुझे मोदी जी को वोट नहीं देना, ये प्रेशर उसके ऊपर बना हुआ। कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस वाले। मैंने सभापति जी, मैं उससे मिला तो मैंने पूछा, तुम ईमानदारी से बता भाई, मुझे मेरा पड़ोसी भी था वो, कि मैंने ईमानदारी से बता भाई क्यों वोट देना चाहता। मैंने तो ऐसी भाषा में साधारण शब्दों में उससे पूछा।
बोला सांसद जी वोट तो इसलिए दूंगा, मैं तो जीवन में कभी नहीं सोचा था मेरा घर भी बन सके, मेरा तो घर मोदी जी ने बनवाया इसलिए वोट दूंगा। अगर मैं आखिर की बात करूं, एक चीज फार्मर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने क्रिएट किया, एफपीओ की अगर बात करूं, मैं जिस जनपद से आता हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक जनपद में एक एफपीओ चलता है, 772 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। और आज उस जो एफपीओ है हमारा, वो उदाहरण है पूरे देश में। आज वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पैदा कर रहे हैं, और इसके 1 मिनट का समय और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो आज स्विट्जरलैंड, जापान, अन्य देशों को फ्रूट वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंत में मैं सभापति जी, देश के उन लाखों करोड़ों जो लोग हैं, जिनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए, उनकी कुछ बात मैं एक शेर के माध्यम से कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सुनाओ सुनाओ। वो कह रहे हैं, दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता। ये हम सब मानते हैं कि दुनिया में जान से कोई प्यारा नहीं होता, लेकिन वो बाद में इसके बाद क्या कह रहे हैं, कुछ लोग मगर जान से भी प्यारे मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए वो कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. सभापति महोदय, मुझे कल बात करना था, लेकिन मेरी तबीयत आज भी उतनी ही खराब है, लेकिन मेरा कर्तव्य भी मुझे निभाना है। तो ये मैं राष्ट्रपति जी का जो भाषण देखा, और ये मेरा दुर्भाग्य है, उस दिन मैं ज्वाइंट सेशन में हाजिर नहीं हो सका, क्योंकि कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से बहुत से वहाँ के फ्लाइट्स कैंसिल हुए। और अक्सर मेरी आदत होती है कि जब पार्लियामेंट चलती है, मैं हमेशा यहाँ पर हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति जो इस देश के लिए संदेश दी, और उन्होंने कुछ चीजें, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जो कहती है वही राष्ट्रपति, गवर्नर वही कहते हैं। तो मुझे तो थोड़ा उम्मीद इसलिए था कि राष्ट्रपति जी भी अपना कुछ प्रेशर बना के समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे और कुछ ठोस काम बताएंगे, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं निराश हो गया। सर, एक विजन स्टेटमेंट ये नहीं है, ये हमेशा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें बहुत से चीजें बताए जाते कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस ढंग से इस देश को आगे चलाएंगे, किन किन पॉलिसीज पे हमारी क्या आगे कदम होंगे। लेकिन उसमें ज्यादातर यही था कि पिछले उन्होंने क्या किया और कितना उन्होंने अचीव किया,
और कभी कभी ये भी उसमें आया कि पिछले की गवर्नमेंटों ने क्या की। ये मैं अपेक्षा नहीं करता था कि आप जो करते हैं वो बोलिए, कितने दिन वही बोलेंगे कि पिछले आपने क्या किया। और अभी भी मैं भाषण सुन रहा था साहब का, बहुत ही लिस्ट बना बना के कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है, और समय नहीं रहने की वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूंगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आज तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ। लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी, क्या कहेंगे हम, इतनी झलसी क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है। लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं मान्यवर, जरूर मान्यवर, हाँ। ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है। निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर। हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको, आपके पास है। सबका सभी को पूछ के घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे चला सकते हैं। तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है, मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि द हाउस इज मेड फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो, ये नजदीकी संबंध है। उन लोग भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई, 8 अगस्त को
8 अगस्त को आपने कहा था और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। मेरे प्रीडिसेसर ऑफिस में थे यहाँ, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहाँ सताए, मौसम ठीक है। आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेड। मैंने ये कहा था उस वक्त, तो नायडू साहब बैठे थे। कहा मेरे लिए था कि नहीं, आगे बहुत सताएगा। नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे। मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है, ऐसा मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है। बात करने नहीं देते और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए। फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ जो भी हम सलाह देते हैं। सब दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ, वो अपनी बात बहुत से जगह कही और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक 3600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना, और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पर जो सदन में मैं देखता हूँ, सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी प्लीज सर, सर आई कैन इन्फॉर्म मिस्टर जयराम रमेश, LOP doesn't need your support. No leader of opposition knows how to handle his affairs.
Every time you get up, whether it is Digvijay Singh or someone else, that is not appropriate. Every member in the house stands on his own left. One second, please. One second. LOP brings on the table huge experience of decades. When sitting in the chair, I find the gestures of LOP are little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety so that we understand each other's point of view. Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. सर, मैं दुख के साथ कहता हूँ, मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम खून लगाते हैं, उसी को महसूस होता है। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं मालूम, तो उसी को मालूम होता है। जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वो भी नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. मैं छोड़ो, No, मैं it छोड़ो। doesn't suit your stature. अरे Frankly speaking, अरे there are certain positions. There are certain positions on which we have to have great regard. It was in this house on 8th December I said, when leader of the house will speak, leader of the opposition will speak, and the two former prime ministers will speak, I will look to the rule book later. Why? These positions have august stand. I said so. Similarly, we cannot treat institutions with that kind of observation. You are a very senior member, sir. If anyone in the house, one second, if anyone in the house was to use an expression for LOP, I would come to the rescue of LOP. It's an elevated constitutional position. At least I expected from you, Mallikarjun ji, that you will raise the level of a debate and not use those juicy expressions. They are not good. They are not appropriate. Please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat, Mr. Venugopal. Take your seat. Take your seat. Mr. Venugopal, take your seat. One second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. No, I am on the chair. No, please take your seat. Honorable members, take your seat. No,
I will not allow debate to go to that level. No. Please, sorry. Mr. I would urge the LOP to control his members. I would urge you. Mr. Digvijay Singh, you are such a senior member. When I am on my feet, it is elementary. Take your seat. All of you, take your seat. Mr. Venugopal, take your seat. Take your seat. Please take your seat. Honorable members, when the LOP made reference to Ambedkarji, you made reference to what was said in the Constituent Assembly. Am I right? Yes. Rightly. Yes. I remind you of the same observations, that it is bound and duty of every member of this house ये मालूम है to enhance decorum. Please sit down. Take your seat. No. The chair cannot allow. It is for the LOP to take a call to what level he wants to raise a debate. If LOP comes to that level, yes, Mr. Mallikarjun, please take your seat. देखिए साहब, मुझे Please take your seat. देखिए आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब, वो सर, मैं नहीं हो रहा हूं। वाले नहीं है। नहीं, मल्लिकार्जुन जी, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, 1 second. For every wrong practice, 1 second, Mr. Jairam Ramesh, 1 second. Honorable members, time has come for us कि हर गलत परंपरा को जस्टिफाई करने के लिए रियल व्यू में देखते हैं. We will not, please bear that mind. Mr. Mallikarjun Kharge, leader of opposition. सर, अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए, मेरा कहने का मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं, कहीं गलती है आप एक्सपेंज करो, अगर कहीं ठीक नहीं है, जो शब्द इसमें यहाँ पर Please. Don't break his flow. Derek, take your seat. एक साहब, मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस वहां पर मैं 5 साल फ्लोर लीडर था, मैं बहुत सी बातें करता था, लेकिन उसको उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर देते थे। यहाँ पर मैं 2 साल हो गए, यहाँ भी हूँ, नीचे 9 साल था वहां पर कर्नाटक में, और 5 साल डिप्टी लीडर था, वो एज गुड एज मैं ही चलाता था उस वक्त, क्योंकि जो लीडर थे वो थोड़े से बीमार थे, तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा है। लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे, आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे। No. Take your seat. Honorable members, all throughout, 1 second, all throughout, I have shown highest respect to the leader of the opposition. And this house is witness to a spectacle. When I invited the honorable leader of the house to my chamber, he said, I don't want to quote, leader of the opposition. Number 2, yesterday was a sad day. Digvijay Singh ji was speaking. He used an expression for the president. I did not make an issue of it. I immediately cautioned him. He withdrew immediately. What he said was, what has the president done to get that office? It could have been very different. It is my duty here to ensure there is cordiality, congeniality, and real debate and discussion. If I have urged, 1 second, sir, if I have urged
the honorable leader of the opposition that at his elevated level, the discourse has to be very different. I am sure nothing wrong with it, please. सर, आपने तो मुझे सलाह दी, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सलाह दोनों साइड होना चाहिए, मैं यही और सर 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है, जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? ये No. The speech, the discourse, one second. The Yes, discourse sir. cannot go to allegations which you can't substantiate. No. Yes. No, one second. I cannot allow this house to be a platform of free fall of information. Using these loose expressions, casting aspersions without any basis. Honorable Chair. Leader of the house. The honorable leader Leader of of the the House. opposition I'm is a very calling upon distinguished, leader of the house. is a very distinguished senior leader, as you rightly pointed Very out. distinguished. We also have the distinguished former finance minister who has run this government before our government came in for many years. Honorable leader of the opposition is making an allegation which A, neither can he substantiate, B, an association which has absolutely no basis whatsoever, C, he's talking of a purported wealth which does not have any merit because that's a share market calculation on which the government has no role to play. It's for the regulators to see and for the share market participants to decide what value they get. So any aspersion being cast and trying to assess and suggest that a large wealth was being created is completely baseless. And I would urge him to learn from his former finance minister what is this valuation and how this is created, whether it results in wealth or it's a valuation that's a market force given wealth. One second. सर, I would urge you, under what rule? 38A. Yes. 238A says, no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member. One second. Jairam, Shall be made, don't jump to your feet. Don't jump. shall be made by a member against any other member or a member of the house unless the member making the allegation has given previous intimation to the chamber. No. You see, the honorable member. One second. Well, you see, I have insisted right from day one, we have to be extremely careful. We cannot. One second, I don't know, there's a problem. Every time any speaker of your party speaks, you want to help him out. Let them do it. Sit down.
I would urge leader of the opposition, one second. I would urge leader of the opposition that the point raised is a valid point. This house cannot be a platform to level allegations. What's wrong with you? What's wrong with you? Jairam Ramesh, I know. What is your schedule? Mr. Mallikarjun Kharge, sir, what your team is doing? No. I call upon Mr. Mallikarjun Kharge to put documentation on record right now, which he has done with respect to allegations involving the name of the Prime Minister. Which you have used expressions which are not appropriate. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. I know. Sit down, take your seat. Take your seat. So, Mr. Kharge, Honorable LOP, I call upon you that we must work. I know you have made some very strong observations regarding me also a while ago. I can assure you, you bring on the table huge experience. I also bring on the table modest experience. I am imploring you that what's the problem? What's the problem? No, the debate in the house. The debate in the house has to be firmed up on duly authenticated record. This house cannot be a platform for free fall of information. One can't trade anything one likes. We cannot have a spectacle which we had recently. No, I would urge you, sir, request you, in the name of your seniority, in the name of position you hold, that I'm saying so because you have, in last 3 minutes, used expressions which you know are stigmatic. No. Authentication. No. Every allegation will have to be authenticated, Mr. Mallikarjun Kharge. That's the direction of the chair. Have to be authenticated. Go ahead. अगर Point of order, sir. Yes. Under which rule? Sir, he said 238(2). 1 and 2. When Honorable Sushil Modiji referred to that rule, sir, while speaking shall not make a personal charge against a member. He didn't speak anything like that. He was continuing his speech, sir. And how the point is valid? Mr. Siva. Valuation. Value is not against any member, sir. Sit down. Judicial decision is pending, but he didn't quote that. It was quoted only 2. 238(2) was quoted. 238(2) was quoted. Chartered accountant, the leader of the opposition is talking only of valuation. No. You are not listening to him carefully. No. He did not speak about valuation. He spoke about passing wealth. Yes. Honorable Finance Minister. 1 second. Honorable Finance Sir, if I Minister. can make some sense of what is going on, it's very smart to say, we are giving data, we will corroborate it, we will leave it on the table. We are not talking about a member, all this. But it is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. Please put the whole thing. You should agree. Sir, one second. Sir.
after listening to the Honorable Finance Minister, I thought everyone will agree. Every word she spoke carried sublimity, and you are objecting. Sit down, sir. Sit down, sit down. दोस्ती नहीं है सर, दोस्ती नहीं है. Mr. Digvijay Singh ji, what Khadge ji said was beyond insinuation. Now, just believe. No. You have been Chief Minister for 10 years. We are making reflection about Prime Minister of the country. Yes, that has been what. Yes, Mr. Khadge said so. No. No, sir, yesterday you were very reasonable. When the highest constitutional office came in for suffering at your hand, you immediately relented. He should also relent. No. You see, sir, you have great experience at your back. Can you allow an institution to be so treated? President, Prime Minister, no. Please. Please. Listen to him carefully, you'll know it. No, listen to him carefully, you know it. Yes. देखिए सर, मैं ये कहा एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई. अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए. ये कहा. और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता और फिर ऐसा गड़बड़ी क्रिएट करके मेरा टाइम तो चले गया, लेकिन मैं और आगे इसको बढ़ाना नहीं चाहता. नहीं, आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ, कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे. नहीं, ना. दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी. We have to rise to a level. मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है सर. My suggestion is, let us believe in ourselves. Let us believe in our strength. Let us believe in our institutions. हर किसी को अपनी institutions को analyze करने के लिए अधिकार दे दिया. Someone is speaking somewhere, will speak something about us, and we will get rocked by it. This can't be a. बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे हैं अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है. ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ, कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं. मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ. इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं. वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है. देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं. ये देखिए कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ. The leader, तो मैं देखिए ये इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है. सर एक चीज आपके अनुरोध करूंगा, एक अनुरोध करूंगा. हर बार नहीं. Mr. Chidambaram, please. No. While sitting, you are speaking not good. Sir, I have a request to make to the leader of the opposition. Sir, every time your member rises, you are a very senior member. Digvijay Singh is a very senior member. Every time Mr. Jairam Ramesh will rise to give support,
Now I want to tell him, one second, take your seat. You must know the rule, I am on my feet. So, sir, I request you that the member must be allowed to stand on his own feet, and you are capable of it, the world knows it. Don't bring down the stature of LOP or other senior members. He can defend himself, he can make his point on his own. Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP. सर देखिए डिसरप्शन बहुत हो रहा है, आप तो नहीं चाहते डिसरप्शन, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो डिसरप्शन हो रहा है। नहीं तो सर मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इस ग्रुप में 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ, किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर। 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर। अगर यहाँ ऑथेंटिकेट ये तो है नहीं सर इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। लीजिए नहीं आप in accordance with rules the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए हाँ 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और सर करोड़ों रुपए लूट के sir what you have read is required to be authenticated for 3 reasons. One, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं सर ये कोर्ट का नहीं है। Honorable LOP ये कोर्ट का नहीं है। You put that on the table of the house during course of the day. अच्छा ठीक है। Now do it, authenticate it. Yes. And ask देखिए और दूसरी चीज ये है कि ये जो उनको देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलार, विंड गैस, मीडिया, सीमेंट अब मेरे पास भी आ गए। गुलबर्गे में ACC सीमेंट फैक्ट्री भी परसों ही खरीदी। वो अब भाषणों में चुनावी प्रचार में मोदी साहब मेरे पीछे लगे, पैसे में सीमेंट वो लेकर वहां पर कारखाना मेरे पास शाहबाद में खरीदे ना। ठीक तो ये इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा यानी मेरा मीन्स जनता का पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे। चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को
नौकरियां मिलते थे पब्लिक सेक्टर में, वो सब डूब गए। अगर पब्लिक सेक्टर जिंदा होते तो उसमें रिजर्वेशन मिलता। आज आपको मालूम है साहब, और पहले इससे भी मैंने आंकड़े निकाल के रखे थे और बोला था, सरकार में चाहे डिफेंस हो, चाहे बीएसएनएल हो, दूसरे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये सब नौकरियों का अगर आप जायजा लेंगे, 30 लाख वैकेंसीज है। 30 लाख में 30 लाख तो 30 लाख में 15 लाख तो रिजर्वेशन को मिलते हैं, एससी को, एसटी को, बैकवर्ड को, सब आप भी उसी में आते शायद, उसी में आते शायद, ये बैकवर्ड्स में, ओबीसी में आते शायद, आपको भी उसका फायदा होता था। तो 15 लाख और 15 लाख नौकरियों में से फिर 10 लाख और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर, ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे, क्यों भर्ती नहीं कर रहे? और ये प्राइवेटाइज कर करके इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, और अश्योर्ड जॉब जो लोगों को मिलता था वो भी खत्म हो रहे। और आप तो गरीबों के लिए ज्यादा काम करने वाले हो, तो ये क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो ना। प्राइवेट सेक्टर में पूरा पैसा भेज रहे 82,000 करोड़, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं, 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। 1 second. 1 second. Please take your seat. One second. India has robust mechanism where how people get contract. One second. No. Honorable LOP. No. One second. Take your seat. No. We cannot send a signal. India. No. We cannot allow, Mr. Chidambaram, you know it more than anyone else. We have a transparent, accountable, robust mechanism. I am only cautioning the LOP. He is trying to give an impression that India is a country where contracts can be given like this. No. Contracts are given on the basis of accountability and mechanism. No. I know the rules are such. LOP will bear this in mind. Please. No. Take your seat. You are a senior member. Let others do it. You are very senior. One second. No. Take your seat. Okay. Take your seat. Honorable members, I have got input. From very senior quarters in the country and outside the country that Parliament should not be allowed to be used to run down our transparent, accountable, robust mechanism. No, LOP said as if something has been given on a plate. No, take your seat. LOP. You cannot reply. Honorable Chair, give me a minute. Honorable Chair, the opposition is trying to allege that the chair should have not have made these comments.
I would like to point out to the Honorable Leader of the Opposition and his other colleagues that the chair. Honorable Chairman, I would like to urge the Honorable Leader of the Opposition and his other colleagues that the chair is duty bound to protect the dignity of India. The chair is duty bound to ensure that national interest is not compromised. This is the Council of States. If any member makes a comment which insinuates, and I have the definition of insinuation, if he makes a comment which insinuates. Sir, you cannot reply. Please take your seat. Take your seat. Yes, sir. You reply, you reply. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, take your seat. We have to say from this platform only that which is in national interest. Authenticated. It can't be allegation without substantiated. No. LOP. LOP. Shri Mallikarjun Kharge, please. Yes, I tell you. One second. Ask them to take the seat. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Ask your members to take their seats and please. Yes. Sir, you cannot reply. I'll tell you. You take your seat, I'll tell you what you have said. Please, take your seat. Take your seat. No. Please take your seat. Take your seat. Yes, go ahead. Mr. Mallikarjun Kharge. Mr. Mallikarjun Kharge. Not appropriate. Objection. Tell him. Mr. Mallikarjun Kharge, please resume your address. Please. Take your seat. Take your seat, Mr. Jairam Ramesh. Take your seat. Why I said so? An impression was explicitly given by the leader of the opposition that the largest democracy on earth is giving context like this. No. No. LOP. Please, LOP. Leader of the opposition. Yes. Sir, Yes. Mr. Mallikarjun Kharge, please. Please. sir, I beg of you. I differ with your opinion. Yes. If I speak truth, it is anti-national. Sir. I am not anti-national. I am more patriotic than anybody of you. I am a Bhumiputra. I have not come from Afghanistan Please. or from Germany Sir. or from other countries. I am native of this man. I am Mool Bharati. And you don't try to suppress me, my feeling. You are looting the country Mr. and you are telling No, I am no. anti-national. You are looting the country. Sit down. Mr. Kharge, Yes, one second. I am Kharge. I said Mr., not Kharge. Mr. We greatly appreciate you are a patriot. All of us are. There is no one here who is not a patriot.
Number one. Number two, it is for the first time with a man of such experience, and you are unable to control them when they are violating the chair. No, no, no. I will not yield on this point. Eh, no, no. Let me tell you, 1 second, 1 second. I am neither this side nor this side. I am on the side of Constitution. I am not on this or that side. I can't be enlisted. No. Mr. Khadge, please. Mr. Khadge. And sir? मेरा रिक्वेस्ट Sir. की है आपसे Rarely speaks. Is the House of Commons dictum. Chair rarely speaks. Sir, every time you go outside, there is enough in our country to learn. You go to House of Commons. सर ये सारी ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखा कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12 लाख की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। सर, कब्जा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। ये पूरा भाग 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा। हिडन जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और अगर उसमें से ये लोग जो घोटाले करने वाले हैं पवित्र हरिश्चंद्र के जैसा निकले तो जाके आप और हम उनको हार डालेंगे, गले में माला डालेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध होते हैं। इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष विभाग का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ ये कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं होता। इश्यू पे कोई तथ्य दे, कोई आरोप सरकार पे लगाए, कोई बताए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई बताए कोई गलत काम किया, तब इसके बारे में बात करें। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रहे हैं मुझे मालूम, बताया अभी। तो आप भागते जाओ, हम पीछे आपको पकड़ेंगे। सर, एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी डिमांड है, सभी पार्टियों ने यहाँ पर रखा है और पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में इस सदन में हमने पूछा है, उसको आप मानिए देश के हित में। ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना। और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके। तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाइए। दूसरी चीज, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे इतना कि एक तरफ तो आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं और आपने कहा You will not have to authenticate it. Go ahead. नहीं, आपने इतने अच्छे साहब, आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुको, मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा,
छोड़ देता हूँ फिर साहब, वो नहीं वो बोल ज्यादा रहा हूँ। गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। जब नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आपकी सदन की नहीं, ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बता दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था, अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, ये हमारे तो- वकील है, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए, आप गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अरे नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस has missed it. इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएगा। इन्होंने जो ताना बाना बुना था, उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने? And contact. Yes. And the right contact. I had contact with you there. सर, अब तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत पंडित है, माहिर है, और हमारा जो आइडिया भारत है, क्या हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा, जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है, और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं पैसे, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है, ये मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए, और फ्रेटर्निटी तो नहीं है, ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के। कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई,
और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों? एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे? मेरे को समझ में नहीं आया। तो बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी, फिर भी डरते हो। ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला तो अपने छांव से भी डरता है, या ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इस पे पार्टी में नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। Authenticate. हाँ, The honorable member will authenticate. ऑथेंटिकेट कितने सरकार साहब? कर देना सर। कर्नाटक का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कितने ऑथेंटिकेशन करो? सर, मणिपुर की सरकार, आप सभी एमपी पर एलिगेशन लगा रहे हो, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। Put it on the table. साहब और Table. एक इंटरेस्टिंग मशीन है साहब। हाँ सर, और एक इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने, मोदी साहब और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी है, वॉशिंग मशीन। खास करके वो ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ ले लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कैसा? One second. ये निर्मा वॉशिंग मशीन कौन सा? One second. तो उसमें One second. क्लीन होकर One second. निकलते हैं, वो उधर One बैठ second. जाते हैं। One second. बैठ कर One second. ये होते हैं। One second. One second. Please take your seat. One second, sir. One second. बैठो मैं। Request कर रहा हूँ. Honorable member, such kind of discourse and to ridicule an institution without factual basis does not behave. No. I call upon the LOP to authenticate the assertions made by him during course of the day. I can understand. Sit down. Shakti Singh, use your Shakti later on. What have I done? No. I tell you. No. Let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But. One second. But I am there. I will have to ensure. No. 1 second. The ruling party cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day substantiate the allegations with respect to so-called washing machine. He will do it. What? Ask him to sit down, sir. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. सर, Ask him. आप देखिए, नहीं, आप देखिए, मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा, नहीं, और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, तो साहब आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे, इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है? उस मशीन
अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? ऐसा उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वो व्यक्ति कलंकित व्यक्ति उज्जवल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, और सब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे क्या है उसमें, क्या है क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या, मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है, मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राज धर्म का पालन नहीं हुआ। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी। Sir, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, sir, sir, लीडर ऑफ द हाउस। सर मैं भी बहुत निकट रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और जो सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस की सरकारों में होता था, उससे जो उनकी पीड़ा थी, जिस प्रकार से इनके शासन में दिन रात महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, देश के कोने कोने में बिहार हो, भागलपुर हो, देश भर में जितने सांप्रदायिक दंगा होते थे, उससे जो अटल जी की पीड़ा थी, उसको वो जाहिर कर रहे हैं। हेलो अब yes, honorable finance minister. Sir, if you allow me one Yes, minute, please. I fully appreciate leader of the opposition quoting Sri Atal Bihari Vajpayee. But I only wish he quotes him fully. That sentence ends, that paragraph ends with Sri Atal Bihari Vajpayee saying, यही तो राजधर्म अभी पालन कर रहे हैं। One second. Since a reference has been made to a great son of this country, a former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, I call upon Leader of the Opposition and the Honorable Finance Minister to lay the documentation on the table of the House during course of the day. Yes. One more minute, sir. Honorable Finance Minister. One more minute, sir. Huh? One more minute. Honorable Finance Minister. For having read only part sake, Honorable Finance Minister. for having quoted, the chair has called me. The chair has called me. The chair has called me for having quoted partly to suit their convenience. They should also
after I corroborate and read that statement here, It will- give a word of apology. It will, I can assure the members what the LOP has said, what the Honorable Finance Minister has said, consequences will flow. Because the entire country is concerned. Atal Bihari Vajpayee ji was a former Prime Minister, Bharat Ratan, and a great son of this country. Any observation made by him, if truncated, suited, or not given properly this side or that side, it is duty of the chair to deal with the situation. Take your seat. Yes. Yes. सर मैं मेरे मुंह से नहीं बोला, ये 4 अप्रैल का है, अगर आपको डिटेल होना है तो मैं ला No, sir. Newspaper reports are no substitute to हो documentation. गया सब। You have to authenticate what is said. सर अब नहीं देखिए, और गुजरात मॉडल की बात बहुत आई है और डबल इंजन सरकार की बहुत, जब कर्नाटक में गए प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती है, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का, जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 31% है 1000 बर्थ को। 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें 30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है। ऑथेंटिकेटेड, और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स पर गुजरात सबसे नीचे स्तर पर है और देश के 766 जिले में सबसे नीचे के 10 जिलों में से 6 गुजरात के। साहब आपको तो मालूम है, राम गोपाल साहब तो आप हेल्थ कमेटी के। Honorable LOP, 15 minutes of your party time is left. You can use it. Only 15 minutes. देखो साहब, अगर आप बोलेंगे मैं खत्म। सर ये इसीलिए ये गुजरात में डबल इंजन का स्वास्थ्य, शिक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे है क्या? नहीं, आपको उतना अधिकार नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा, क्योंकि 13.5 साल तो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल से तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी बीजेपी सरकारी थी। जब 25, 30 साल, 40 साल आप हुकूमत करते हो, खुद के स्टेट में यह स्थिति है और दूसरों को बताते हैं। सर मैं इन्फ्लेशन की तो बात नहीं करता, क्योंकि सभी ने तो कहा रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस देश में कैसा महंगाई हुआ, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और इन सारे चीजों में। और यूपी की आप बात नहीं करते हो, जब यूपी के पेट्रोल डीजल के 70 रुपए दाम थे और सिलेंडर 410 में था और तेल के कीमत तो हाई थे, लेकिन आज तेल की कीमत में भी गिरावट आई, लेकिन एलपीजी और पेट्रोल एक्साइज में तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, सर बेरोजगारी में तो आपको मालूम है, बेरोजगारी वैकेंसी तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं वो छोड़ देता हूं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमको वायदा किए थे इस देश के जनता को,
130 करोड़ जनता को हर साल 2 करोड़ नौकरियां। नौ युवाओं, मैं अगर आ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट कहाँ है ये ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर? तो हाँ, तो 18 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख भी आप नहीं भर रहे हो, 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो, और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। बार बार गरीबों की बात कर रहा, टोकना, ये इधर चलता है। लेकिन आपने जो किया, 2 करोड़ नौकरी यहाँ कहीं भी नहीं मिल रही। और सॉरी, 15 लाख को तो बहुत हो गया। फिर वो शाह साहब उसको एक बोल दिए, अरे ये तो चुनावी जुमला था, छोड़ दो बोले। अब वो जुमला तो छोड़ देता हूँ। कम से कम प्राइम मिनिस्टर का ऑथेंटिक रिपोर्ट है। Not your level, sir. और ऑथेंटिक रिपोर्ट आई कैन कोट। Not your level, sir. Not your level. Not your level. सर, और एक सर, प्राइम मिनिस्टर के हर कार्यक्रम देश पे बहुत भारी पड़े, बहुत भारी पड़े। हमारे, मेरे को जो हिंदी लैंग्वेज आती है उतने में मैं बोलूंगा, अगर ग्रामेटिकली बहुत ही ठीक है तो आप बोल लीजिए। आपकी हिंदी बहुत मिठास की है सर, हिंदी बड़ा मीठापन है। नहीं, मेरा क्या, मेरा हिंदुस्तानी, मैं हिंदी नहीं बोलता ज्यादा, मेरा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इसीलिए साहब, अग्निवीर आपका फेल। और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम, जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को, और उसका फिर भी तारीफ करते ही रहते हैं। अरे जो नुकसान हुआ, अगर ठीक नहीं है कार्यक्रम, मान लेने में कोई अपमान नहीं होने वाला है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बोलिए। और जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये फिर भी रिपोर्ट पूछते हैं आप, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि टॉप 5% लोगों के पास 62% दौलत है, और वही बॉटम के लोगों के पास सिर्फ 3-4% दौलत है। तो आप बताइए साहब, इसको कैसा ठीक कर रहे? आपके इस अभिभाषण में तो नहीं है गरीब को कैसा आप ऊपर ला रहे, लेकिन इन बातों पे आप नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट वालों को 30% से 22% कर दिया, और जो जीएसटी देने वाले लोग हैं गरीब, उनको तो कमजोर कर दिए। जो अमीर लोग आज जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो तो जीएसटी कम देते हैं। तो इसीलिए आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और एक एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी बात बहुत है, और उसमें भी है अपने प्रेसिडेंट के अभिभाषण में। सर, मैं आपको अपील करता हूं, आप थ्रू सरकार को, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप निजीकरण बहुत किए, बहुत से कॉलेजेस आज प्राइवेट दिए, एससी, एसटी, ओबीसी, और यहां तक कि मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश स्कीम, सब बंद हो गए। अरे, एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं, आप तो हमेशा बंद रहते हो, रहो वहीं पर। ये उसूलों के वजह से बंधे हुए नहीं है, आप किसी वजह से बंधे हुए बंधे। और दूसरी बात, और सब पैरा नंबर 26 में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कही।
लेकिन आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर को ही इस सदन में मिला है। 41% टीचिंग पोस्ट खाली है, 41। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, वो बच्चे कैसे आगे आए? तो ये 41% एकलव्य, और आपने तो जिक्र किया है उसका, और मेरा फिर ऑथेंटिसिटी अगर आप पूछेंगे, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपके पास दूंगा, और जो रिप्लाई मेरे पास आया अगर वो भी सत्य से दूर है तो मैं कहूंगा कि सदन में ऐसा चल रहा है। सर, आपको लगता नहीं कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी? नो, आई एम नहीं लगता नहीं? सर, आई रेस्पेक्ट। एक कानून को मानने वाला व्यक्ति विनम्र तरीके से आपको कुछ चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता है। बोलिए, एलओपी। सर, एक टाइम है कि पूरे नेशनल असेट्स सब बेचे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जेपीसी की मांग किया और उसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डरते नहीं हूं किसी बात। इसको क्यों डरेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए चलना दो, बोलेंगे तो वो मानेंगे। तो आखिरी में एक अमीर गरीब के बारे में और जो आपकी चिंता है तो उसका मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय तो मेरा पूरा हाउस में पार्टी का खत्म हो गया है। नहीं, पूरा हाउस में खाए, पूरी पार्टी खत्म हुआ है। तो एक 4 शब्द बोल के, सिर्फ 4 शब्द बोलूंगा, मैं समाप्त करूंगा। नजर नहीं है सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं सर, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। सुनिए सर, प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल एलओपी। ऑनरेबल सर, आप दिलदार है सर, शुक्रिया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं। और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मैं इतना कहते हुए विश्राम लेता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपको धन्यवाद। और एक बार ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना और ये सब घोटाले का बाहर आ जाएगा और दुनिया को ये मालूम होगा साहब हम 3 दिन वेस्ट नहीं करें, हम न्याय के लिए करें। हम जो यहाँ पर आपसे बार बार पूछे, बार बार विनंती किए सारी पार्टी के लोग, ये न्याय के लिए किए और न्याय के लिए जेपीसी आप बिठाएंगे ऐसी आशा करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी
आईना साफ करता रहा। ऑलरेडी ये मेरा है, ये आई एम द ऑथर, डोंट बॉदर। और एक बात जो मैंने कही और ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों कही, ये संस्कृति नहीं हो सकती कि न खाता न बही, मैं कहूं सो सही, ये नहीं हो सकता। श्री जवाहर सरकार। Mr. Chairman, sir, thank you very much for giving me the honor of speaking on the President's address. The President's address is mooted on one concept of Amrit Kal, we have noticed. So I would like to know from you, sir, and from our other friends, what is this Amrit Kal? Amrit Kal hai kya? Have we crossed Achhe Din? Have we crossed Achhe Din? Or are we still to reach Achhe Din? Year after year, sir, these terms are invented. These terms are invented like Amrit Kal, Azadi Ke Mahotsav, Amrit Mahotsav. ये आजादी के अमृत महोत्सव पर मुझे दो शब्द कहना है कि we were very glad to see those whose genetic ancestors, whose political ancestors did not take part in the Azadi freedom struggle, were celebrating, were condoning, were making Please, House in order, please. Sir, Please, Mr. Nasir Hussain, please go back to your seat. Please, House to be in order. Thank you, sir. As I was saying, Azadi Ka Amrit Mahotsav became a celebration for the atonement of those who had not participated in India's freedom struggle. Those who had not, if you want, I can produce those documents. Now, talking of the other one, Achhe Din, Please, भाई साहब, please, बात करने दीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करता हूं आपसे, माननीय, प्लीज 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 सर, कृपया सदन में शांति बना रखें। माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय जयराम रमेश जी, प्लीज प्लीज। हाँ sir, I hope this time is not deducted from my very limited account. Now, we were talking about Achhe Din, Amrit Kal, we were talking about Azadi Ki Amrit Mahotsav. These terms are invented every now and then to distract attention. As I said, Azadi Ki Amrit Mahotsav was celebration, was an atonement by those who did not take part in the national freedom struggle. Aage badhiye, Achhe Din. Sir, I was most expectant, like many other Indians, to be part of the Independence Day of last year, 2022, because several promises were made that would happen by Independence Day 2022. The first promise was farm income will be doubled by 2022 August. Has it happened? I leave it to the wisdom of the House. There was another promise that was repeated and repeated over the social media and the IT cell of a particular party, that we are heading to a $5 trillion economy and that will be complete by 15th August 2022. Sir, we were nowhere near the $5 trillion economy. We were promised that we will ride the bullet train on 15th August 2022. Sir, only 25% of the work is complete. We were told that there will be electricity in every house on a 24/7 basis by the 15th of August 2022. Whether it has happened or not, I leave it to the House. We were promised that Indian astronauts will be up there in space by that date. I started looking up, but I couldn't find any Indian astronaut. I don't know whether these are promises, whether these are Achhe Din, whether these are part of Amrit. Somebody called them, from their party, called them Jumla. Now, this biggest Jumla was, as you know, that 15 lakhs in everybody's pocket. That is nowhere in the scene. Nowhere has it happened. But the movie that was opposed, Pathan, that represents the essence of plurality, that represents the essence of our oneness, has won through, has secured record earnings.
maybe the 15 lakhs will come from there. Sir, we believe in multiculturalism. We believe in multi-regionalism, looking at the smallest regions. Sir, one appeal that I make on behalf of my party and on behalf of the neglected people of Meghalaya is that Garo and Khasi be placed in the 8th schedule of the Constitution. An official request has been made, I repeat it. Now coming back to the President's address, I repeat, I draw sustenance from paras 9, 10, 13, where discussion has been centered on corruption. As you can guess, the most live issue of corruption now is about a particular conglomerate. Now, enough has been spoken about that issue, but the only thing that I would like to highlight is the role of the regulatory authorities. Sir, I have observed the regulatory authorities and the civil service, the way the regulatory authorities collapsed in the face of hard facts when Adani Green Energy's share value shot up by 5,500% in 2 years, 2.5 years. No regulator, SEBI, did look the other way around. At every point of time, the Reserve Bank has failed us. At every point of time during this economic scam, the DRI has failed us. Of course, DRI did take some steps, to be correct, but certainly not consummate with the steps that should have been taken. The most glaring example of missing in action was the Enforcement Directorate and the PMLA. They were so busy raiding the opposition that they didn't find time to look at one of the biggest scams in the history of India. Our party has supported the claim to send this to a JPC. There is no point in discussing it in the House, but we would go one step higher, sir, and we should place forward a demand for a Supreme Court monitored inquiry. A Supreme Court monitored inquiry, time bound, will be perhaps even a stronger way of ensuring that we are taken seriously. The whole House is taken seriously. Sir, this report mentions about poverty. But poverty, what poverty are you talking about? I mean, I'm unable to understand, because the entire basis is a report that's the Consumer Expenditure Survey that was done last in 2011-12, before this government came, 11 years ago. In the last 11 years, or rather 9 years of this government, they did not undertake any consumer expenditure survey. One report that came out in 17-18, they took it off the website because it showed an uncharitable picture of this government. We repeat that the final consumer expenditure survey that is finally happening should be put out in the public domain as soon as possible, so we know whether India's poor constitute 8 crores or more. Sir, the Prime Minister and others have said with a lot of pride that we have been giving free food to 81 crores. 81 crores Hindustanis are lining up for free food grades, and nobody can remove it now. Does it mean that 81 crores out of 240 crores are poor? You revise your lines of poverty. You revise your norms of poverty. But come forward with facts. Come forward with facts. And in tackling poverty, as everyone knows, it's popular schemes like Narega and others that help. But Narega has been slashed from 111 crores to 89 crores last year, and to 60 crores. And out of this, West Bengal has been selected out maliciously for complete stoppage of Narega. You should come to Bengal to see how welfare schemes are conducted. Without the success of such schemes, we could not have resisted the massive onslaught that was thrown at us in 2021. With all the power of state and all the wealth that was possible, the people of Bengal rejected it with a 48% majority because of welfare schemes. Do take the trouble to come to Bengal for learning how to conduct welfare schemes. So one point I would like to draw the attention of my friends on both sides.
that is very soon we'll move to Parliament House, a new Parliament building. Not 1 minute's discussion has been held with the users of Parliament. I have some insight because for the last 1.5 years, I have been pursuing it with the minister concerned who gives minister type answers. Not one consultation has been held. We do not know what facilities are there. I inquired, they said, no, we don't have state bank. आपको state bank या banking के लिए बार-बार whose building says building करना है. This space has been utilized for grand halls far beyond our requirement in the near future. And I see a plan behind these large halls. And you know that, sir. As it is, 50% of the members are outside in the lobby and doing their other important thing. So when the camera pans at this house, it looks half empty as it is even now. But if the hall is made 1.5 times more, the TV camera will show that honorable MPs do not take the house seriously. It is part of the narrative that Parliament is not required. Parliament has to be belittled. And in one state, assembly, I'm talking of the state of Gujarat, assembly sittings were reduced to 29 days in a year. Our is some similar grand plan of belittling the legislature also on in the national Parliament. Secondly, sir, why did we talk of consultation? It is not only facility. Look at the building. Look at the grandeur of this building that has lotuses, that has all Indian symbols all around. And you see that triangular buildings store. You won't get the same gravitas. You won't get the same splendor. There is, at every point of time, and aesthetics has been cast upon us. That will be, the aesthetic will remain as a permanent memory of poor art. And this has been done by an architect specially chosen from Gujarat, who's taking 250 crores. 250 crores for advising on a completely unaesthetic building. We come to health, sir, because that is another point that has been repeatedly mentioned. Ayushman Bharat has saved 80,000 crores. I have gone through the entire health expenditure budget and find this is almost 100% of the budget. Where do they give these figures from? Where do they obtain? If the officers are misleading them, then let them question, where do you get such figures? You talk of 9,000 kendras. Sir, one kendra for 155 lakh people. And you are mentioning that proudly in your report. 155 lakh people will go to one store. Sir, is par dimag lagaiye, koi na koi dimag conclude lagaiye. now. Sir, 1 minute more, because 1 minute Please more conclude. only. The total is, our health expenditure total is just 3.6% of the GDP. I couldn't help mentioning. And the Western world has 12 to 19%. China has 5.5%. Mexico has 6%. And we are half. We should hang our heads in collective shame that we have not been able to look after the health sector the way we should have looked after it. So I thank you for the time given. Thank you, Manya Jawahar Sarkar ji. Honorable NR Elango. Please. Honorable Deputy Chairman, I thank you for the opportunity given to me to speak on the Honorable President's address. Sir, the special address of the Honorable President is to inform the Parliament of the causes of the summons as per Article 87 of the Constitution of India. It is always expected to inform the Parliament that the causes of the summons, namely what the government was doing the last year and what it is going to do the next year. But I could see from the presidential address that what they were doing for the all 9 years and what is that they are visualizing for the next 25 years has been given, but not the causes of summons has been addressed in the presidential address. Sir, great Thiruvallur said, "Eppurul ettanmayadu aginum, appurul meipurul kaanpadu arivu," which means the mark of wisdom is to see the reality behind everything. With that vision, when I saw the presidential address, I want to make some mention about 3 or 4 points. Democracy and federalism has been dealt in paragraph 79. And I quote, "India's democracy was prosperous, strong, and will continue to be stronger in the future." In para 79 it is said.
Sir, the true federalism in real spirit and substance and not in ornamental form would be seed for vibrant democracy. Democracy have to be practiced, not to be preached, sir. Where all democracy has been violated, I can quote, union shall not attempt centralization and should envisage decentralization by permitting the states to exercise powers of legislation and executive. The representative of the union government in the state should act as a catalyst, and their deed should not be against the legislative democracy of the state. Delegation of power to state should be real, and colorable intervention by the union would be destructive of the constitutional mandate of federalism. However, states' contribution to the development in various fields should be recognized and appreciated by the union for the sustained cooperation and federalism between the union and states. Sir, for instance, Tamil Nadu government Legislative Assembly passed a bill on NEET, and it was sent to the assent of the president. But for the best reasons known to them, the bill is kept in the cold storage for a long time. That bill has not been approved, and various reasons are given by the union in not approving the bill. The governor of the state of Tamil Nadu is not giving his assent on most important bills of the state, namely banning of online lottery and certain bills which, with respect to the university, the assent neither denied nor returned. The bills are neither assented to or not returned to the Legislative Assembly, kept in the cold storage. This is not only happening in Tamil Nadu, sir. This is happening in Telangana. This is happening in Kerala. How then you talk about democracy and federalism? You have to practice democracy, not only preach the words. Sir, the judiciary is concerned. Fair and independent judiciary is the hallmark of the civilized society. And it's common knowledge that the law declared by the Honorable Supreme Court is the law of the land under Article 141 of the Constitution. Sir, Article 50 is given a complete go-by, and we are in the recent past hearing the highly placed executives are making certain remarks against the collegium system and the basic structure propounded by the Supreme Court. In fact, the basic structure is not propounded by the Supreme Court in Kesavananda Bharati. The basic structure is inbuilt in the Constitution. And making some observations about the judgments of the Supreme Court, we have to respect the judiciary, and that is not being done. Article 50 is being violated. That separation of power is being completely violated by this government. And sir, the collegium is concerned. Twice we passed the NJAC bill, and it was struck down by the Supreme Court by a recent judgment. If you have any objection to those judgments, you have to pass a new bill which can be acceptable by the Supreme Court. But making comments on the collegium system is not good for the democracy. And we are also saying that there is cherry picking in the appointment of judges. Collegium is recommending few names, and union government is cherry picking few names and passing the orders and keeping the other names under the cold storage without assigning any reason and without any authority to do that. This is very unacceptable in the democracy, sir. This have to be replied by the government. Sir, one more affront to the democracy is all these schemes by the union government are named in Hindi. We are not able to understand the name or the intention behind the schemes. With all this, I say the union government is not practicing the democracy. They are not governing with the democracy. As far as the corruption is concerned, at paragraph 9, it is said by the presidential address that an effective system has also been put in place to end practice of favoritism and corruption in the government machinery. Sir, you know, the people of India know that in 2018, this government has almost neutralized the corruption law. There are few provisions which were in vogue in 1988 Act. You have removed them, and
decriminalized most of the acts of the corruption. And naturally, corruption will come down, sir. Now, take 13(1)(d). There were two good provisions. The 13(1)(d) has been completely wiped off. And you say now the corruption has been brought down. Yesterday, when Mr. Thambidurai was speaking, he said about something, the cases which were ended up in acquittal. But it is only during the ADMK rule. Tamil Nadu, not only Tamil Nadu, Kodinadu was also looted. Please, please. It is not a state subject, sir. We'll see, yes, please. We'll see. Right, we'll see. We'll see. We'll see. Please, please, please. Sir, I have only 2 minutes. Please take question. Please speak on the subject. Sir, in You know he paragraph will not 2, be raising a state subject. Please. Sir. Yes, we'll see. We'll see. Please. Sir, in paragraph 2, the presidential address says about a Bharat which has no poverty and where the middle class is also prosperous. Everywhere they say Bharat when they are talking about the future. The discriminate use of the term Bharat vis-a-vis India stirs a speculation in the minds of the general public that a subtle design is envisaged by the Union to proclaim India in future as Bharat, which will prove to be fatal for the existence of the unity and diversity of this great nation, India. Sir, there is a Ekaleva model schools, about 400 has been opened. We are very happy to know about that Ekaleva model schools. I only hope and believe that this government, by not providing job opportunities to those students, taking the thumbs of those students like Dronacharya. They have to give job opportunities to them. Sir, while coming to the women empowerment, today in Tamil Nadu, our Honorable Chief Minister, Thiru Muthuvel Karunanidhi Stalin, is inaugurating the second phase of Pudumai Pen scheme, which is otherwise known as a modern girl or a revolutionary girl. Muvalo Ramamritam Ammayar Higher Education Assistance Scheme is been in vogue in Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu has launched this scheme to enhance the enrollment ratio of girls from government schools to higher education institutions. Through this scheme, the financial assistance of 100,000 rupees per month will be provided to the girls till their completion of UG degree, diploma, ITA, or any other recognized course. This incentive amount under this scheme will be dispersed directly into their students' account. This is called Dravidian model, which is better than any other model, sir. Such as socially progressive schemes have not been introduced by the union for the better and prosperous life of the girl children. 1 more minute, sir. Sir, as far as the observations of Prakash Javadekar yesterday, that the artifacts which are available in the other countries will be brought back to the India. I have a request to the government that a detailed report on Kiradi excavations has been submitted to the ASI on 30th of January 23. One more minute, sir. Please. Mr. Amarnath, I request the government to publish and make it a public document, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Manya Sanjay Singh, absent. Manya Manas Ranjan Mangraj. Manya Niranjan VC ji, please. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I stand here to support the motion of thanks on the speech delivered by the Honorable Vice President, Honorable President of India, the first tribal woman president, who is proud of tribals of India. However, I, on behalf of my party BJD for the development of tribals of Odisha, want to highlight some important issue concerned to my state of Odisha and demand attention of the central government on these important issues of Odisha. Firstly, inclusion of 169 tribal groups or parts of such tribes pertaining to Odisha as recommended by our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji. The left out scheduled tribe are Sohara, Tamadia, Bhanjapurana, Kolanga, Paharia, Jhodia,
मांकड़िया, दुरुआ, चुटिया भुंजिया, पावड़िया भुंजिया, अमानतिया, बेलदारगंड, बुड़ूकंध, बुढ़ासबरा, भक्ता, बैगदबा, बेरेंगा झोड़िया, परजा, चेरंगा कोल्हो, चंपुआ कमारो, such type of 100 of tribal communities. These communities proposed for inclusion are actually subsets or phonetic variation of the name of the existing ST communities, but are still deprived of the benefit availed by ST with similar tribal characteristics residing in different parts of the state, who have since been notified as ST. Inclusion of the left out communities will give them their much needed recognition as scheduled tribe and ensure them social justice in accordance with the provision of the Constitution of India. Secondly, sir, withdrawal of 18% GST on candle. Our Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Pandey, has been demanding to withdraw 18% GST on candle in the greater interest of the state of Odisha, as more than 8 lakhs poor tribal people associated with the trade are getting affected. The tribal people collect the leaves as part of their right defined under scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Right Act 2006. The imposition of GST of 18% on candle leaf is adversely affecting the trade. This in turn affects the livelihood of candle leaf pluckers, binders, and seasonal workers, and the implementation of the social security and welfare scheme for them. In the interest of the livelihood of the community, it is urged upon to withdraw the imposition of GST on candle leaf for the greater interest of the state of Odisha. Thirdly, inclusion of tribal languages in the 8th schedule of the Constitution of India. Odisha has the third largest tribal population in the country. As per census 2011, 40% of the population in Odisha are belong to scheduled tribe and scheduled caste communities. The state is home to 13 PVTG groups. Language remains a huge obstacle for the attainment of education for tribal children. Learning should necessarily also consider the pertinence of each medium of instruction for different linguistic and cultural backgrounds. Government should focus on developing multilingual pedagogic instrument, teaching learning materials in the local dialect, considering the tribal socio-cultural surroundings. Odisha's language continues to be disregarded. We demand that the tribal language like Ho, Bhumij, and Mundari be included in the 8th schedule of the Constitution of India. Fourthly, the tribal subplan, TSP, and KBK project should be restored and budget provisions should be made for development of tribals of Odisha. मैं केंद्र सरकार से ये भी जो कि हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी है, हमारा उड़ीसा की, हमारा आदिवासी देश की गर्व और गौरव है, भारत की और सारा दुनिया की आदिवासी की वो गर्व और गौरव है। और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी सपोर्ट किए, तो उसके जो फास्ट भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में जो हमारे जॉइंट सेशन में जो भाषण दिए, अभिभाषण दिए, वो सारे दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा गर्व और गौरव की बात है। और हमारे सारे विश्व के 50 करोड़ आदिवासी के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। तो हमारे आदिवासी के जो विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, अर्थनैतिक विकास के लिए केंद्र सरकार ध्यान दें, आदिवासी का विकास के लिए। और हमारा आदिवासी का जो शिक्षा क्षेत्र में हम पिछड़े हैं सारे देश में, आदिवासी का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 8.5 है, लेकिन 7.5% रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, तो उसको भी 8.5% करना चाहिए। जैसे हमारा नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में 22.5% एजुकेशन में रिजर्वेशन किए हैं, एम्प्लॉयमेंट में 23.5% रिजर्वेशन किए हैं, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन किए हैं, और इलेक्टिव पोस्ट में भी 23.5% रिजर्वेशन किए हैं फॉर शेड्यूल ट्राइब। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जहां मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, और ट्राइबल के अफेयर्स के लिए, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए सब डेवलपमेंटल जो स्कीम है, प्रोजेक्ट्स हैं, केबीके स्कीम था, ट्राइबल सब प्लान था, सोशल शेड्यूल कास्ट सब प्लान था, वो सबको रेस्टोर करेंगे
तो बोथ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। तो आई विल conclude by saying that fruits of development are to be shared equitably, but the focus should be on weaker section, particularly scheduled tribe and scheduled caste of the society on economic criteria. Thank you. Sir. Thank you. Dr. K. Kesar Rao, not present. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया सर, शुक्रिया उपसभापति महोदय। जया जी हैं यहाँ। प्लीज प्लीज। नहीं, एक संदर्भ था इसलिए आप ही से कह रहा हूं सर कि एक फिल्म थी कभी कभी, उसमें एक शाहिर की बड़ी अच्छी लाइन थी, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। तो बाकी जो आगे है वो नहीं कहूंगा क्योंकि संदर्भ दूसरा है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि राजनीतिक जिंदगी में अगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति खुद से अपना स्पीच लिखने लगे, अभिभाषण, तो शायद ये स्तुति गान ना होता जो इतने पन्नों का मिला है। अब ये कब होगा सर? ये हमेशा से होता रहा होगा, लेकिन कई चीजें जो हमेशा से होती रही हैं वो अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जमीन की हकीकत और अभिभाषण के तथ्य मेल नहीं खाते हैं सर, और ये चिंता का विषय है। मसलन मैं शुरुआत करूं एक छोटी सी चीज से। पैरा 2 कहता है स्थिर सरकार। अरे समाज अस्थिर है तो स्थिर सरकार का क्या करें? उस ऑर्केस्ट्रा में जाकर के हम भी गाना गाएं। समाज में अस्थिरता के लक्षण जहां चले जाइए, क्षेत्रीय आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत विषमता के आधार पर इतनी अस्थिरता है और हम स्थिर सरकार का महिमा मंडन करें। सर, स्थिर सरकार वो होती है जो समाज में अस्थिरता पैदा ना होने दे। यहां उल्टा मामला है, ये चिंता का विषय है। इसकी अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नहीं होती है। सर, 370 का जिक्र आया। 370 के जिक्र को मैं, धन्यवाद सभापति महोदय, 370 के जिक्र को मैं थोड़ा चाहता हूं कि एक व्यापक कैनवास पे लें। आजकल ऑथेंटिकेशन की बहुत बात होती है सर, मैं पूरी की पूरी किताब लेके आया। कश्मीर आफ्टर 370 अनुराधा भसीन जी ने लिखी है, कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही है। सर, लगातार खबरें आ रही हैं, आप कहते हैं कि नॉर्मैलिटी है। सर, दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिटी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिटी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सर, महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण हट रहा, लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। मैं बार बार कहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, सर कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए। जिंदा लोग बसते हैं, जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे, चाहे आप लाख कोशिश कर ले। सर, भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया, तो सर मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा। अचानक आपको देखा और आप आए, बीच में प्रवेश की, देख कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था, कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब, तोते का बड़ा शौक था। नहीं, आप बताइए, मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई? नहीं सर, भ्रष्टाचार की नहीं, राजा की याद आ गई। इसको क्लैरिफाई कीजिए। सर, राजा की याद आई। We have a distinguished member here from the same fraternity. सर राजा की याद आई। सर तो कई तोते थे उसके पास, लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया। गौतमी प्रवृत्ति का तोता था, तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली, उस तोते को कनक कटोरी मिली। और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे, और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था। एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया पड़ोस से। उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन उस तोते का एक और भाई था जो विनोदी स्वभाव का था। अब उसने फूल नाम की एक कंपनी और एक हाँ बैंक हुआ करता था। हाँ बैंक के 48,000 करोड़ उस तोते ने 1303 करोड़ में केमन आइलैंड पे दे दिया। ये प्राचीन काल की बात है। तो तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है, शेष अगले अंक में, संभवतः बजट में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
विशुद्ध राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण होनी भी चाहिए। लेकिन सर 2018 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो 43 बार 2014 का जिक्र होता है। सर इतना तो 1947 का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे। 2014 ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि 2014 से पूर्व इस देश में अंधेरा था और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाएगा। सर शून्य और सन्नाटे के बीच में सर मैं माननीय सभापति महोदय, टॉलरेंस 1952 में बाबू राजेंद्र प्रसाद एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि 2014 की खासियत क्या है। आई वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 89। तो एक सेकेंड, लेट्स बी लिटिल डेकोरस। हाँ, बी लिटिल डेकोरस। These snipe swords should not be there. They don't give any dignity to anyone in the house. So we started a decade in 90s. So we used to have MPs, ex-MPs. But there was a new breed during 90s, ex-MPs, AXED. They couldn't complete their term. 9th Lok Sabha was there. Then thereafter we had that situation when we had Indra Kumar Gujral ji, SD Devgowda ji, and also Atal Bihari Vajpayee ji for 2 terms. So that particular phase of 30 years where the country had coalition governance came to an end in 2014. That was the reason. जयराम जी, अच्छा, I said AXED. माननीय सभापति महोदय, मेरे वक्त वैसे भी हम लोगों का अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो मेरे वक्त में 2 मिनट का इजाफा कर दीजिएगा। एक स्पीकर हमारे और होंगे, उनका कट जाएगा। सर प्लीज, मैं क्यों कह रहा था, आप मेरे भावार्थ को नहीं समझे। 2014 सर इतिहास बोध 2014 से नहीं होगा, फिर क्या कहेंगे 47 में। हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ, आज 75वें वर्ष में इस तथाकथित अमृतकाल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है। ये भी है, ये है। इसके लिए 2014 चिंता का विषय था और कोई नहीं। प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, कौन विरोध करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमलीज आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की। सर राजेंद्र बाबू तक टॉलरेंस की बड़ी बात हुई, उनसे लेकर के सहिष्णुता की बात हुई। अब सहिष्णुता शब्द गायब है अभिभाषण से। क्या नहीं चाहिए हमें सहिष्णुता? क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में कटीली दीवारें लगाई जा रही है कौमों के बीच में? बुलडोजर प्रतीक बनता जा रहा उत्पीड़न का, माइनॉरिटी राइट्स के हनन का। ऐसे दौर में सर, ऐसे दौर में टॉलरेंस शब्द का बार बार उठान होना, बयान होना यह आवश्यक था। टॉलरेंस शब्द को दूर करके यू आर अपीयरिंग बेसिकली एज एन इंटॉलरेंट गवर्नमेंट which is not in the grain of Indian democracy. अग्निवीर का जिक्र हुआ सर। अग्निवीर कभी युवाओं से पूछिए कि पूरी जिंदगी जो तुम ये तैयारी कर रहे हो सिर्फ 4 वर्ष के लिए। सर हम सब, मैं नौकरी में हूं सर, मैं नौकरी में हूं, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी है सर, गारंटी है। ये कौन सा निजाम कर रहे हैं सर इस देश में? मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि ये क्या है। ये तो लॉलीपॉप भी नहीं है, ये जहरीला फल है जो समाज में है। कभी उन युवाओं से पूछिएगा कि उनको ये 4 वर्ष वाले आइडिया का वो क्या सोचते हैं। सर लगातार फॉरेन पॉलिसी पर भी मैं देख रहा हूं अभिभाषण चुप सा होता जाता है। फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं होती। सेना की सुप्रीम कमांडर है हमारी राष्ट्रपति जी। सेना के सुप्रीम कमांडर को क्या यह अंदेशा नहीं है कि चाइना के बॉर्डर पर हालात उचित नहीं है? मैं माननीय रक्षा मंत्री के बयानों को सुनता हूं तो चिंता होती है, लेकिन डिनायल है, डिनायल है सरकार की तरफ से। एक पड़ोसी के लिए तो लाल आंख निकाल देते हैं, दूसरे पड़ोसी के नाम पर आप चुप हो जाते हैं। Honorable member, security is a very sensitive subject, and you are a professor. We expect such a subject
to be taken up very seriously Sir, आज and let it not be sir, usual discourse. Go ahead. Sir, I am a student of political science and history. In 1962, when India was at war with China, we had debated that in this parliament. Sir, national security, definition of national security is not the core prerogative of the ruling party. We are equally concerned. और मैं तो कहूंगा कि तराजू उठा लो ना भाई, आविष्कार करवा लो किसके अंदर कितना पेट्रियोटिज्म है, पता चल जाएगा हकीकत क्या है और फसाना क्या है, अफसाना क्या है। ये मैं कहना चाहता था। सर, लगातार बीते वर्षों में अगर मैं कहूं, फिलिस्तीन का जिक्र हुआ करता था। हमारे सारे प्रेसिडेंट वाजपेयी जी के टाइम तक फिलिस्तीन पे चुप हो गए। काहे को? क्या वजह है? क्या हम अपनी विदेश नीति में ये ताकत नहीं पैदा कर सकते कि ऑपरेस्ट कम्युनिटी एनीवेयर इज आवर शैल हैव आवर कंसर्न? कितना बदल गए हम सर। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए, लेकिन हिंदुस्तान की नजर मत बदलवाइए। जो 47 में नींव रखी गई थी, उस नींव को मत हिलाइए। उस नींव को हिला दीजिएगा तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी ढा ढा के गिर जाएगी। ये चिंता का विषय है सर। जुडिशियरी, उसके बारे में भी जिक्र था। जुडिशियरी पर आजकल मैं देख रहा हूं 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम के हिसाब से बयान आते रहते हैं सरकार की ओर से। साहब, हम सब जानते हैं कि जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता लगातार कहते रहे कि वंचित समाज SC ST OBC का जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, न्यायपालिका और न्यायालय दूर रहेंगे हमसे। लेकिन सर, मामला बेसिक स्ट्रक्चर पर आ गया और बयान ऐसे आ रहे हैं जिनको ना मौलिक की समझ ना संरचना की समझ। बेसिक स्ट्रक्चर पर मैं तो और किसी को नहीं कहूंगा, आप आडवाणी जी को देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। माननीय प्रेसिडेंट साहिबा के बयान में जातिगत बहुत बातें हुई, SC ST OBC। सर, पूरे देश में एक लहर चल रही है जातिगत जनगणना की। आपके भी लोग अब बोलने लगे हैं, सत्ता पक्ष के। सर, मैं 12वें मिनट पे खत्म कर दूंगा, हालांकि 2 मिनट आपको जोड़ना भी था सर, माफी के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, थोड़ा फायदा होगा। हकीकत देखिए कौन कहां खड़ा है, इसलिए बिहार में हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। प्रेरणा लीजिए ताकि जिनका हक, जो वंचित रहे हैं। अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट अक्सर आता है, नाम बदलो नाम बदलो। डेली पार्लियामेंट के बाहर कोई पूछता है, आज वो फलाना का नाम बदल रहा है। मैंने कहा यार, पीस मिल में क्यों करते हो, खुदरा खुदरा कर रहे हो, थोक में करो, थोक में करो। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार शायद होगा, एक मंत्रिमंडल बनाओ, नाम बदलो मंत्रालय, एक साथ बैठ करके एक बार में हिसाब करो। अरे साहब, नाम बदलने से इतिहास बदलता ना, तो नाम बदलने वाले खुद बदल गए, इतिहास नहीं बदला। हड़प्पा की सभ्यता से लेकर जो कुछ आज तक हुआ इस मुल्क में, वो हमारी धमनियों में है, किसी को कमतर मत दिखाइए। और रही बात मुगलों की, आपके अंदर तो एक बहुत बड़ा मुगल है, वो भी बिल्डिंग बनाने का शौकीन था, अभी बहुत शौकीन है। खैर, एनीवे सर, मैं आखिरी टिप्पणी ये करूंगा आपके समक्ष सर, बिना नाम बताए बता रहा हूं। हम सबल केंद्र चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सबलता संविधान से आती है, किसी दल के सत्ता पर एक अधिकार से नहीं आती। यदि केंद्र का व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं रहा, यदि दलगत आधार पर प्रदेशों के साथ भेदभाव या पक्षपात किया गया, तो प्रदेशों में केंद्र विरोधी भावनाएं जन्म लेंगी। मैं नहीं सर, अटल जी 74 का भाषण। बस सर, आखिरी, कुछ मित्रों ने इसे अनावश्यक कर्मकांड, यानी इस बहस को कर्मकांड का, मुझे तो यह सारा दृश्य प्रहसन सा प्रतीत होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ही नहीं, इस पर होने वाली ये चर्चा करने वाला यह सदन, यह संसद कुछ अर्थों में बेमानी व्यर्थ जनजीवन से कटा हुआ। मैं नहीं, अटल जी, ये हमारे लिए आईना होना चाहिए। सर, आखिरी सर, एक जय हिंद तो बोलने दीजिए सर, जय हिंद बोलने दीजिए, 2 मिनट मेरा जोड़ना भी है आपको। सर, मैं सिर्फ ये कहूंगा, जय हिंद बोलने से पहले सर, ये अवसर होते हैं सदन में जितने लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन लोकतंत्र नहीं बचेगा ना सर, तो सिर्फ अगर तंत्र बच गया तो कुछ बचेगा नहीं। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपके मन में कभी कभी ख्याल आता है, वो बाकी चेंबर में बताइए। जी सर।
श्री विकास रंजन भट्टाचार्य। Good Chairman, sir, for giving me this opportunity to deliberate on the speeches of the Honorable President of India. I offer my thanks to the Honorable President of India, but I really cannot offer any thanks or give any credence to the speeches which he has made. If you kindly go through the entire speech and in line between, you will find this is not the speech which reflects the Indian constitutional ethos or constitutional morality. It really reflects the idea of Hinduism. It reflects the basic idea of BJP, who wants to really establish a Hindu Rashtra following the RSS guideline without implementing the Indian constitutional goal. This is based on misrepresentation of ideas and facts. You see, it is said that the Rajpath is now Kartabya Path because Rajpath is the symbol of colonialism. I don't know where from do they get this fact. During the colonial period, it was King's Way and Queen's Way. That had been changed to Janapath and Rajpath. Raj is not a colonial word. The Raj is a concept which is available in Indian cultural history. Now, you want to take a false credit and try to pose as anti-colonial, though your history to fight the colonial government is very poor. Now, again, you find throughout this speech, there are references of many scholars, but unfortunately, we being the country of multicultural heritage, we have the heritage of different ideas, but this speech only contains the ideas of Hindu leaders, Hindu seers. What do you mean to communicate? Do you want to keep the country united on the constitutional principle? Or your intention is to divide the country on the religious line, which is the practice now being followed by the government, unfortunately. You see, you have a false claim. I don't know who had advised the Honorable President to make this statement. Triple Talaq. Triple Talaq was the contribution of the Honorable Supreme Court of India. Honorable Supreme Court of India had declared this unconstitutional. The government doesn't have any credit to this. They were bound to make a law after the declaration of the law made by the Honorable Supreme Court. But here it is said the government has the credit of abrogation of Article 370 to Triple Talaq. Why this false information you want to communicate to the country through the President of India? Now you say we have poverty eradication. Kindly see, the Constitution wants the scientific temper, and here you are really trying to communicate most unauthentic, unscientific idea. Poverty does not bring illness. It says poverty is illness. For instance, major cause of poverty is illness. Is it right? Or illness is because of poverty? You want to try to put the cart before the horse. You do not want to eradicate poverty, but you want to eradicate illness. This is wrong concept by which you cannot neither eradicate poverty nor you take care of illness. And in the name of taking care of illness, you want to take credit the Ayushman Bharat. What the Ayushman Bharat has done, your claim that 80 crore of people has to be fed with the rice, 5 kg of rice, does it reflect your confidence in the country, economy, or it reflects your weakness? You want to take the credit out of nothing, and the President of India, unfortunately, was made to make these statements. Now can you see how we have destroyed the country, its eco-balance? You claim that our heritage connects to our roots. We Ajodhya Dham, so many dhams, but you do not mention that this Joshimath is sinking because of your unwise decision to construct roads for the purpose of pilgrimage and make it a pilgrim spot. And this sinking of Joshimath is another instance of reflection of your destroying the eco-balance of the country. This eco-balance of the country has to be maintained while you are making construction, not for the purpose of Hindu pilgrimage. Again, I find, you say that is the slave mentality. If the Rajpath is slave mentality, then what would be your discharge of duty to the people of country? You have to discharge a Raja Dharma, which you do not do.
And Kartavya Path means that you have decided what you will do. And that is reflected through the speeches. That is the Hindu nationalism. Against that, we have been fighting, and we invite all people to get together. Sir, the strength of a government, I will finish since you have given the bell. Strength of a government lies in its power to face the opposition. The strength of a government lies, if you are an honest government, you should not get scared of any investigation. Now, entire house is demanding JPC to have investigation on a particular corporate affairs. Why do you get scared of it? Sir, from your chair, you will direct the treasury bench that if you're honest, go for JPC, let there be an investigation, face it. Shri- Without this, sir, the presidential address would take us nothing, nowhere. Shri Anil Prasad Hegde. Chairman, sir, I rise to speak on the motion of thanks. First of all, on certain issues, I want to say the government's stated policies and actual actions are in contradiction to each other, sometimes to the point of serious conflict and not just divergence. सरकार का जनहित काम का प्रशंसा होना चाहिए, करेंगे भी। देश में कोई चीज सही नहीं चल रहा हो तो सुधारने के लिए भी सुझाव देंगे। Presidential address says जल जीवन मिशन के तहत 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इस बात के लिए सरकार बधाई का पात्र है, धन्यवाद देता हूं। वैसे 2015 में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार आया था, उस समय जो 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर नल के जल के योजना बिहार में 2015 में जो लागू हुआ, इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र स्तर पर एडॉप्ट किए। ये प्रशंसनीय बात है, लेकिन कुछ चीज में विरोधाभास है। राष्ट्रपति अभिभाषण में बताया गया कि मेरी सरकार के प्रयासों से खादी की बिक्री भी 4 गुना बढ़ी है। सभापति महोदय, आप जानते हैं खादी के मतलब हैंड स्पन एंड हैंड वोवन फैब्रिक, जो हाथ से कताई हुआ सूत से बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं, ये खादी होता है। देश में सभापति महोदय 5 स्लाइवर सरकार का 5 स्लाइवर प्लांट्स है। एक बिहार के हाजीपुर में है, एक यूपी के रायबरेली में है, एक मध्य प्रदेश के शोर में है, एक कर्नाटक का चित्रदुर्गा में है, एक केरल का त्रिशूर में है। केवीएसी के अनुसार जो भी ऊनी और टेप्स जो सूत बनाने के लिए जो कताई करने के लिए इसी स्लाइवर पैंट से खरीदने का जरूरी है। यहाँ पर ओपन मार्केट से ये ज्यादा महंगा है सर। खतिन बुनकर और इन लोगों को काम देने वाले स्थानीय संस्थाएं जो है, ये 3 से कोई एक नहीं होने से खादी कपड़ा नहीं बन सकता है। देश भर में कई प्रदेशों में यह 3 लोगों का हालत बहुत ही खराब है। खतिन लोगों को 1 गुंडी कताई करने के लिए 7.5 रुपए दिया जाता है। मेरे विंटर सेशन में मेरा स्टार्ट क्वेश्चन के लिए सरकार ने का उत्तर में ये बात को माना है, और खताई के लिए खतिन को 1 दिन में 10 से 12 गुंडी दिया जाता है, और इसके मतलब अधिकतम 75 रुपए से 90 रुपए आमदनी है। लेकिन साल में अधिकांश खतिनों को मुश्किल से 100 से 150 दिन ही काम मिलता है। बुनकर का आमदनी भी न्यूनतम वेतन से कम है।
इसके मतलब देश में अधिकांश खतीनों का आमदनी एक दिन में 40 रुपए से कम है। अधिकांश खादी संस्थाओं के पास पूनी और टेप्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। दिन प्रतिदिन खतीन और बुनकर का संख्या कम होते जा रहा है। जब खतीन और बुनकर कम होते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्शन 4 गुना कैसे बढ़ा है। ऐसे हालत में 2-4 साल में के बाद खतीन और बुनकर दोनों नहीं रहेंगे, तब खादी कपड़ा किस चीज के लिए हम कहेंगे? In the near future, when spinners and weavers shall not be available, they'll not be left. What fabric shall be called khadi? दूसरी बात यह है कि केवीआईसी द्वारा एमएमडीए जो संशोधित बिक्री विपणन सहायता जो दिया जाता है, अधिकांश देश के अधिकांश जगह पे खतीन बुनकर और खादी संस्थाओं को जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक नहीं मिला है। Sir, as I said earlier, the government stated policies and actual actions are in contradiction to each other. To illustrate my points, I want to give one more example. Sir, in the president's address says, आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। Sir, while the government is talking about promotion of organic and natural farming on the one hand, and has indeed set aside funds too, like never before, it has also approved genetically modified mustard, which is herbicide tolerant. So whatever clever packaging the government might want to give to GM genetically modified mustard by denying that it is herbicide tolerant crop, the reality is that if farmers spray glufosinate on this GM mustard crop, it will tolerate the deadly chemical. Sir, this will increase toxic chemical usage in our farms, and residues will increase in our food. This will affect lives and livelihoods of farmers, agricultural workers, beekeepers, honey exporters, as well as organic farmers. Sir, in the year 2009, when the then government gave approval to the BT brinjal, my party's chief minister, Mr. Nitish Kumar, realizing the environmental damage it is going to cause, and also it is going to contaminate the desi seeds, he wrote to, my chief minister Nitish Kumar wrote to the then environment minister Jairam Ramesh. Sir, I congratulate Mr. Jairam Ramesh that listening to the opposition, immediately he held 7 public hearings in different parts of the country, and when he also realized the harm on that tomorrow, incidentally tomorrow being 9th February, on the 9th of February 2010, Jairam Ramesh ordered a moratorium on this. He listened to the opposition, sir. So the government has also not banned many bannable deadly pesticides in the country. It was way back in 2020 that the registration committee under the Insecticides Act 1968 recommended that 27 very hazardous pesticides be banned in India. There has been no action so far on these and other deadly chemicals. With each passing day of inaction, our environment and food chain is unnecessarily being subjected to hazards of these chemicals, while such pesticides are also causing acute poisoning and other toxicity to citizens. Sir, chemically propped up food fortification schemes are receiving massive support and promotion. There has been no initiative to support conservation and distribution of traditional varieties of seeds, which are not only nutritious, but will provide adaptation capacity in the age of climate change and support the natural farming initiatives. I urge the government to look into this matter too. Sir, I have pointed out the contradictions. Sir, on the question of GM crops, Jairam Ramesh and the then UPA listened to Nitish Kumar and the opposition and the civil society. Today, on this issue, I urge the government at least to listen to your own organizations, the Bharatiya Kisan Sangh, who have protested at the Ramlila Maidan on this issue during the winter session, and the Swadeshi Jagran Manch. Sir,
elections in Nagaland are going on. Nagaland in the 2018 election, the present ruling government, of which the BJP is a partner, had said the election for solution. So far, the solution has not come. Thank you. श्री गुलाम अली मेडन स्पीच. चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और जम्मू कश्मीर के बारे में और देश के बारे में बहुत कुछ यहाँ डिस्कस हुआ है. देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं. मैं बड़े ध्यान से स्पीचेस सीनियर जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं सुनता हूं, लेकिन दुख हुआ कल कि प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ अल्फाज अच्छे नहीं इस्तेमाल हुए. थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वही कम्युनिटी जानती है, जिस कम्युनिटी से, जिस ट्राइब से वो दे कैन फील फॉर देयर कम्युनिटी और एक फख्र महसूस करते हैं. जहां तक देश तभी चल पाता है जब देश की सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है, वो मजबूत हो और उन हाथों में हो जो देश की जो एक कन्विक्शन रखते हैं और एक मजबूती के साथ इस अर्थ पे इस भारत को एक मजबूत ताकत की एक नियत रखते हैं. कई बार पिछले 30 सालों में जो कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की को मार्टियर्स किया हो या सिविलियन का कत्ल हुआ हो, लेकिन हमारी देश की जो लीडरशिप थी उसका खून नहीं उबलता था. और पिछले आपने पुलवामा अटैक पे देखा होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करा और देश की जो वजूद है और जो सिक्योरिटी है और उसको करारा जवाब दिया. यहां एलओसी से एलएसी की बात हुई प्रेसिडेंट के एड्रेस में. ये एलओसी भी हमारी क्रिएटेड है. जो सत्ता थी यहां देश में, कुछ चंद फैमिलियों को सत्ता सौंप के और यूनिलैटरली सीज फायर करके पाकिस्तान को इलाका दे दिया और हमारे लिए वो आज भी नसूर बना हुआ है. और यही नहीं हुआ, जो हमारे जम्मू कश्मीर में अपने लोग थे, जो महाराजा हरि सिंह जी, जो एक रिफॉर्मर किंग माने गए हैं, जिन्होंने फोर्स लेबर को खत्म करा, अनटचेबिलिटी को खत्म करा. 70 साल उस समाज को इज्जत नहीं दी.
नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में सरकार बनी और उनका स्टैच्यू जम्मू में महाराजा हरि सिंह का लगा। कश्मीर का गरीब कश्मीरी हो या वहां की तीसरी बड़ी कम्युनिटी गुज्जर कम्युनिटी हो, इन्होंने इंटेंशनली पीओके को इसलिए यूनिलेटरल सीज फायर करा था कि अगर ये कम्युनिटी इधर रहेगी तो कुछ फैमिलीज को जिनको लॉन्च करा था उनकी कभी हुकूमत नहीं बन पाएगी। पहली बार देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ललकार रैली, जम्मू में एक बहुत बड़ी सलाब रैली हुई, उसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज ने शिरकत की। वहां उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि जिन कम्युनिटीज को 70 साल पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा गया, अगर मैं देश का वजीर आजम बनूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही वहां पंचायत पे रिजर्वेशन दिया, वहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स में वहां ऑनरेबल चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स का कंसेप्ट ही नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते थे हम, 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं करा। और वहां डीडीसी और पूरी रिजर्वेशन, जिस समाज ने सोचा नहीं तक नहीं था, उसको भी, वो भी जिला परिषद के डीडीसी के चेयरमैन जिलों में बने। ये नरेंद्र मोदी जी के होते ही मुमकिन हो सकता है। आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपना लास्ट उसमें है, बुखलाट में। आज नहीं, कभी स्टिकी बम लेके आता है, कभी टनल निकालता है, कभी ड्रोन से हमारे इलाके में हथियार फेंकता है। लेकिन आज मिलिटेंट की, टेररिस्ट की उम्र जो है, जो क्वेश्चन उठाते हैं वहां नॉर्मलसी नहीं है, जिनकी आंखों से दिखता नहीं है। आप टेररिस्ट का एज को देखिए कि वो कितना जल्दी न्यूट्रलाइज होता है। इसी का नाम कन्विक्शन है, इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। यहां बात ट्रिपल तलाक की सुन रहा था मैं। देश में जिन पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही हैं, कम से कम इश्यू को पढ़ लेना चाहिए। कुरान की जो बेसिक टेनेट्स है, उसके ऊपर पूरा कंसल्ट करके 3 महीने का जो तलाक का टाइम होता है, वो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में ही हो सकता है। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका वोट बैंक मिनॉरिटीज हैं, वो उनको डराती हैं। हमें डराना नहीं चाहिए। आज खुली फजा में, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज नॉलेज का हब है। आज हमें उनको खुली फजा में छोड़ना चाहिए। और देश का वजीर आजम ही है जो पूरी नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद की वर्किंग कमेटी हो, या अभी रिसेंट वर्किंग कमेटी हो, उसमें पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं
उनकी तरक्की की बात करते हैं। मुझे चेयरमैन साहब, मुझे एक लास्ट राइट्स में 40वां होता है, मुझे रिमोट इलाके पुंछ में एक 40वें में जाने का मौका मिला। मैंने देखा वहां इस्लाम में डिफरेंट सेक्ट्स के, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सभी सेक्ट्स के लोग थे। अपना अपना फेथ है, फेथ और ऊपर वाले के बीच में लिंक है। तो मैं वहां गया अटेंड करने, तो एक बहुत बड़ा आलिम वो उठ के बोला कि 70 साल में जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आलिम नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के मसले में करा। ये मैंने उनका सुना। अभी हम G20 को होस्ट कर रहे हैं। आज G20 में बाजरा, नरेंद्र मोदी जी का दिमाग देखिए, बाजरा गरीब की फसल, कि उसका भी दाम बढ़े। आज बाजरा को एक फेस्टिवल, और बाजरे की इतनी वैरायटी, और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक होस्ट नहीं है, ये हम डिप्लोमेटिकली नहीं, ये हम नुमाइश करेंगे अपने कल्चर की और पोटेंशियल की नुमाइश करेंगे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, पूरे देश का जो हमारा पोटेंशियल है और जो हमारा कल्चर है उसकी हम नुमाइश करेंगे, और देश के हर बड़े शहर में अपने कल्चर से उनको वाकिफ करवाएंगे। आपको डाइजेस्ट होगा क्या? कल तो डाइजेस्ट हुआ नहीं। क्वाड में जो हमारा एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम है, हमारे उसमें से है, वो नरेंद्र मोदी जी के होते हुए मुमकिन है। टेररिज्म पे इंटरनेशनल फोरम पे हमारा जो स्टैंड है, आज पूरी दुनिया को हमने रागिब करा है, मजबूर करा है। हमारा आज जो से है इंटरनेशनल फोरम है, ये बातें भी हमें अपने जहन में लानी चाहिए और अपनी अनक के शीशों को धोना चाहिए, ताकि ये वाली बातें भी दिखें कि हम कॉलर खड़ा करके आज बोलते हैं आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी। पूरी दुनिया में आज हम बोलते हैं। कल तक हम शर्म करते थे, हमारा मुल्क मजबूर सा दिखता था, गरीब, लेकिन आज हम फख्र से बोलते हैं आई एम इंडियन। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस को कभी हुआ कि देश भारत आज इंटरनेशनल फोरम को रेलेवेंस को क्वेश्चन करता है, उनकी एफिकेसी को। आज लोग भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं। कोविड में हमने, चेयरमैन सर, कोविड में हमने कितने देशों को हमने इंजेक्शन दिया फ्री। आज लोग हमारी तरफ उम्मीद से देखते हैं। डिजास्टर के अभी तुर्की में, सीरिया में सानिया हो गया, देश के वजीर आजम ने तुरंत वहां वो रिलीफ के लिए जहाज भेजे। आज विदेश में जो हमारे इंडियन है, पहले सोचते थे मैं अरब में चला जाऊं, यूरोप में चला जाऊं, कनाडा में चला जाऊं, लेकिन आज हम सोचते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं कि भारत की किसी सिटी में मैं जाके अपना घर बनाऊं। पॉजिटिव नैरेटिव भी हमें दिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। देश का वजीर आजम, हम जिसको बड़ी छोटी बात समझते हैं, परीक्षा पे चर्चा, मतलब स्टूडेंट का एग्जाम पे स्ट्रेस के बारे में देश का वजीर आजम सोचता है। एग्जाम्स को बोलते हैं कि फेस्टिवल्स की तरह हमें सोचना चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम डिलीवर कर सके।
हम स्ट्रेस में ना आ जाएं। और छोटी छोटी बातें उसमें 25-30 बातें बताई स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, आम नागरिक के लिए। चेयरमैन सर, कि हमें अपने साथ कंपीट करना चाहिए। जब हम दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं, कई बार हम अच्छे नहीं कर पाते, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने से कंपीट करेंगे, हम रिफॉर्म करेंगे, हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। ये छोटी छोटी बातें, पिछले ही दिनों पूरे देश में इसका किताब का इनॉग्रेशन हुआ। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, उसमें ये छोटी छोटी बातें, रेस्ट, स्लीप, के बच्चे कैसे खेलें, देश का वजीर आजम इन सब चीजों की चिंता करता है। सर, करप्शन मैंने सुना नसूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कभी हमारे देश के सरपंच ने ये सोचा था कि जितना पैसा दिल्ली से आएगा उतना ही उसके अकाउंट में जाएगा। वो पहले वीडियो, एसीडी, डायरेक्टर के चक्कर लगाता था, कमीशन देता था। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये डिजिटल जमाना है। कभी हमने सोचा था कि हमने सोचा था अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। फर्स्ट 16 minutes. मैं स्टूडेंट हूं सर। Okay, 1 more minute. 16 minutes are over. 1 more minute. Normal practice is 15 minutes. Around 1 minute. You have made very impactful. It's a very impactful address. सर 10 One पेज more है, minute. 2-3 पेज हुआ। Round up. सर, बात यह नहीं है कि भाषण कहां भेजना है, बात यह है कि हमारी नीयत साफ है। हमें देश के वजीर आजम ने उस कम्युनिटी से लाया जो आपको 70 साल नहीं दिखी, और उसको आपने सिर्फ वोट बैंक इस्तेमाल करा। बात यह है। बिगेस्ट अचीवमेंट यह है सर कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हर भारतीय का बढ़ा है। और यहां बहुत सारी बातें करी गई। अब मैं कहां से शुरू करूं? बहुत सारी बातें करी गई। अब तो वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। अंत करने का समय आया है। सर, बुलडोजर चलाया जा रहा है। सर, पूरे देश में लैंड टू टिलर्स, लैंड रिफॉर्म्स का ढिंडोरा फेंटा। हमने लैंड रिफॉर्म्स करे जम्मू कश्मीर में। सर, एक आदमी को 70 साल में मालिकाना हक नहीं दिए, सभी स्टेट लैंड, और वोट लेते रहे। हम देने जा रहे हैं, हमने अभी अनाउंस करा है, हम देंगे, हम ही देंगे। सर, इन्होंने वोट लिया और जमीनें डेवलपमेंट अथॉरिटीज में डाली। हमने अस्पताल बनाए वहां, 2 एम्स सोच सकता है। जम्मू जैसे सिटी में एम्स, आईआईटी, आईआईएम। अरे, ट्राइबल को 9 सीटें रिजर्व है। टेररिज्म में इतना ग्राफ लो। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज कंक्लूड। सबसे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा तो ये मेरे लेक्चर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मेरी स्पीच के साथ जो थैंक्स मैं कर रहा हूं। 370 का नुकसान ये था कि वहां के कश्मीर के गरीब नौजवान के में डबल माइंड पैदा होता था, दुविधा में रहता था। सर, आज वो देश की सोचता है। आज वहां रात को फ्लाइट चलती है। श्री रामदास अठावले। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।
हमने भी आज शेरशाही की है। आदरणीय चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। यस। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, इसलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास। तो आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस वालों का और अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूँ। मतलब वो रोज वेल में आ रहे थे, ये तो मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण ये है मोदी सरकार के विकास की गंगा। काय के लिए लेते हो उनके साथ पंगा? तो दंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूँ और यही आशा व्यक्त करता हूँ कि आप हमेशा उधर ही रहेंगे और हम इधर ही रहेंगे। तो मतलब आप टीका करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है पॉइंट टू पॉइंट था। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, अल्पसंख्यक है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है, कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोकसभा में आने का मौका नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं था, जब वीपी सिंह जी थे तब उन्होंने वो फोटो लगाया। कांग्रेस पार्टी को उसकी भी जानकारी तो नहीं थी कि भाई बाबा साहब का फोटो जी सेंट्रल हॉल में बैठकर बाबा साहब ने संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते रात रात जाकर 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब अम्बेडकर काम करते रहे और मतलब ये काम जयराम रमेश जी, ये काम आपने करना चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है ना, आपने किया। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में आपने लाया, लेकिन उसके बदले 2 बार बाबा साहब को हराया। मुझे भी शिरडी में हराया, इसीलिए मैं छोड़कर इधर आ गया। मुझे भी शिरडी ने आप लोगों ने हराया, तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए संविधान बदलेंगे, ये बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, कैसा बदलेंगे? हमने तो कांग्रेस को बदला है, संविधान क्यों बदलेगी? संविधान बदलने का विषय नहीं है। जिस मोदी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेक कर उन्होंने शपथ ले ली है कि बाबा साहब के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, सबका साथ सबका विकास, इसलिए दिख रहा है यहाँ अच्छा प्रकाश। तो मतलब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भूमिका रखी है और आप चल रहे भारत जोड़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान ने भारत को जोड़ ही दिया है। झगड़े होते रहते हैं लेकिन फिर भी हम एक है। या कोई पाकिस्तान का संविधान हमारा तो नहीं है, यहाँ कुछ भी हो जाएगा लेकिन देश टूटेगा नहीं,
जम्मू कश्मीर भी हमारा है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि 370 को हटाया है, पहले हमने कांग्रेस को हटाया, फिर 370 को हटाया। तो इसीलिए मतलब हटाने का विषय तो नहीं है। इसीलिए मतलब सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी मतलब हमारी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति जो है पहली बार बनाया, मतलब शेड्यूल कास्ट का जो राष्ट्रपति है नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। तो इसीलिए मतलब ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, तो इसका सपोर्ट करने के लिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से इस अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभिभाषण जो है, ये अभिभाषण देश के विकास को आगे ले जाने वाला है। हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है, और भारत नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया है। आप लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। श्री शब्दों के अजीत साथ कुमार मैं भूयान। अपने 2 शब्द खत्म करता Thank you. हूँ। जय भीम, जय भारत। Thank you, Chairman, sir. Since I belong to Assam and lone voice of opposition from Northeast region in this upper house, I will not speak on major concern of inflation and unemployment gripping across the nation, as my learned colleagues have already enlightened. And there is a time factor is also there. So I will like to continue continue myself on the specific concerns of the Northeast region. As I was listening very first joint session presidential speech of Mahamahim Drupadi Murmu, I had a very high expectation that she would dwell ethnic diversity of the Northeast region and its complexity. Sir, Assam was a single unit of governance except Tripura and Manipur when India got independence in 1947. And it was very rightly debated in the Constituent Assembly that ethnic diversity of the region would be protected, and even the small tribes and their identity and culture would be protected in post-independence era. The tribal community of the Northeast region had hope that their identity and culture would be protected under the guidance of Mahamahim, who is herself a tribal. Sir, very sorry to say that now tribals are facing in Assam illegal eviction. The insurgency and conflict in the region have been the product of not addressing the core issue of ethnic diversity, and the people of the region had developed some hope when the Prime Minister told the nation that the long-awaited Naga conflict was resolved when the government of India inked the framework agreement in August 2015. The President's speech did not reflect any concern on the Naga conflict. Sir, of course, some development projects have been initiated, but it is not mercy, but very legitimate right of the Northeast region. However, peace and development of the region will be sustainable when the government of India addresses the very core issue. Sir, please allow me to highlight the very promise of Prime Minister Narendra Modi, who assured the 6 communities of Assam to be given the special scheduled tribe status, and almost the second tenure of the government is coming to end, but no such intent has been reflected on the presidential speech. Sir, a high-level committee headed by the retired Justice of the Guwahati High Court was formed by the Home Ministry in July 2019. It was to examine the effectiveness of actions taken since 1985
to implement clause 6 of the Assam Accord and to suggest and recommend measures as may be necessary to protect, preserve, and promote cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. Sir, the committee has submitted its report in February 2020. This report has not been released so far. Nothing has been mentioned in the presidential speech for the indigenous people of Assam. Sir, during the general election in 2014, Narendra Modi promised in a public meeting in Assam that within 100 days, every problem of Assam will be solved. But nothing has been solved so far. Sir, I fail to understand the two powerful cabinet ministers who themselves are tribal and belong to the region are not pursuing the concerns of the tribe. Have they become voiceless or scared of the mighty notion of the duo Narendra Modi and Amit Shah? Sir, the region is represented by 39 MPs of both houses, which is bigger than Gujarat representation. It is always claimed that the Prime Minister has been visiting the region very often. वो लोग 40 times बोलते रहते हैं. But can we say that Modi has the same concern as he has for Gujarat? Sir, I have no intent to frame him for Gujarat bias, but there certainly mere visit should not be the parameter of concern, but truthful initiative in the interest of the region. Yes, here I will like to appreciate the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh for his novel initiative of development of the region, though he was not frequently visiting the region. Sir, now projects are being inaugurated, as our leader of the opposition has rightly said. Those projects were initiated by Dr. Manmohan Singh, and now they have simply inaugurated these projects. Sir, I will conclude by the famous say that the human being is not known by physical appearance, but honestly conceived intent of idea than action. Thank you. श्री विवेक ठाकुर। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की इस चर्चा में मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मेरे मित्र मनोज जी अभी कह रहे थे कि वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि एक वर्ष को क्यों चर्चाओं में इतना महत्व दिया जा रहा है 2014 को। मुझे लगता है सभापति महोदय कि काश महाभारत के संजय अगर 2014 में अगर जिंदा होते तो उनका वर्णन क्या होता उससे पहले के कालखंड का, और ये वही सही जवाब जो है मिल जाता कि क्यों 2014 का महत्व है। क्या बोलते संजय अगर पूछा जाता कि भारत कैसा दिख रहा है, तो शायद ये इसके अलावा और कुछ बोल नहीं पाते कि पूर्वोत्तर में आग लगी हुई है, कश्मीर जल रहा है, बंबई में आतंकी घुसे हुए हैं, लोगों को मारते जा रहे हैं, पूरा देश लाइव उस चीज को टीवी पे देख रहा है, सरकार की अनुमति नहीं है, दुश्मन पता है कि पलटवार करे, फौज हतोत्साहित बैठा हुआ है, नौजवान आशा की सब किरण भूल चुका है, इंडिया इज ऑलमोस्ट अ लैंड ऑफ नो अपॉर्चुनिटी। और वहां से एक सोए हुए भारत को संगठित करते हुए दोनों हाथ उठा के कर्तव्य पथ पे दौड़ाते हुए
विजय पथ की यात्रा पे 2014 के बाद भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री लेकर चले हैं। ये महत्व है 2014 का। सभापति महोदय, हमारी सरकार के ये 9 वर्ष गरीब, किसान, दलित, आदिवासियों, वंचितों, पिछड़ों और ग्रामीण भारत की सशक्तिकरण के 9 वर्ष रहे। और मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 9 साल उपलब्धियां रही बेमिसाल। पिछले वर्ष बिहार में मैं जब गांव में भ्रमण के दौरान कुछ ग्रामीणों से पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, तो एक ग्रामीण ने एक ही लाइन में जवाब दिया, विपक्ष के 60 पर भारी, मोदी जी के 8। सभापति महोदय, जिस प्रकार नवरात्र में 9 देवियां 9 शक्तियों की प्रतीक होती है, उसी प्रकार हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 9 शक्तियों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त करने का काम किया है। और यही 9 शक्तियां हैं जो भारत को इस अमृत काल में प्रवेश करने में सहायता की। इनका विवरण संक्षिप्त में करना चाहूंगा। ये 9 शक्तियां हैं: कृषि शक्ति, आदिवासी शक्ति, जल शक्ति, राष्ट्र शक्ति, व्यापार शक्ति, स्वास्थ्य शक्ति, नारी शक्ति, गति शक्ति, विद्या शक्ति। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और ये तभी संभव हो पाया है जब हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधारभूत अवसंरचना और ग्रामीण भारत के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठाए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी कहा था, The progress of the country lies in the development of the rural villages, rural economy and rural skills. और रूरल इकोनॉमी का विकास तभी संभव है जब हम अपनी कृषि शक्ति का पूर्णतः उपयोग करेंगे और अपने किसानों को समृद्ध बनाएंगे और सहयोग करेंगे नीतियों से, न कि बातों से। सभापति महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान मजदूर शब्द और उनके भावनाओं से राजनीति में जितना दुरुपयोग और छेड़छाड़ हुआ है, उतना शायद ही किसी शब्द का आज तक हुआ हो। अगर ये शब्द को वोकैबुलरी से अगर हटा दिया जाए तो शायद मेरे समाजवादी और वामपंथी दोस्त जो है बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे, कहां से शुरू करें, कहां से आरंभ करें। लेकिन पहली बार ये एक ऐसी सरकार आई जो कि शांत जुबान बंद किसान को, मजदूर को, गरीब के बारे में उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की और यह एहसास किया कि किसान को भी सीधे मदद की जरूरत। इस क्रम में हमारे सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं सभापति महोदय। इस योजना में 2.24 लाख करोड़ रुपए भारतीय किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं और जिसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए कोविड महामारी के दौरान दिया गया और लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ अभी तक पहुंचाया जा चुका है। सभापति महोदय, कृषि शक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये सामान्य बात नहीं है। जब नेशनल लॉकडाउन लगा था तो बड़ा शोर मचा कि जो रोज कमा के खाते हैं लाखों की संख्या में मर जाएंगे। एक व्यक्ति नहीं भूखे मरा इस देश में, एक व्यक्ति नहीं मरा और 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज तब से देते देते आज उसको एक सिक्योर्ड आबादी के रूप में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमारी सरकार जो है निरंतर उनको मुफ्त राशन दिए जा रही है। और सभापति महोदय, नोटिस करने वाली ये बात है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है कि यूएनडीपी के रिपोर्ट के हवाले के जरिए कि इन दोनों योजनाओं के कारण भारत की गरीबी में कमी की महत्ता को उसने स्वीकार किया। सभापति महोदय, विपक्ष के दोस्त हमारे पीएम सम्मान निधि के बारे में क्या क्या राय रखते रहे, इसलिए मैं आपको 2019 में जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तब ले जाना चाहूंगा, जब देश के ज्ञानी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जो हमारे सदन के भी सदस्य हैं क्या कह बैठे थे। Nothing can be more shameful in a democracy than bribe for votes। अर्थात देश का मुख्य विपक्षी दल किसानों को रिश्वतखोर समझता है, रिश्वत देकर वोट देते हैं
इससे बड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और यही लोग कोविड-19 की महामारी के समय चिल्ला चिल्ला कर कहे कि गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाना पड़ेगा, पैसा पहुंचाना पड़ेगा। हमारी सरकार ने 1.73 लाख करोड़ रुपए कोविड-19 महामारी में सीधे जनता के हाथों में दिए और उन्हें यह योजना रिश्वतखोरी दिखाई देती है। लेकिन अब क्योंकि विदेशी संस्थाएं भारत के विस्तृत आकलन में इसकी तारीफ कर चुकी हैं, मुझे लगता है कि अब हमारे मित्र इसे अच्छा मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों को। अच्छा, हमारे संस्था पे उन्हें विश्वास ही नहीं है। एक और यूएनडीपी की रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा। यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में वर्ष 2005 और 6 में जिक्र है कि 65 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे थे और आज 2019 से 21 में यह संख्या 23 करोड़ तक पहुंच गई। अर्थात भारत ने 41.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। गरीब के जीवन में मूल चूक सुधार के पीछे हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और जो लोग किसानों की आय को दोगुना करने का मजाक उड़ाते हैं, उनको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के 9 वर्ष के दौरान पर कैपिटा इनकम दोगुना होकर 1.97 लाख रुपया हो गया है। अर्थात हमारी सरकार ने लोगों को, विशेषकर किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभापति महोदय, ग्रामीण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति आदिवासी शक्ति पर आता हूं। पिछले 9 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने आदिवासी शक्ति के माध्यम से देश को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जब ग्रामीण विकास की बात हो, आदिवासियों, दलितों, वंचितों की बात पर देश के विभूति स्वर्गीय नानाजी देशमुख का उल्लेख न हो तो यह बात अनुचित होगी। उन्होंने कहा था कि हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं और अपने वो हैं जो सदियों से पिछड़े, वंचित और उपेक्षित। इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कर 36,000 आदिवासी एवं जनजाति गांवों के कल्याण का मार्ग खोला है तथा इस बजट में सर्वाधिक उपेक्षित घुमंतु जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ की धनराशि के साथ पीएम पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप योजना की शुरुआत भी की। सभापति महोदय, जनजाति समुदाय को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक और इसलिए हमारी सरकार 689 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रही है। इसी बीच में सभापति महोदय, गरीब किसान की पीड़ा को समझते समय मुझे लगा कि गुलजार साहब की 2 पंक्तियां यहां पर जरूर रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, अब लिखा है इनफैक्ट, खबर सबको थी कच्चे मकान की, खबर सबको थी कच्चे मकान की, फिर भी लोगों ने दुआ में बरसात ही मांगी। गरीब किसान की पीड़ा समझिए। एक तरफ वह बरसात भी मांग रहा है, लेकिन एक तरफ वह यह भी सोचता है कि बरसात का महीना किसी तरह निकल जाए और उसकी छत ढकी जाए। इस भाव को हमारी सरकार ने समझा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 280.53 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और जिसमें लगभग 97 लाख मकान आदिवासी एवं दलित परिवारों को दिए गए। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष को हमारे बातों पर भरोसा तो है नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का एक अध्ययन, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने यह पाया कि न केवल लोगों को पक्का मकान मिला, बल्कि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी उच्च गुणवत्ता के थे, जो अपने आप में इस योजना की सार्थकता को सिद्ध करता है। सभापति महोदय, क्योंकि दलितों, वंचितों, किसानों, आदिवासियों की बात हो रही है और मैं बिहार के 2 महान विभूति, अभी तक के देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का उल्लेख न करूं, यह अनुचित होगा। जिस प्रकार देश का सबसे बड़ा किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो निरंतर छोटे किसान, दलित, वंचित, मजदूर के लिए संघर्षरत रहे, उनको देखते हुए राष्ट्र कवि दिनकर ने उन्हें दलितों का सन्यासी की संज्ञा दी थी
और आज इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी आधुनिक भारत के दलितों के सन्यासी। सभापति महोदय, मैं दिनकर जी के ही शब्दों में कहना चाहूंगा जो उन्होंने स्वामी जी के बारे में कहा और आज के आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे भी बड़ा सटीक बैठता है। वो आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वो आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वो आया भू पर आए ज्यों सौरभ नवमंडल का, लोक भाव अंजलि ले सबके लिए कल्याण, आया है वह कि जो गति से धीर हीर गुणवान, आया है जैसे सावन के आते मेघ गगन में, आया है जैसे आता कभी सन्यासी मधुबन में, हवन पूत कर में सुदंड ले मुंडित भाल विरागी, आया है नफपत दिखलाने दलितों का सन्यासी। प्रधानमंत्री दलितों के सन्यासी इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ वह प्रयागराज कुंभ में सफाई कर्मियों के पांव धोते हैं और वहीं दूसरी ओर मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने हेतु मशीन से मैनहोल की सफाई हेतु योजना की शुरुआत भी करते हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के दलितों का सन्यासी करने में तनिक भी संशय नहीं रखना चाहिए और न है। सभापति महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में मनरेगा पर दिए गए एक बयान का स्मरण कराना चाहूंगा। बड़ा चर्चा चल रहा है जब से यह बजट आया है मनरेगा पे, और जो सबसे और ये भी बोला जाता है कि पत्रकार ये नहीं लिखते वो नहीं लिखते, और जो एक अद्भुत डेटा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मनरेगा में हमने क्या चेंज किया और उसको लेकर जो डेटा है मैं प्रस्तुत करता हूं। 2014 में जब हम जब तक इनकी सरकार थी, मनरेगा के तहत केवल 17.6% एसेट क्रिएशन हुआ था, और जबकि हमारी सरकार आने के बाद जो दिशा विहीन तरीके से चल रहा था उसे हमने ऑर्गेनाइज किया, और उसी का परिणाम है कि इस कालखंड में 61.2%, 61.2% एसेट क्रिएशन हुआ है मनरेगा के माध्यम से। फर्क साफ है। सभापति महोदय, ग्रामीण भारत की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है जल शक्ति। स्वच्छ जल का क्या महत्व है आप उस महिला से पूछिए जो कई मीलों चलकर अपने परिवार के लिए पानी लेकर आती है। एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो अमेरिकन पोएट और राइटर थे लूसी लार्कॉम, उन्होंने कहा है, A drop of water, if it could write out its own history, would explain the universe to us. प्रधानमंत्री जी स्वयं ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जहां शुद्ध पेयजल की बहुत गंभीर समस्या थी। उस समस्या का भी हल निकाला, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया, और जब प्रधानमंत्री बने तो इस योजना को संपूर्ण देश में भी लागू किया। सभापति महोदय, जल की व्यवस्था के साथ साथ जो स्वच्छता और शौच की बात जब लाल किले से हुआ तब हमारे विपक्षियों ने मजाक उड़ाया, परंतु दूरदृष्टि इन्हें समझ ही नहीं आया। हमारी सरकार ने 10.9 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी किया। एक किसान से बेहतर जल की कीमत कोई क्या समझे। सिंचाई का पानी किसानों को खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की, और 37% हिस्सा जो सिंचाई का था आज उसका आंकड़ा बढ़कर 49% हो गया है। हर घर नल से जल और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास में हमारी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विषय तो काफी है सभापति महोदय, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रकवि दिनकर ने जो कहा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत और समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल, 10 minutes. 10 minutes. Only 15. Minus interruption. 10 minutes. 10 minutes. On President's address. Sir,
Last 9 years, we are hearing the beautiful slogan all over India of Sabka Saath, Sabka Vikas. And of course, 2014, before 14 itself, Acha Din Aayega ka nara bhi aa gaya. Now, what the country is witnessing is quite totally in a different way. Sabka Saath Vikas nahi hai. Only 2-3% are getting Vikas. Sir, we are on the greatest moment of this country through Bharat Jodo Yatra. We walked from Kanyakumari to Kashmir. Beyond political limit, beyond caste and community limits, people of India, young people of India, farmers of India came to the Yatra. They raised their concern to our leader Rahul Gandhi. Sir, see the plight of the youth of the country now. Morning, leader of opposition already raised 2 crore per year promised by this government. Wherever we went through the yatra, we can hear the pain and agony. We can witness the pain and agony of the young people of this country. They are not getting job. They are totally in distress. Now, what is the priority of this government to address that concern? Now, actually, last 3 days before budget has been presented, you see that 30,000 cut on Manrega, which is the largest employment generation project of this country. Yes. We have a pain, sir. The brainchild, this is the brainchild of Srimati Sonia Gandhi and then UPA government. Manrega, one of the most, once Modi ji told about this is the memorial of the corruption of UPA government, then he himself corrected that. Yes. Now, during the COVID, we saw that how much contribution Manrega has given to the public. But your priority like that. Entire people of this country is asking for job. You are cutting the provision in Manrega. This is what the priority of this government. Sir, we are talking about the freedom of expression. Kargeji, Honorable LOP already mentioned about that. BBC documentary. It is defamatory. That is what the government sources are telling. Are you stopping entire defamatory statements every day and night? When we are witnessing some of your privileged channels, most preferred channels, Hindu, Muslim, every day they are creating venoms in this country. Are you stopping it? Sir, I have a document of that Jamia incident was happened. Unfortunate incident was happened. Delhi police arrested so many people. Finally, Delhi police had alleged that they were involved in committing offences such as rioting and unlawful assembly during the violence and ensured the university in 2019. In his detailed order on Sakhi Court, Judge Verma heavily criticized the Delhi police for filing an ill-conceived charge sheet and added that their case was devoid of irrefragable evidence. Not only that, he added that the police have arbitrarily chosen to make some people from crowd as accused and others as police witness. This cherry picking was detrimental to the perception of fairness. One more thing is Justice Ormai is saying. Dissent is an extension of the inviolable fundamental right to freedom of speech and expression, which was a right that the court we are shown to uphold. Yes. Sir, you are one side. The government is trying to stop entire voices of the dissent.
on the other side, when BBC documentary, which Modi ji, when he was the chief minister, I am remembering, he narrated BBC is the most credible media in the world. Yes, 2013. Yes. In 2013, I have a video. If you want that evidence, I will prove. I will authenticate it. As per our Prime Minister, BBC is the most. Prime Minister told, don't believe the Indian media. Don't believe Indian media. Only believe in BBC. Yes. You are now asking that BBC documentary is totally discreditable. How can we agree, sir? I have a point. You are only given time to me. You are to. Yes, yes. Sir, rule. Rule 238. 238. What is that rule? सब रूल 1 सर हम सब लोग राइट टू एक्सप्रेशन को आर्टिकल 19 को मानते हैं पर हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 118 से चलता है उसके अंतर्गत राज्यसभा में जो रूल बने हैं रूल 238 सब रूल 1 है वो ये कहता है रेफर टू एनी मैटर ऑफ फैक्शन विच अ जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग हम ये कह रहे हैं कि पहले भी जुडिशियल डिसीजन अभी भी वो जुडिशियल डिसीजन के लिए पेंडिंग है एनी मैटर विच इज पेंडिंग फॉर जुडिशियल डिसीजन जो डॉक्यूमेंट्री का विषय ये कह रहे हैं जिसके मेरिट को ये कह रहे हैं वो सब्जेक्ट टू द पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल डिसीजन है रेस्ट अपॉन यू Sir, my point is only is that He's authenticating. whenever you are talking about some discreditable media houses, you have to be neutral on what is happening in the Indian media. If some media is okay with you, some of the media is not okay with you. No, it is very, very evident nowadays. If morning we discuss about it, somebody is talking some freely about some incidents, next day he will get a call if it is not in favor of the government. So this type of things the government is doing, that is what I want to mention. Sir, last 3-4 days, we are debating on a single subject before you, sir, for a JPC inquiry. Why we have witnessed so many this type of demand in this house? This house has a greatest tradition. That house also greatest tradition. Whenever this type of big scam has been raised in the public domain, it is the right of the parliamentarian to ask an inquiry from the government. Yes. If the government is not need to hide any truths, they used to come forward for an inquiry. In UPA time, how many inquiry, JPC inquiry we have done? My simple question is that is what we are asking. Why you are running away from the JPC? Therefore, that is there something is there somewhere. Digvijay ji yesterday asked, how can a man suddenly jump this much income without the government support? Sir, I came this house in 2021. 2021, I got an opportunity to speak on aircraft maintenance act. Aircraft Amendment Bill 2020. During that bill discussion, raised 2-3 questions, which I didn't go to reply on that day. With your permission, I would like to ask that question again, sir. Sir, Adani has given 6 airports. In 2019, government awarded Adani the right to purchase 6 major.
You say Adani has been given 6 airports. What does that mean? No, public, because No, no, public- no. Private test is No, not no, that. I mean, one out of six One second, airports, one second. 5 airports are One- profit-making airports. One These 5 profit-making. One second. Take your seat. You have been heard by everyone, rapt attention. I want everyone to be heard like this. And therefore, you will take note of what I'm saying. If on the floor of this house, a statement is emanating from a senior member of the opposition that a particular industrialist has been given 6 airports, that is baffling for 2 reasons. One, our country is governed by law, and whoever gets something is out of evolution of a process. And therefore, to impart this impression that it is something which Mr. Venugopal has given to me or I have given to him, that is not the situation. I would therefore, one second, I would therefore seek further elucidation on this. How do you make such a statement? Sir, I'm agreeing with you. Sir, I'm so glad. I told. It is after a long, Government one second, awarded- one second. It is after a long time we have agreed with each other. After a very, very long gap. It should be more frequent. I mean that the government awarded 6 airports through process. But that Through- process is not transparent at all. No. But that process is not transparent at all. That is what I want to say. Yes, that is why I'm saying, one second. Okay. Say, in our country, every process is open to participation in terms of terms and conditions, and it is evolved. Were you a participant? No. Were you a participant? Directly, indirectly? Were you a participant? No. Go ahead. Sir, let me tell you, one second. No, let me tell Mr. Jairam Ramesh, what can referee do with a player like him? Such a difficult player who doesn't believe in the referee at all. Sir, I'm being provoked by the umpire. What can I do, sir? Mr. Venugopal, please. Sir, 2019 government awarded 6 airports through a process. I think Which is not at all. I'm only just making a suggestion. You may perhaps to check up who awards. The government. No, you'll have to check up. Yes, okay. I'll tell you. Otherwise, it will be a situation very different. Go ahead. Sir. Go ahead. Okay, sir, no problem. Okay, Mr. Venugopal only, please. Sir, I told you, I am quoting from my old speech of this parliament itself. You can verify that. No, sir, you don't have to authenticate your speech. That's the PPP cell of the DEA. That point of time, I am pointing out. The PPP cell of the DEA recommended, since these 6 airport development projects are highly capital intensive, a clause should be incorporated that not more than 2 airports would be awarded to a single bidder because of the high financial risk involved and the need for stringent adherence to performance indicators. This is not given by opposition. This is not given by Congress. This is given by PPP cell of the union government DE. Why it has been violated, sir? Why it wasn't violated? For whom it wasn't violated? Sir, they have cited the reasons also. The DA note also suggested that in that case, if there was a project failure, there would be other capable bidders available to take on the failed projects. This is why then next, the Niti Aayog specifically suggested that request for proposal should include criteria to measure the experience of the bidder in developing airport terminals and related sectors. If Adani had this type of experience earlier,
I'm sure it must have been evaluated. No. You know better than I do. Sir, this is not, You know. this part also right party. You know. Sir, they are citing an example. They are talking about the UPA period. They are in that report citing an example of UPA. That he has specifically mentioned that when private companies bid for the development of the airports in Delhi and Mumbai airports, the contract to develop both the airports was not given to the same bidder. They are citing that example. 12 minutes. The GMR didn't get Mumbai and Delhi, or they only got Mumbai. Shri They qualified for. Abir Ranjan Viswas. Therefore, this is very clear that this government is totally responsible for this Adani's income. Therefore, they want to hide something. This government want to hide something. That is why they are not. Shri Abir Ranjan Viswas. Good. Without JPC, the truth will not come out. Truth has to come out, sir. Shri Abir Ranjan Viswas. For giving me this opportunity. Sir, the TMC's position has been very clear. Thank you. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity, sir. Sir, TMC's position has been very clear. We use the floor of Parliament to expose this government on multiple counts. Economic blockade of states, murdering federalism, weakening institutional like Parliament, CB, EDI, SEBI, the price rises, unemployment, the lack of communal harmony, and of course, scams of huge proportions that need to be inquired, sir. The immediate inquiry of the big scam, which is currently creating much furor, can happen in two different ways. Firstly, by a JPC, as many are suggesting. But sir, madam, I understand the weak nerve of the government. All the previous governments who had constituted JPCs have not come back. Maybe on that count, they are afraid they might not. On the second part, of course, we could have a Supreme Court monitored committee to conduct this inquiry in a time-bound manner. So we demand the second, of course, if the first one is touching the weak nerve of the government. It was said in the address of Mahamaya Rashtrapati ji, and I quote, "Today India has a government which is committed to removing every obstacle faced by women," unquote. Madam, crimes against women in India have increased by 15%. India registered 32,000 rape cases in 2021. Sadly, that is 86 cases of rape per day. I would like to remind this august house that Kolkata is the least crime-prone metropolitan city as per the latest NCRB records. Women's safety in Kolkata should be emulated by the rest of the country. Another statement in the address is, and I quote, "The digital network that India has built is source of inspiration even for developed countries." Madam, I would like to showcase the digital service delivery achieved by Bengal. The Bengal government recently received the Platinum Award from the Honorable President at the Digital India Awards for its flagship scheme called Duare Sarkar, which literally means the government at your doorsteps. This was for excellence in design and implementation of a public digital platform. The initiative by the Mamata Banerjee government has widespread coverage. Duare Sarkar camps help people all over the state to get government services and accesses to various social welfare schemes, including the United Nations award-winning Kanya Shri Prakalpo and the Students' Credit Card. In the address, Rashtrapati ji had said, "From education to their career, my government is trying to remove all obstacles for daughters." Madam, I would like to say in this regard, the union government can take inspiration from the government of Bengal when it comes to education, especially for girls, and implement effective schemes like, as I said, the Kanya Shri, that is a famous, even award-winning scheme, the Shobut Shati, and so on. The Kanya Shri scheme has benefited 78 lakh girl children in Bengal, and the Shobut Shati has provided cycles to more than 1 crore students in Bengal.
In the address, there was nothing mentioned about youth employment, unemployment that is. Let me tell you all about the Juboshi scheme in Bengal. Under this scheme, 8 lakh youths have been registered to receive financial assistance. And further, the address said, and I quote, "My government has awakened the aspirations of scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes," unquote. At the top 5 IITs and Indian Institute of Science, Bangalore, I would like to bring to the notice of the August House, 98% of professors and more than 90% of assistant and associate professors, they are from the privileged castes. In violation of the reservation, constitutional reservation mandates, in faculty position of 7.5% for scheduled castes, scheduled tribes, and 15% for scheduled castes. That is what is the real picture. Madam, also, when it comes to the matter of scheduled castes and scheduled tribes, the government at a center could take a leaf out of the success diary of the Bengal government. I would like to mention there are multiple schemes for the benefit of SCs and STs and OBCs. About 8 lakh students from economically backward sections have received scholarships under the Swami Vivekananda Merit Cum Means scholarship program of the government. It was also another thing is that we have a Joy Bangla pension scheme in place. It is an umbrella of 2 schemes, Taposhili Bondhu and Joy Johar, where elderly senior citizens of these communities, they receive monthly pensions. Further, in a speech, Rashtrapati ji had said, the long-felt urge to be rid of scourge of mega scams and corruptions in government schemes is now being realized. Is it true, madam? Let me tell you one example. In Meghalaya, the practice of coal mining was banned in 2014, but transportation was permitted till 2017. And further extensions were granted by the Supreme Court. They were also misused. Illegally mined coal is taken out of the state and then returned to Meghalaya with false documentation of coal originating in other states. Last December, re-verification of extracted coal before the ban on illegal mining of coal revealed that there are over 19 lakh metric tons of coal and not over 32 lakh metric tons of coal as stated by the government. In 2018, activists Agnes Kharsing and Amita Sangma faced a near fatal attack while they were on their back after lodging a complaint on illegal mining. It has been 5 years since, but where is the justice? I would also further like to mention, coming to the given situation, geopolitical situation, we know the 25% of current import of petroleum, that is the Russian crude, this comes at a very lower price, about average $48 to $52 per barrel. But when the prices rose to over 100 rupees of petrol, the international prices of crude per barrel were more than $120 US. Currently, 25% of the import is of $40 to $52 per barrel. But how is this advantage? How is the benefit of this percolating to the poor? We only can say sabka saath, sabka vikas, but it should not remain as a jumla. If you want to have sabka vishwas also and sabka prayas, this benefit should percolate down to the people, as bringing down the oil prices will have ripple effect. It will bring down the prices of other commodities that are coming up due to transportation, and definitely the people at the lowest rung of society who are suffering from high price rises will have the benefit. So things should not just remain as statements, that is jumla. Things should reflect in ground. We can have many things said, but one thing delivered will be much more than many things said. And I would like to conclude by saying that I would thank the Mahamaim Rashtrapati ji for her address. Having said that, inequality in gender, caste and class is far from becoming reality and needs to be our focus in all policies. The issues of people on the margins require urgent intervention by the government. I conclude by re-emphasizing
our demand for an immediate Supreme Court inquiry into what could be the world's biggest scam. Thank you, madam. Message from Lok Sabha Secretary General. Madam, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 8th February 2023 adopted 3 motions recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 1. 10 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May 2023 and ending on 30th April 2024. And 2. 7 members each from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts and Committee on Public Undertakings respectively of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May 2023 and ending on 30th April 2024, and do communicate to the Lok Sabha the names of members so nominated by the Rajya Sabha to the above said 3 committees. Honorable Sri Manas Ranjan Mangaraj for his maiden speech. Honorable Vice Chair and Ma'am, I rise to support the motion of thanks on the reply to Honorable President's address to the joint sitting of Parliament. माननीय राष्ट्रपति तांको संबोधन रे देशर भित्तिभूमि विकास एवं अभिवृद्धि विषय रे उल्लेख करछंती। मु मध्य एकमत जे देशर सामग्रिक अभिवृद्धि पई भारतर भित्तिभूमि विकास एवं विशेष करी मो राज्य ओडिशार विकास पई यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। भित्तिभूमि विकसित होइथिबा बेले ओडिशा परी राज्य गुड़िक केवल आज नुहे गत 75 वर्ष मध्य केन्द्र यही लक्ष्य संपूर्ण लाभ पाइबाकू जाउछंती। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में ओडिशा भारतर द्रुततम अभिवृद्धि करुवा राज्य मान मध्य अन्यतम। यार वास्तवता हृदयंगम हो पारिबो जेतेबेले केंद्र सरकार मध्य ओडिशा राज्य को भित्तिभूमि सहायता तथा संबल प्रदान उपरे अधिक ध्यान देबे। कृषि शिल्प एवं सेवा क्षेत्र में ओडिशार व्यापक संभावना रही एवं ओडिशार भित्तिभूमि विकास पई केंद्र सहायता आवश्यक। मैम, नेशनल हाईवेज, railways, mobile connectivity, digital connectivity and banking are the key areas of infrastructural development which the government of India should provide for Odisha with steadfast support. जातीय राजपथ, रेलवाई, मोबाइल संजोग, डिजिटल जोगाजोग एवं बैंकिंग हेउछि भित्तिभूमि विकास प्रमुख क्षेत्र जहां भारत सरकार ओडिशा को निरंतर समर्थन जोगाइबा उचित। कटक भुवनेश्वर जातीय राजपथ परी अनेक जातीय राजपथ प्रकल्प बहु वर्ष धरी दुर्बल अवस्था रही। आम देखुचु गत 14 वर्ष धरी यही जातीय राजपथ गुड़िक अत्यंत दीर्घ वर्ष धरी विपर्यस्त अवस्था पड़ी एवं एथिपाई ओडिशा को निरंतर समर्थन जोगाइबा आवश्यक। कटक संबलपुर जातीय राजपथ परी अनेक जातीय राजपथ प्रकल्प बहु वर्ष धरी दुर्बल अवस्था रही। अनेक जातीय राजपथ विपर्यस्त हो पड़ी एवं यार जरूरी रक्षणाबेक्षण आवश्यक हो पड़ी। अनेक वर्ष बीतवा पर मध्य उपकूल राजपथ प्रकल्प केवल फाइल सीमित रही एवं ओडिशार उपकूल राजपथ पई गोटे भी इटा आज पर्यंत पड़ी पार नहीं। केंद्र सरकार निश्चित भाव में ओडिशा पई जातीय राजपथर विकास सुनिश्चित करेंगे यह हमें आशा रखू। नेक्स्ट इज रेलवे। रेलवे क्षेत्र में ओडिशा को संपूर्ण अवहेला करा जायछि। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक एवं ओडिशा सरकार विभिन्न रेल प्रकल्प पई मागणा रे जमी एवं जयपुर नवरंगपुर एवं जयपुर मालकानगिरी लाइन पई प्रकल्प खर्चर 50% अर्थ प्रदान करुछंती, किंतु सही प्रकल्प गुड़िक कौन अग्रगति परिलक्षित हेउना। पारादीप हरिदासपुर रेल लाइन ने जदिओ मालगाड़ी चलाचल करुछि किंतु एठारे यात्रीवाही ट्रेन चलाचल करूना, जहाँ फल केन्द्रापड़ा जिलार लोकों को रेल सेवा वंचित करा जाउछि। मैम, in railway section, Puri Konar 35 kilometer
new line project. For a new rail line from Puri to Konark, Government of Odisha has offered to share 50% of land cost as well as 50% of construction cost. Though Honorable Chief Minister has given this offer to Minister of Railways on 24th August 2017, no confirmation has come yet from Railways. Next is Jaleshwar Digha new BG rail line project. Even though the project was sanctioned in the year 2010-11, land acquisition process and filling have been started by South Indian Railway, yet citing reasons no cooperation from government of West Bengal. Next is modernization of railway stations in Odisha. Many railway stations had announced in redeveloped 12 stations, namely Puri, Bhadrak, Brahmapur, Katak, Jajpur, Keonjhar Road, Khordha Road, Rayagada, Sambalpur, Baleshwar, Jharsuguda, Raurkela and Bhubaneswar in Odisha to international standards with superior passenger amenities. MOU was signed on 20th November 2019 between Bhubaneswar Development Authority and East Coast Railway to construct a world-class station building at Bhubaneswar at the cost of state government. When will Railways plan for the balance 11 stations as declared by the ministry? Ma'am, mobile and digital connectivity, especially in the tribal dominated districts and western and southern Odisha, are very poor. In this world of digital life, these two are extremely crucial. Better connectivity services in Odisha by center is highly required. आदिवासी अध्युषित जिला एवं पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे मोबाइल एवं डिजिटल संयोग अत्यंत दुर्बल अटे. डिजिटल जीवन रा दुनिया रे एही दुईटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण. केंद्र द्वारा ओडिशा रे संयोग उत्तम संयोग सेवा जरूरी अटे, कारण आजिका दिन रे मध्य विभिन्न दुर्गम क्षेत्र रे लोक माने गछरे चढ़ी मोबाइल सेवार उपयोग करूछंती. ओडिशा रे वर्तमान अनेक पंचायत रे बैंक सेवा मध्य नाही. एठारे केंद्र सेवा जोगाई देवा आवश्यक. डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन व्यवस्था थिले मध्य ओडिशार पंचायत रे बैंक सेवार निजस्व गृह नथिबारु ओडिशार लोक माने या द्वारा उपकृत होई पर नाहंती. I truly hope that central government will proactively support Odisha's infrastructural development, and with these words, I support the motion of thanks on the reply to Honorable President's address. Thank you, ma'am. Honorable Sri A.D. Singh. I rise to thank the Honorable President for a very thoughtful and comprehensive maiden address at the start of Amrit Kal. Perhaps this was also the last time when such an address will take place in this building. She is an example of the strength of our nation, its diversity, and the immense opportunities it affords to each and every citizen of this country, irrespective of her origin, caste, or creed, or religion, or gender. She is also a powerful symbol of the empowerment of women in India. Without the full participation of 50% of our nation, we will not be a developed nation or even just an equitable society. However, we had expected that the new president would also present a report card made over the last 9 years. While the direction we wish to travel is known, a detailed and realistic roadmap is missing. In short, Madam, I conclude respectfully that the address was little long on adjective and short on specifics. Perhaps the government hopes that what they do not talk about today will soon be forgotten by the people. Borrowing the famous word, the nation wants to know what happened to the goals set for the end of 2022. And there were several, nearly 40 such goals which were supposed to be achieved by 15th August 2022, when New India was to take place. Niti Aayog should have
sent her a report card. It can still be done for the next address. Honorable President talked about Swarim Bhavishya Ka Sankalp of transforming India into a developed nation, but without spelling out the essential conditions or even its defining features. What distinguishes a development nation from the developing or even an emerging nation like ours? It is only the size of is it only the size of the GDP? If that is the yardstick, what size is the inflection point? We have heard different numbers from different ministry about the 4 trillion economy, 5 trillion economy going up to 40 trillion. Inequality. Do you believe that the current state of inequality, extent of poverty allows us the luxury of such fanciful talk? While no doubt our GDP is growing at a healthy rate of growth, the problems are multifaceted. India's growth has come at the cost of sharply increasing inequality and extreme concentration of wealth in a few hands. The Gini coefficient is at 37.5 and the top 1% of the nation owns about 50% of the national wealth. In recent report, if I remember correctly, it was stated that 21 individuals own more wealth than 70 crore citizens. According to one estimate, those earning minimum wages in India will take 941 years to earn what a billionaire makes in a year. We continue to produce billionaires at an impressive rate, even if they are only paper billionaires. GST, which while much needed by definition, is a regressive tax. And according to Oxfam study, the poorest 50% of the population pay 68% of the tax, and the rich pay only 3%. Clearly, this is not sustainable, but a corrective steps has to. In evidence, government itself claims that Great Pride, that is running the largest free food support system of 80 करोड़ लोगों को ग्रेन सप्लाई कर रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि इस नंबर में हमारे किसान भाई और वैसे लोग भी शामिल हैं जो अपनी लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग या फार्मिंग रिलेटेड कामों पर निर्भर हैं. अगर वो इतनी बड़ी भी नहीं उपास का should we not address these real issues rather than just make feel-good statement? While lofty goals and visions should always guide us, but policy need to be well-grounded in reality. Beyond GDP numbers and hope, there are several other indicators of a developed nation: per capita income, educational attainment, scientific and technically prowess, rule of law, inviolable right of the citizen guaranteed by the robust and independent institutions, including an efficient and independent judiciary. Separation of power is one of the essential features. Honorable President emphasized the duty of each citizen during the Amrit Kal, but did not dwell on how the state is guaranteeing the basic right of every citizen. While the government always talks of cooperative federalism, the governors and lieutenant governors who represent our president in the states and UT are practicing combative federalism and are rendering the local administration impotent and ineffective. This tendency need to be checked. Getting used to double engine had a downside too, and the fear is that whatever the second engine is missing, wherever the second engine is, those trains will not be able to move. At the growing inequality between states, between north and south, between the coastal and the hinterland, worrisome and will remain a serious drag on India's growth story. Unless non-participant attention is paid to the pressing issue, central government cannot be seen as parochial or treat some states as stepchildren. The crony capitalism and corruption are other black swans that can halt India's growth. And add to this is the moribund institution and a regulatory body that seem only to act when told to do so. A week before the address, now famous Hindenburg report appeared, which has wiped out billions of dollars of national wealth. And what is the harm if a JPC is constituted? At least we can show to the world that everything is transparent here. And in case the opposition is saying something wrong, we will also get embarrassed if the JPC clears everything what the particular industrialist has done. PM talked of maximum government, minimum government, maximum governance. However, recent developments are proving that we have maximum number of regulators, but minimum regulation. Education. Impressive numbers on education institutions were provided, with one medical college opening its door each month in the last 8 to 9 years, leading
leading to 174 new medical colleges, 300 universities, and 500,000 colleges. And trained and qualified faculty members for such places of higher are trained and qualified faculty members for such places of higher learning available. In fact, the medical colleges set 9 years ago must have produced 2 batches of doctors by now. Quality control is essential. Quality alone is not sufficient to meet the needs of an aspiration nation. Unless higher standards of all around are set up and enforced, brand India will keep getting dented periodically. Case in point is how our image on pharmacy to the world being dented by repeated reports of Indian manufacturers' drugs causing harm in patients in Africa and Central. Honorable President rightly mentioned the Nari Shakti and Yuva Shakti and government slogan of Beti Bachao and Beti Padhao. Recent incidents have shown that our women are not safe in workplaces and on streets, even in some homes. International level women athletes have to sit on streets for justice. May I suggest that the slogan should include the third element, Beti Bachao, Beti Padhao and Justice Dilao. Justice Dilao. इस मुद्दे पर और कुछ और जटिल मुद्दा पर भी सन्नाटा है. But the statistics of women participation in a workforce is distressing, low to at 19%. Similarly, youth Shakti without quality education and adequate skills and commensurate job will be a demographic disaster. सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर होना चाहिए. Time is over. Half a minute. Since the new technologies and processes are increasing pressures on meaningful jobs, our vast population cannot be adjusted to just deliver boys' job, Ola or Uber drivers, or even part-time employment in the army. अगर यूथ को प्रोडक्टिव बनाना है तो सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी को कम करना भी बड़ी जरूरत है. इन शब्दों के साथ मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को धन्यवाद देता हूं और एक समृद्ध भारत जो कि अपनी डाइवर्सिटी पर गर्व करे, एक जस्ट और इक्विटल सोसाइटी की कामना करता हूं. थैंक यू. Honorable Sri Santosh Kumar P. Thank you, Madam Vice Chairman. I rise to oppose the motion in support of the Honorable President. With due respect to the post of President of India, I would like to state in this august house that her address to the joint session was more rhetorical and, of course, less realistic, and like that of the Prime Minister of this country. And what we are witnessing during these 8-9 years, there's a systematic attack on the idea of India, purposefully endangering all our democratic institutions. All our agencies are being misused, and there are attempts to topple various state governments through governors also. And let us talk about the most important issue of this time, that is the mega scam of Adani and his company. What we are demanding, the whole world is witnessing the session, what is happening in this country, and what is our genuine demand. Our demand is to constitute a JPC. And of course, the one who knows the ABCD of politics can understand that this JPC will be a body in which there will be more ruling party members. The gravity of the situation is, madam, that they are fearful of a JPC in which even the ruling coalition will have a majority. That is the most important aspect. We all know that this Adani group has been enjoying political patronage from the center and its leadership. Their theory, one nation, one culture, one leader, finally collapsed like everything has ended like one businessman. And they are now, whether you announce or JPC or not, you may not be in a mood to announce JPC. What is going to happen? This will mark a tectonic shift in Indian politics. And this company has got exposed. I don't want to go into the other details. Got exposed. And the people of this country know very well
that the political nexus and patronage enjoyed by the Adani and company. Now, coming to the question of women empowerment, and we were always talking about 33%, at least 33% reservation to the women. Madam Vice Chairman, I would like to remind you of one thing, that this is the birth centenary of one of the legendary parliamentarians, Geeta Mukherjee. She was instrumental in bringing this women reservation a major agenda in our political scenario. Is this government committed to do 33% of women reservation? Without women proper representation of women in various bodies, like the parliament and assemblies, what is the meaning of the so-called Amrita Kal? So I would like to request all political parties, of course, those political parties with a male chauvinistic mindset, to reconsider their position and to be active in making it a reality. And thirdly, Madam Vice Chairman, the question of labor codes. There were 29 labor laws, and I don't want to go through the details of all those. The Indian working class had an active role in India's independent movements, which of course the ruling front have not, they never participated in it. And leaders like Lala Lajpat Rai and many others founded the AITUC in the year 1920, and they had a tremendous role, as I stated. And now what is happening? 90% of the workforce were actually in unorganized sector, and now 97% of the workforce are actually transferred into unorganized sector. Only 3% may get certain benefits. This labor code is a serious threat to the security and safety of the working class in this country. And the question of unemployment. Unemployment is on a rise. Whatever you try to suggest, whatever you try to portray, the reality is that unemployment is on a rise, and it is the highest during the 40 years of independence, for the last 40 years. And inequality. The speech was shockingly silent on the question of inequality. Madam Vice Chairman, you might be knowing the fact that 10% of the total population is controlling 77% of the national wealth, and 49% of the total wealth is being controlled by just 1%. So how a presidential address to a joint session of a parliament can be shockingly silent on these issues? And the question of agriculture. MSP was a genuine demand raised by the farmer movement. The Samyukta Kisan Morcha had a tremendous year-long mass movement in this country, which shattered all the hopes of Modi and this government. And finally, what happened? There were agreements, several commitments, and this government failed to meet the requirements, the commitments given to the Samyukta Kisan Morcha. Now again, the Kisan in this country are planning to launch a massive movement because they felt cheated. You did not provide MSP to the farmers, nothing like that. And almost the ministers let free. There are certain demands to withdraw the cases registered against the Kisan. That is also not happening. And Madam Vice Chairman, there are a lot of other more issues also. For example, as I told you, the weakening of our all institutions. For example, SEBI, Security Exchange Board of India. Kiska security hai, kiska exchange hai. It has actually now a silent and embarrassed body of India. That is what is happening in this country. So in almost all fronts, this government has failed and only rhetorics prevail. Bada bhashan hai, lamba bhashan hai. So this is what is happening. So my party, Communist Party of India, and along with all other democratic and left forces, are a stand for a JPC probe on the Modi issue, this Adani-Modi nexus. We are all stand for that, and I think you have to concede, the ruling dispensation will have to concede to the demand, because this is not only a demand from the parliamentarians, but this is a demand from the general public of this country. And since we don't have any, like the Comptroller General of India, I think we have to start a new system, the authenticity control of India like that. That's, I think, in Parliament. But we have our own statistics, our own data and details, and to corroborate what we have stated in this House. And hence, with these words, I would like to conclude my speech and
We demand once again HJPC prof. That is the order of the day, need of the day. Honorable Sri Radha Mohandas Agrawal. माननीय सभापति उपसभापति महोदय, देश की आजादी का इतिहास ये बताया जाता है कि 1857 में पहली आजादी की लड़ाई लड़ी। ये एक अधूरा इतिहास था। पूरा इतिहास ये था, हंसाइए मत, पूरा इतिहास ये था सभापति महोदय कि 1784 में इस देश की आजादी के लिए पहला बलिदान हुआ था। वो बलिदान था भागलपुर के तिलका मांझी का। आप जानते हो, मांझी उनकी जात नहीं थी। मांझी का अर्थ था उस समुदाय का नेता, प्रधान। तिलका मांझी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, हम सब शर्म से हमारा माथा झुक जाएगा, 4 घोड़ों की पूंछ में बांध करके 7 किलोमीटर उन्हें सड़क पर दौड़ाया गया। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और भागलपुर की कलेक्ट्री में ले जाकर के उनको बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। तिलका मांझी, नाम जरूर मांझी जोड़ा गया था, मूलतः उनका नाम था तिलका मुर्मू। संथाल समाज की थी और संथाल समाज के थे और मुर्गू उनका गोत्र था। इस देश की आजादी के लिए पहला बलिदान और पहला शहीद इस देश में कोई हुआ तो तिलका मुर्मू नाम का व्यक्ति हुआ। बात बिरसा मुंडा तक गई है, बात अल्लूरी सीतारामा राजू तक गई है। दूसरा सबसे बड़ा बलिदान हुआ अध्यक्ष महोदय, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के 1 साल पहले 1856 में। वो संथालों का विद्रोह था। आपका ही क्षेत्र था वो भी, उस समय तो सब एक होता था। 4 भाई थे। 4 भाइयों के नेतृत्व में 50,000 संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और उन चारों भाइयों का नाम था सिद्धो मुर्मू, कानो मुर्मू, भैरव मुर्मू और चांद मुर्मू। 2 मुर्मुओं की हत्या कर दी अंग्रेजों ने और 20,000 संथालों को मार डाला। शायद इतना बड़ा कांड जलियांवाला बाग भी कांड नहीं रहा होगा और शायद इतना बड़ा कांड मानगढ़ का भी कांड नहीं रहा होगा। 20,000 संथालों और 2 मुर्मू भाइयों की हत्या। आज से ये करीब 100-200 साल पहले की बात है उपसभापति महोदय। कितनी शर्मिंदगी का एहसास होता है जब देश की आजादी हुई तो आजादी का इतिहास लिखने वालों ने लिख दिया, दे दी हमें आजाद बिना खदक बिना ढाल। इतिहास के पन्नों से वो जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान किया था, उनके इतिहास को मिटा दिया गया। आश्चर्य होता है। ऊपर जब वो बैठते होंगे और सोचते होंगे, वक्त जब गुलशन का था तो लहू हमने दिया, बाहर आई तो कह दिया तेरा काम नहीं। और इतने सालों के बाद, आजादी के 70 सालों के बाद, हम गर्व के साथ कह सकते हैं उपसभापति महोदय, आदिवासी समाज जो इस देश का तकरीबन 8.5% का हिस्सा है, करीबन 10.5 करोड़ आदिवासी इस देश में रहते हैं। आजादी के 70 सालों में देश भर में पहली बार किसी ने आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहां से उठाकर कहां पहुंचाया। एक सामान्य धरातल से उठा करके उन्होंने कहा कि मैंने आदिवासी समाज के लोगों को सामाजिक अधिकार दिया है, आदिवासी समाज के लोगों को आर्थिक अधिकार दिया है, आदिवासी समाज के लोगों को सांस्कृतिक अधिकार दिया है। लेकिन लोकतंत्र में जब तक राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाएगा, समाज स्वीकार नहीं करेगा। और उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाकर हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया। यह बात मैं जानबूझ करके कह रहा था। हमारे
हमारे मनोज झा जी अभी भाषण दे रहे तो कह रहे थे कितना अच्छा लगता जब राष्ट्रपति अपने मन का भाषण पढ़ते। मैं सुन रहा था तमिलनाडु के लोगों को, एक गवर्नर अपने मन की बात बोल देता है तो पूरा तमिलनाडु परेशान हो जाता है, और आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति बोल दे। पहले गवर्नर्स को बोलने देने का अधिकार दीजिए, फिर ये अधिकार ये नहीं। आरजेडी के तो एक कहने को हैं, आरजेडी के तो सिर्फ शरीर है इनका। हाँ अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, मैं चूंकि पेशे से डॉक्टर हूं, महामहिम राष्ट्रपति ने चिकित्सा के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने चर्चा किया है इन्फेंट मोर्टेलिटी की, उन्होंने चर्चा किया है कोविड की, और उन्होंने चर्चा किया है आयुष्मान भारत की। इसलिए मैं अपने आप की सारी बहस को मैं सिर्फ स्वास्थ्य की बहस तक सीमित रखने का प्रयास करूंगा। मैं तुलना नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसके पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक सत्य है कि 2013-14 में स्वास्थ्य का बजट कुल मिलाकर के 33,700 करोड़ होता था, सिर्फ 33,700। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें 86,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 2013-14 में इस देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्चा 1,042 रुपया होता था। मैं नहीं नकार रहा हूं कि इसके पहले खर्चा नहीं होता था, 1,42,000। 2022-23 में हमारे प्रधानमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, एक व्यक्ति के ऊपर 1,815 रुपए का खर्चा सो किया। इस देश में स्वास्थ्य बीमे को लेकर के जो खर्चा होता था 2013-14 में कुल 4,756 करोड़ रुपए होते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने 2022-23 में जब बजट प्रस्तुत किया तो स्वास्थ्य बीमे को लेकर के उन्होंने 12,860 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया। उनके प्रधानमंत्री के बनने के पहले इस देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं माननीय मोदी जी की यह देन है, इस देश में 648 मेडिकल कॉलेज। माननीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बनने के पहले इस देश में एमबीबीएस की सीटें 55,348 सीटें थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 8 साल के कार्यकाल के अंदर हमारे मोदी जी ने उन सीटों को बढ़ा करके 96,077 सीटें कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री बनने के पहले इस देश में 6 एम्स हुआ करते थे, आज हम 24 एम्स पाने के अंतर में। इसका फल क्या हुआ? इसका फल हुआ कि मोदी जी के पहले जब माताएं गर्भवती होती थी तो 1 लाख में 137 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। आज वो मृत्यु की संख्या घट करके 97 हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 5 साल के बच्चे होते थे उनमें 1000 में से 49 बच्चे मर जाते थे। आज उन मौतों की संख्या घट करके 32 हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 साल का बच्चा जब इस देश में पैदा होता था तो कम से कम उनमें से 32 बच्चे मर जाते थे, 45 बच्चे मर जाते थे, और आज उनके मरने की संख्या 28 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आंकड़े हैं सब ऑफिशियल हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उन आंकड़ों ने बताया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का परसेंटेज कितना बढ़ गया, ब्रेस्ट मिल्क की परसेंटेज कितनी बढ़ गई, वैक्सीनेशन का दर कितना अधिक देश में बढ़कर चला गया, किस प्रकार से डॉक्टर पेशेंट रेशियो बदल गए। 2014 में उपसभापति महोदय 2,083 नागरिकों के बीच में एक डॉक्टर होता था। और जिस जादू की छड़ी की बार बार वो लोग बात करते हैं, कौन सी जादू की छड़ी? मोदी जी की जादू की छड़ी थी। 2014 में 2,083 पर एक डॉक्टर और 2022 में 834 नागरिकों पर एक डॉक्टर। इसी को जादू की छड़ी कहते हैं जो उन्होंने किया। स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार का उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया और निःशुल्क किया। हमारी माताएं और बहनें जब गर्भवती होकर के जाती थी तो हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं उनमें से कम 54% महिलाएं ऐसी थी जिनको निःशुल्क मेडिसिन मिलती थी, 53% महिलाएं ऐसी थी जो जिनको निःशुल्क जांच हुआ करती थी, 66% महिलाओं को पूरा भोजन मिला करता था,
और कम से कम 46% ऐसी महिलाएं थी जो गर्भवती होने के बाद जिनको गाड़ियों में बैठा करके सुरक्षित घरों में भेजा जाता था। अध्यक्ष महोदय, चर्चा हो रही थी कोरोना की। कोरोना जब आया था तो विश्व बैंक के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि कोरोना इतना भयावह है कि करीब करीब 5 करोड़ लोग इस कोरोना के नाते एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे और उनकी सबसे बड़ी संख्या भारतवर्ष में हुई। और अभी 4 दिन पहले मैं उन्हीं डेविड मालपास का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कोरोना के मैनेजमेंट में भारत ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के उदाहरण के रूप में सामने है। पूरी दुनिया भारत से चिकित्सा और कोरोना की व्यवस्था के बारे में सीख सकती है। पूरी दुनिया जान सकती है कि सीमित आर्थिक आय के बावजूद ईमानदारी के साथ सेवा करने का जज्बा हो तो नागरिकों की सेवा कैसे की जा सकती है। बात अभी प्रति व्यक्ति आय की हो रही थी। मैं एक आंकड़ा आपके सामने अध्यक्ष महोदय रखूं। आय से कुछ नहीं होता। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 57 लाख रुपया है। स्वास्थ्य पर खर्चा 9 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख में 336। इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय 38 लाख रुपए है। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा 3,54,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख में 321 है। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय 74 लाख है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्चा 7,93,000 है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख में 64 है। 1 लाख में 164। और भारतवर्ष 2020 में आज हमारी आय 1,97,000 हो गई, जैसा माननीय वित्त मंत्री ने बताया था। 2 साल पहले हमारी आय 1,50,000 होती थी। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्चा 5200, सिर्फ 5227। कहां 7 लाख 5 लाख। भारत का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च सिर्फ 5227 रुपए। और उप सभापति महोदय, मरने वालों की संख्या 1 लाख में सिर्फ 38। गौर कीजिए, जब कोरोना आया तो इस देश में न तो किट थे, न पीपी किट था, न जांच की लेबोरेटरीज थी, न स्वाब था, न फेस मास्क था, न यह N95 था। और हमें बजट में हमें कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन करके, कस्टम फ्री करके इन चीजों को मंगाना पड़ता था। लेकिन आप लोग कहते हैं ना क्या जादू की छड़ी है, यही जादू की छड़ी मोदी जी की थी। 11 मई आते आते इस देश में 87,20,000 लीटर सैनिटाइजर तैयार हो गया। इस देश में 41,91,000 पीपी किट तैयार हो गए। इस देश में 75 लाख N95 के मास्क तैयार हो गए। इस देश में कैटेगरी 1 का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल 163 था, बढ़ करके 4,096 हो गया। इस देश में एक भी कोविड के हेल्थ सेंटर नहीं थे, बढ़ करके 9,954 हो गए। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी 1,000 टन प्रतिदिन थी। लोग ऑक्सीजन की कमी के नाते परेशान होते थे। हमने मई के आते आते इसकी संख्या बढ़ा करके 20,000 टन प्रतिदिन कर दी। इस देश में 50,000 ऑक्सीजन बेड हुआ करते थे, हमने बढ़ाकर उनको 3,81,000 ऑक्सीजन बेड कर दिया। इस देश में 47,000 वेंटिलेटर होते थे, आज 1 लाख वेंटिलेटर हो गए। इस देश में 2500 आईसीयू होती थी, मोदी जी ने बढ़ा करके 1,13,000 कर दिया। तकरीबन इस देश में 41,000 आइसोलेशन बेड थे, आज देश में 17,17,000 आइसोलेशन बेड्स हैं। यहाँ तक कि रेल कोचेस को हम लोगों ने आइसोलेशन बेड में बदल दिया था। इसे कहते हैं मोदी जी का जादू। और यह जादू सिर्फ इलाज में नहीं चला था अध्यक्ष महोदय, दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, अर्थव्यवस्था टूट रही थी, लोगों के अंदर मंदी आ रही थी, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। उस चुनौती के दौर में एक और माननीय प्रधानमंत्री ने मार्च में घोषित किया लॉकडाउन, और दूसरी ओर उन्होंने मार्च में ही घोषित किया स्टिमुलस 1,70,000 करोड़ का, और घोषित किया प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना। और समाज के हर वर्ग की चिंता की उन्होंने। गरीब वर्ग के लोगों को 5 किलो अनाज मिले, वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं को 1,000 रुपया 3 महीने तक दिया जाए, 7.5 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपया तुरंत डाल दिया जाए, 100 से कम स्थानों में 15,000 से कम के वेतन पाने वालों के पीपीएफ अकाउंट में 24% डाल दिया जाए, 63 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट में
10 लाख की जगह 20 लाख रुपए लेने की, कोलेक्ट्रल फी लेने की छूट दे दी जाए। पीएफ अकाउंट से महामारी के आधार पर लोग अपने वेतन का, अपने पीएफ का 75% या वेतन का 3 महीने का पैसा निकाल सकें, इसके लिए छूट दे दी गई। और बात यही नहीं रुकी, मई आते आते माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा किया, 20 लाख करोड़ के, मैं क्षमा चाहूंगा 20 लाख करोड़ के। और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी क्या सुविधाएं थी 20 लाख करोड़ में, मैं पढ़ूंगा तो उपसभापति महोदय शायद आप मुझे इसका अनुमति न दें। उस 20 लाख करोड़ के अंदर उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए कोलेक्ट्रल फ्री 45 लाख एमएसएमई को दे डाला। और काम करने की तेजी समझिए माननीय नागर जी, हम सीख सकते हैं कोई व्यक्ति कैसे जादू की तरह, जादूगर की तरह काम करता है। 13 मई को घोषणा हुई, 20 मई को कैबिनेट से डिसीजन हुआ, 23 मई को ऑपरेशनल गाइडलाइन निकल गई, 26 मई को फंड के क्रिएट को रजिस्टर्ड कर दिया गया और 5 अगस्त आते आते इस पैसे का वितरण हो गया। टाइम इज ओवर। मैं अपनी बातें मैं समझ सकता हूं, आप इस बात को कहेंगी कि समय अधिक हो गया और मैं नियमों को तोड़ने का आदी नहीं। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, हमने कोरोना के दौरान ही वेलनेस सेंटर शुरू किया था। आज इस देश में 1,09,000 वेलनेस सेंटर। हमने देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की और इस देश के 50 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क बीमा की छूट दी। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 4 करोड़ 18 हजार नागरिकों ने स्वास्थ्य की छूट ले ली। मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। अंत में सिर्फ एक बात कह करके, हम गरीब जरूर कहे जाते होंगे लेकिन हम दिल से गरीब नहीं हैं। कोरोना हुआ, अमेरिका में दवा की कमी हुई, आपको याद होगा। देश के, दुनिया के अधिकांश देशों में दवा की कमी हुई। हम गर्व के साथ कह सकते हैं तकरीबन इस देश में 100 ऐसे देश हैं जिन्हें भारत से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिन्हें भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल भेजने का काम किया गया है। आप गौर करिए, उसी दौरान ऑपरेशन वंदे मातरम चला था। हमने 37,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर लेने का काम किया था। उसी दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु चला था। हमने मालदीव से 1200 नागरिकों को लाने का काम किया था। हमने जहाज चलाकर देश के कोने कोने में, हमने कुल 751 जहाज चलाए और देश के कोने कोने में कोई ऐसा क्षेत्र न हो जहां दवा के अभाव में हमारे नागरिक मर सके। हमने दवा पहुंचाने का काम किया था और हमने सिर्फ अपने नागरिकों की नहीं, हमने दुनिया के नागरिकों की चिंता की। मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। 52,000 विदेशी नागरिकों को, 80 देशों के विदेशी नागरिकों को हमने इस देश से उनके देश में सुरक्षित भेजने का काम किया था। यह काम अगर किसी ने मोदी जी किया, मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, गीता में एक श्लोक है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं मातु वेदन कश्चन। आप इसका अर्थ समझेंगे। कुछ लोग आश्चर्य के साथ देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के साथ बोलते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के साथ बताते हैं, सुनते हैं। जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, समझ नहीं पाते। मोदी जी के साथ ऐसा ही है। हम सब उन्हें देखते हैं, समझ नहीं पाते। लोग बताते हैं, समझ नहीं पाते। करोड़ों नागरिक सुनते हैं, समझ नहीं पाते। देश का इतिहास आने वाले समय में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहता था कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़ मास का कोई महात्मा गांधी पैदा भी हुआ था। आने वाले 50 सालों में वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि इस धरती पर कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री भी पैदा हुआ था, शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। धन्यवाद। Honorable Srimati Sulata Dev. Not present. Honorable Sri Birendra Prasad Beshya. Not present. Honorable Sri Abdul Wahab. First of all, congratulate Madam for chairing this respectable chair.
Thank you very much for giving me a time. And I am here to oppose the motion. First of all, regarding Adani and all, everything is told me, my party too want JPC in this camp. My party and its leader, Said Sadiq Ali Shihab Tangal, we are requesting you to interfere, making a JPC. That was the slogan before for BJP before during the UPA time, JPC, JPC, JPC and all. Now they are not hearing that one. So I'm coming to the point, because I already told about JPC enough. And I am coming to this one President's speech. It lacked any vision and mission in our journey to discover a better India of India, better idea for India. For me, the idea of India we need at the moment is what Tagore envisioned in 1903. Quote, India has always laid the foundation for an inclusive civilization. She never driven away any outsider, never excluded or anyone calling the person non-Aryan, hasn't made fun of anyone incompatible. India has taken in all and accepted all, unquote. One of my concern in President's speech in Her Excellency's ignorance is struggles of minority. India's largest minority, that is Muslims, were not even once discussed by the President. We know there has been an increase in the target attack and demolition of houses in the Muslim-dominated localities in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Assam, and Madhya Pradesh. The President, who holds a constitutional position, should have condemned this systemic discrimination against Muslims in the hands of various state governments and public. Another important concern is, in her speech, remain in the field of education. In the year 2022, the government stopped pre-matric scholarship for OBC and minority, stopped NTSC examination high school students, stopped research fellowship of MANF, Maulana Azhar, stopped for minority students. The participation of Muslim in higher education has declined to 4.6% from 5.5%. Quality of public education became deteriorated. As a result, private tuition coaching days thrived. Financial aid to higher education students decreased. Research and development spending is one of the lowest in the world. One of my other observations in her speech is the fallacy and false optimism. President has used the word increase 9 times in her speech, but the scope of the term increase is limited only in praising the government, such as increase in the length of road construction, increase in the number of name of change of railway stations. With this logic of her speech, my age also increased from 71 to 72 last year, and it will further increase this year. I am on the opinion that President should have at least a roadmap in addressing the common concern of her citizens, such as increase in unemployment, increase in gas cylinder and petrol price, increase in the price of essential food items. These are the points I have to mention, and it was all excluded. And JPC, we are already asked, at the end we will ask JPC again. But my good thing today is I am seeing one of our best Keralite in the chair. That is, and I request our chair that just like in Olympics, you should not go fast. You should be this one, especially opposition, given good time. Not one point, how many points I don't know. 0.001 point you missed your medal, our medal, not your medal, our medal, just like India's medal. Now the case is for opposition. You are not giving any time, but you are giving, but the government or the authorities are not giving. I praise
You coming here and not telling, interfering. Otherwise, today morning, what was happening? Yamesh, the chair speaks, but at least you are not speaking. That is it. Chair interferes much more than what you call anybody the speaker. So that is not here. I congratulate you and I condemn the government of India for excluding Muslims, especially. No single word Muslims is used. We are how many percentage, in India? One time the president is not your Muslims. And we again condemn this sort of exclusion. Thank you very much for giving me the time. Honorable Dr. Sonal Mansingh. It's good to see you in the chair. Congratulations. And I'm very happy to be given time to speak on the Thanksgiving motion. I support it with all my heart. Honorable Madam Deputy Chairman, the President, Honorable President in her speech had said, our heritage connects us to our roots and our development gives us the courage to reach out to the sky. That is why my government has chosen the path of consolidating heritage and giving priority to development. So heritage and modernity, heritage and development go hand in hand. And it has been proven time and again that civilizational cultures which do not have deep roots, they fall, they crumble. Why our civilization has survived for millennia, perhaps is the reason that our roots are very, very deep, and I would like to reiterate them. On the one hand, we are following the path shown by saints like Adi Shankaracharya, Sri Basaveshwar Swami, Thiruvalluvar, Guru Nanak Dev, and so many others. On the other hand, today, India is also becoming a hub of high-tech technology. So again, I would like to reiterate and give some examples how preserving India's glorious past is leading us to the present and then to the future. And this is where the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, is guiding the nation in every direction. For example, under Modi ji's leadership, it has been decided that 5 iconic museums of the country will be made of international standards as the central government is working to put the cultural potential of India in a new image in front of the world so that India can become a big center of heritage tourism, which is very, very important. This is the only way not only to preserve, but to showcase and to arouse interest in the world and in the nation, in the people, to feel pride. And the nation builders in these 75 years, the first being Indian Museum in Kolkata, which is perhaps one of the oldest museums in the world, and the 5 iconic museums will be in different parts of India. Tribute to India's great freedom fighters. So on the one hand, we have the heritage. On the other hand, we come down to our own times, our own centuries, the past 3-4 centuries especially, as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav of 75 years of freedom, remembering the freedom fighters and paying tributes to them, which is so important, very significant, because the nations that forget their warriors, their freedom fighters, the soldiers, and every single individual, which helps in not only building the country, the nation, but also protecting. And if we forget them, then that is the biggest crime. Here, we are paying tribute to India's great freedom fighters in the Azadi Ka Amrit Mahotsav. And it's very significant how we do it. Mahatma Gandhi's dream, how it is brought to life.
While the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi was celebrated globally, led by PM Modi himself, who led the celebrations at the UN. The most special tribute to Gandhiji was perhaps the declaration of the open defecation-free status for rural India due to Swachh Bharat mission. And I think many of my fellow honorable members have also spoken about it. The first time when he spoke from the Red Fort on 15th August and Swachh Bharat mission and what it meant, people were surprised. They were taken by surprise at how did a prime minister speak about all these things from the ramparts of Red Fort. But that had an all India implication, and today it has carried the message to every corner of India. The Statue of Unity, the forgotten name of Sardar Patel, who was a unifier of India, and today India stands proud and tall because of Sardar Patel's endeavors. I myself have some experience of that due to my late grandfather, who brokered the peace between Nizam of Hyderabad and Sardar Patel, who both met at Nagpur, where Nizam signed the document of accession. So it is Sardar Patel who's being paid tribute by erecting the tallest statue in the world, 182 meters tall. Honoring Netaji. Now, Netaji Subhash Chandra Bose was duly forgotten, happily forgotten. Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaye ja, ye zindagi hai kaum ki to kaum pe lutaye ja. And this is what today Modi ji is taking us on that path, kadam kadam badhaye ja. And with all the painful experiences, khushi ke geet gaye ja, because the one and only message of all his endeavors and his exhortation to his countrymen is that come what may, we have to build a happy India, a unified India, and a karmat India. So Netaji Subhash Chandra Bose has been given his due respect and place on the Kartavya Path, which is the central point of India's capital, that's Delhi. And then respecting and commemorating, remembering freedom fighters, innumerable freedom fighters across India. And for that, a complex of museums is built in the iconic Red Fort. I will just reiterate a few, like the Jalian, the Kranti Mandir, it's called now, the Red Fort. So the Netaji Museum, Azadi Ke Diwani Museum for Unsung Heroes, and Yad-e-Jalian, and 1857, the first freedom fight war of India. At this point, I would like to say, Madam, that when I was young, like so many of my honorable fellow members here, we had a wonderful film, Jagrati. And in that, the school children were taken on a trip across India. And I remember the song, Jallianwala Bagh dekho, yahan chali thi goliyan. Ye mat pucho kisne फेंकी यहाँ खून, किसने खेली यहाँ खून की होलियां. एक तरफ बंदूक के धन-धन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकिलाब की बोलियां. And this Jallianwala Bagh, now the museum is there, and there are 4 corridors, 4 galleries, with all the important, significant images, photos, and paintings. So it's again and again good to remind everyone, the new forthcoming generations, successive generations, of the sacrifices made by our ancestors, by so many freedom fighters. The names have been forgotten. And today it is our Prime Minister's endeavor to remind everyone of the names where in the history books they are again and again mentioned. Reclaiming our civilizational heritage, Madam, there are many places which define a nation and form the nucleus of its civilization. The way these places are treated, I think it's a very significant sentence. The way these places are treated has a direct impact on the way the nation
perceives itself. A nation is made to feel small or big, proud or not proud, by the way perceptions are built. And perception is everything today. Earlier, there were indifferences in the political establishment about taking pride in Indian culture and working now to restore and treasure it. Restating Sri Kashi Vishwanath Dham Yatra Varanasi. The timeless city of Sri Vishwanath has always been special for Indians, and irrespective of where they are from, as we saw that the Tamil Sangam, the Tamil and the Kashi residents, that confluence is significant. I think it's iconic, and it's going to happen not only north-south, but also east-west, and from every direction of India. There will be these hubs which are created where everybody comes together in the spiritual energy. And the Kashi Vishwanath temple complex's expansion and a corridor connecting the holy river Ganga with Sri Vishwanath. The goal of the redevelopment was to protect heritage structures while also providing a visible link between the temple and the ghats where Ma Ganga flows. Once again, I would like to quote Adi Shankaracharya Shlok, Ganga Taranga Kamaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushithamama Bhagam Narayana Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapatim Bhaja Vishwanatham. So this is one of those places. Another one is rebuilding Sri Ram Janmabhoomi. I think there has been talk about it for now past few decades. Finally, the temple of Sri Ram, for which PM Modi led the Bhumi Pujan. He led it. We saw the whole video, and I think umpteen eyes shed tears of joy, of pride, and of gratitude. The temple of Sri Ram, for which PM Modi led the Bhumi Pujan, has been a yearning of millions of people for centuries. It was an emotional moment for millions, since many people had wondered if they would ever see Sri Ram in a grand temple instead of a makeshift tent. I can't believe it that I had this darshan several times in the tent. And I think that was the only example in the whole world where Sri Ram was residing in a tent, and now Sri Ramchandraji gets, Sitapati Ramchandraji gets the due place. Somnath Temple Complex, the first of the 12 Jyotirlingams. Prime Minister Shri Narendra Modi began various measures to beautify the temple complex during his time as Gujarat's Chief Minister. In fact, I was very fortunate to participate in the first Somnath festival in 2001. He is the chairman of the Somnath Trust, and they are constantly striving to improve the Somnath temple and other temples in the vicinity, like the Bhalka Tirtha, where Sri Krishna was resting with his back to the banyan tree, peepal tree, and the Jara, the Shikari, had shot an arrow in the foot. That Bhalka Tirth, the Swargarohan, where Arjun gave Mukhagni to Sri Krishna, etc. These. Kedarnath temple, of course, we've seen PM there, following the widespread devastation caused in 2013. The Kedarnath Dham is in a flurry of developmental works, and it's to improve ease of accessibility. Please, ma'am, time and is over. amenities. Yes, ma'am, I'm concluding. And then I would like to just mention quickly, remembering our heroes. We did not have a National War Memorial or National Police Memorial. Now both have been erected on Kartavya Path, paying due homage and tribute to them. And then I would like to, in the end, say that preserving and protecting ancient Indian history is very, very important. The World Heritage Sites has now included UNESCO, Dholavira, and including 10 other sites from India. 40 other sites are under consideration. So many of our stolen idols from abroad have been brought back and have been duly placed in their own proper place. I think it's very important, madam. Yeah. I will conclude. Okay. Don't worry, madam. And in conclusion, I would like to say... Ma'am, please. Yeah.
अरे बाबा कल्चर पे कोई बोलता है, 2 मिनट दे दीजिए ना मैडम। नित्य नूतन चिर पुरातन, दिस इज अवर motto. नित्य नूतन चिर पुरातन. And when I mean, there's so much more because culture usually gets a short shift in very short time, unfortunately. But it's the culture that gives identity to a nation and to a civilization. So I'm very happy that I got this time. In the end, I will conclude with one line from Dinkar, poet Dinkar. When I see Prime Minister Modi today was seated here quietly with his hand on his cheek, listening to everything, I'm reminded of his poem on Himalaya. मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल. Thank you. Honorable Srimati Sulata Dev. जय जगन्नाथ। आज संसद में वाइस चेयरपर्सन एक लीजेंडरी चेयर कर रहे हैं, मेरे उनको नमन है। आज मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। पहले तो मुझे गर्व होता है, देश की पहली आदिवासी महिला मेरे राज्य से बिलोंग करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी है। ये मेरे लिए सच में बड़ी गर्व की बात है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मैं उस दिन बहुत अच्छे से सुनी। पारा 30 में राष्ट्रपति जी ने बोला, मेरी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण है। इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक कविता का स्मरण होता है, जो 100 साल पहले उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत की रची हुई थी। क्या बोले हो? वसुंधरा तले भारत रमणी नुहे हीन नुहे दिन, अमर कीरति कोटि जुगे केवे जगत नोही बलिन। ये सच में जो बोले वो 100% सच है। मैं फिर पारा 2 में आना चाहूंगी, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी बोले, ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए आगे खड़े हो। ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं सोच रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि सच में युवा शक्ति और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं हर तरह से उनके अभिभाषण का समर्थन करती हूँ मेरे पार्टी की तरफ से, मगर मैं कहीं ना कहीं जब नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात आती है, मुझे 33% रिजर्वेशन के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे नेता नवीन पटनायक जी हमेशा 33% महिला संरक्षण की तरफ कदम बढ़ाए हैं और इनिशिएटिव जितना भी लिए हैं, मगर कहीं ना कहीं ये फल फूल नहीं रहा। आप एक महिला है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी भी एक महिला है। हम सोचते हैं कि ये अगर महिला लोगों के लिए 33% रिजर्वेशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए, सारे देश के लिए। ऐसा नहीं है, नवीन पटनायक जी ने हम लोगों को संसद में 33% रिजर्वेशन करके भेजे हैं, मगर ये सारे देश का सवाल है, सारे महिलाओं का सवाल है। अगर देखा जाए, भगवान के बाद अगर कोई सृष्टि रचने की क्षमता रखती है, वो नारी है, माँ है। अगर माँ सृष्टि भी कर सकती है, पालन भी कर सकती है, सबको अच्छे से बांध के भी रख सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि यहाँ पर जो हमारे महिला हैं किसी गुण से कम है, ना आप कम है, आप एक लीजेंडरी है। कोई भी महिला जो इस सदन में आई हुई है, सब एक से आरक है। मगर कभी सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब था पता, जब वो बोल रहे थे कि अगर संसार को, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिला लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसके वजह से वो वोटिंग राइट्स, इसके वजह से वो डिवोर्स राइट, इसके वजह से वो रिप्रोडक्शन का राइट महिलाओं को दिए। और कुछ हद तक देखा जाए, कहीं ना कहीं हम लोग उसको दबाए रखे, उनके बाद में कोई आगे नहीं बढ़ा।
उस बात को लेके, मगर कहीं ना कहीं महिला अपना घूंघट छोड़ के खुद अपने पैर से आगे आके आज भी ये संसद में है, कुछ विधान परिषद में है, विधानसभा में है, और देखा जाए तो पंचायत राज सिस्टम में भी है। मैं तो बिजू पटनायक, जो हमारे नवीन पटनायक की फादर है, उनको सतत नमन करूंगी कि पहले बार देश में 33% रिजर्वेशन ओडिशा किया 3 टायर पंचायत राज सिस्टम में। उसको बढ़ के नवीन पटनायक जी ने 50% रिजर्वेशन किया पंचायत राज में, और आज अगर देखा जाए 50% नहीं 60% से भी ज्यादा महिलाएं हमारे ओडिशा में जो 3 टायर पंचायत राज सिस्टम चला रही है। हाँ, कभी कभी जब 33% रिजर्वेशन आया था, महिलाओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। कभी कभी बोले लोग कि पति सरपंच पति है चला रहा है, मगर आज ये दिन नहीं है। आज अगर देखा जाए हमें से जो भी सदन में है और जो भी बाहर में है, काफी महिला बहुत अच्छे से चला रही हैं। हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भगवान ने पैदा ही किया है महिलाओं को पंख देके आसमान छूने के लिए, और आसमान छूने का विश्वास जो है ना, वो हमारे नवीन पटनायक जी ने हमें जगाया है। वो चाहे खेल में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो। आपको मालूम होना चाहिए संसद को, खेल में अगर महिलाओं के लिए देखा जाए, उड़ीसा ही एक ही प्रदेश है जो महिला हॉकी को स्पॉन्सर किया है। अगर देखा जाए स्वास्थ्य में ममता से लेके बीएसक्यूआई में 10 लाख रुपया महिलाओं के लिए स्पेशल है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो महिला जो बच्चे पढ़ते हैं, जो गर्ल्स पढ़ते हैं, उनको फ्री साइकिल, अच्छा पढ़े तो लैपटॉप कैसे बढ़े वो हमेशा ध्यान में रखते हैं। उनके ऊपर उनका विश्वास है महिला आगे जा सकती है, इसीलिए वो सारे चीज महिलाओं के लिए ही करते हैं। क्योंकि हमारे जो वहाँ के मिशन शक्ति है, जिसमें 6 लाख से भी ज्यादा ग्रुप, 70 लाख से भी ज्यादा महिला उनमें है। अगर देखा जाए तो आज वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि वो अभी चूल्हा चौके में नहीं रहे हैं, वो अभी लैपटॉप चला रहे हैं। आज का अगर देखा जाए ओडिशा के जो प्रोडक्ट होता है ना, वो अभी फ्लिपकार्ट में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर कहां कहां तक वो सारे विदेशों में भी जा रहे हैं। ये है विश्वास, ये है खुद का महिलाओं के ऊपर विश्वास जो मेरे मुख्यमंत्री ने किया है। आज महिला को थोड़ा सोचने का और थोड़ा समझने का मौका चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री ने मैंने वो सब किया, मगर कुछ चीज ऐसा है जो उनके हाथ में नहीं है। ये संसद के हाथ में है, ये सरकार के हाथ में है। 33% रिजर्व, मैडम मैं 2 मिनट में खत्म कर दूं। 33% रिजर्वेशन, आप अगर चाहे 33% रिजर्वेशन दे के सबको आप महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। बस ये संसद के हाथ में है। अभी मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ का निकट में देहांत हुआ है। अगर देखा जाए वो एक जोगजन्मा को पैदा किए थे। अगर देखा जाए तो मैं तो सोचूंगी कि मैं तो बोलूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी ये महिला संरक्षण बिल लागू किया जाए, और देखा जाए तो ये उनके माँ के लिए भी श्रद्धांजलि होगा, सारे माँ के लिए भी श्रद्धांजलि होगा। ये और एक आधा मिनट, हमारे बिरसा मुंडा को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिरसा मुंडा को बोले कि आदिवासी के जो भगवान है उनके लिए म्यूजियम किया गया, मगर मैं एक बात बोलूंगी, मेरे नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देके राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निर्माण किया, वो भी 5T के चलते 15 ही महीनों में। ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये है ओडिशा सरकार की प्रतिबद्धता। मैं चाहूंगी कि जैसे सभी लीजेंडरी को आप लोग सम्मान देते हैं, मेरा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने एक रिक्वेस्ट किया था सबको कि महात्मा गांधी जी को भी लीजेंडरी, महात्मा गांधी जी के सम्मान में अगर हो सके तो संविधान के प्रियम्बल में अहिंसा का नाम थोड़ा जोड़ दीजिए, वो भी हमारे लिए और सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं आपका आभारी हूँ, और ये मौका देने के लिए मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। वंदे उत्कल जननी। ऑनरेबल श्रीमती कविता पट्टीदार। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने
संयुक्त सदन में जो अभिभाषण दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। विकसित भारत के निर्माण में सरकार के 9 वर्ष के प्रयासों के परिणाम स्वरूप समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत की बात को माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में रखा। मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आप सभी के बीच में खड़ी हुई हूँ। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस मंत्र के अनुसार किसान के जीवन को आसान बनाने और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान भी है जो दशकों से प्राथमिकता से वंचित रहे हैं। उनके कल्याण की प्रतिबद्धता हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कार्य पद्धति में दिखाई देती है। इस बात का हमें गौरव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि को सृजित भी किया, इस योजना को, और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया। किसानों की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करने की भावना से दुनिया का सबसे बड़ा सीधा किसानों के खातों में जाने वाला लाभ पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अंतरित करने का काम किया। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी जी की सरकार सालाना 6,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने का कार्य कर रही है। इस योजना के द्वारा 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि उनमें से 3 लाख से अधिक कृषक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई है। एक समय ऐसा भी था जब देश में कहा जाता था कि हम ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं तो नीचे जाते जाते सिर्फ 15 रुपए बचते हैं, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हमें प्राप्त है, जिसने ये सुनिश्चित किया है कि अगर हम किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपए की राशि डालते हैं तो वो पूरी की पूरी 6,000 राशि नीचे सीधे उसके खाते में पहुंचती है। कोई बीच में बिचवाल नहीं, कोई भी एक भी पैसा की कोई कटौती नहीं, और यही पारदर्शिता सुनिश्चित भी करती है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। मैं आज पारदर्शिता की बात करते हुए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूं, मैं मध्य प्रदेश की भी बात कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिनके बारे में मैं कहूंगी कि जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान स्वयं एक किसान हैं, इसलिए किसान की पीड़ा से बहुत अच्छे से वाकिफ है। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि जो 4,000 रुपए सालाना है, वो जोड़कर मध्य प्रदेश के किसानों को अब 10,000 सालाना राशि उनके खातों में पहुंचती है। ये कार्य करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है। उसके साथ ही सहकारी संस्थाओं के द्वारा शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना, हमारी सिंचाई परियोजना को बढ़ाना और साथ ही समर्थन मूल्य देना, ऐसे कई प्रयास मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और उसी का ये परिणाम है कि 7 बार का कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। हम सभी इसके लिए गौरवान्वित हैं। मुझे याद है इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता के साथ अपने भाव को जोड़ते हुए कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बंदिश हर बाधा को तोड़, अरे भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि ये बात सिर्फ शब्द मात्र नहीं थी, बल्कि अक्षरशः इसका पालन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने दिन रात प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि आज कृषि निर्यात में दुनिया के टॉप 10 देशों में भारत का नाम शामिल है। कोरोना रुकावट के बावजूद भी कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। हम गुजरात के कमलम फ्रूट, जिसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, वो आज निर्यात किया जा रहा है। हिमाचल से पहली बार ब्लैक गार्लिक का निर्यात हुआ है। जलगांव का केला हो या भागलपुरी आम हो, ऐसे अनेक फल जो विदेशी बाजार को भा रहे हैं, और इस उत्पादनों को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार द्वारा जिला स्तर पर
निर्यात हब बनाए जा रहे हैं, जिससे छोटे किसानों को सीधे बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए खेत व बाजार की दूरी को कम किया जा रहा है। इसका भी लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल, सब्जी, दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादनों से जुड़ा है। बाजार और किसानों की आय में सुधार के लिए किसान रेल और किसान उड़ान शुरू की गई है। किसानों के लाभ के लिए 2300 से अधिक ट्रेन सेवाओं और 58 हवाई अड्डों का उपयोग आज किया जा रहा है। यही दिखाता है कि प्रगति और परिवर्तन कैसे होता है। आज फ्रूट प्रोसेसिंग में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल गए हैं। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, निर्यात व्यवस्था हो, इनसे छोटा किसान सीधे कैसे जुड़े, ये हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुझे एक गीत के बोल भी याद आ रहे हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और मुझे लगता है ये सोना हीरे मोती हमारे श्री अन्न है, जिसको दुनिया भर में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए सरकार आज प्रयास कर रही है। उनके बीजों में गुणवत्ता कैसे आए, इसलिए अनेक हब का निर्माण आज हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि वर्तमान में भारत दुनिया में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा उदाहरण है नैनो यूरिया। यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड और प्रभावी नैनो यूरिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 2014 के पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कितने संकट थे, कितनी कालाबाजारी थी, लेकिन दुनिया में हमने ये करके दिखाया, क्योंकि देश में यूरिया के कई कारखाने बंद हो गए थे। हमारी सरकार के प्रयास से 6 बड़े यूरिया के कारखानों को शुरू करने में हमने मेहनत की और आज बेहतर खाद की उपलब्धता हमने सुलभ करवाई है। हम जानते हैं कि आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी वाली खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। डीएपी हो, एमओपी हो या एनपीके हो, किसान किस कंपनी से खरीदे, ये सवाल था, भ्रम था और चिंता का विषय था। इन सारी समस्याओं का निदान करते हुए वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में बेहतर खाद की उपलब्धता के लिए एक ही नाम, एक ही ब्रांड से गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और वो ब्रांड है भारत, जिससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी और खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पूरे भारत की 3.25 लाख से ज्यादा खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्रों के रूप में हम लोग बदल रहे हैं। और ये समृद्धि केंद्र सिर्फ उर्वरक की बिक्री खरीदी का केंद्र नहीं होगा। यहाँ पर बीज, उपकरण, मृदा जो परीक्षण है, ऐसे सभी सवाल जो किसानों के हैं उनका जवाब मिलेगा। एक ही केंद्र से किसान को हर जानकारी और किसान से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। खेती की पैदावार के बढ़ाने के लिए अच्छी उपज हेतु नई टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाने पर बल देते हुए मोदी सरकार द्वारा 22 करोड़ से अधिक स्वायत्त हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं और देश भर में 11,531 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। सिंचाई को लेकर सरकार के प्रयासों से भी जो कार्य हुए हैं, हम सब उससे परिचित हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई पर, स्प्रिंकलर पर सरकार बल दे रही है। पिछले 8-9 वर्षों में देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अहम रास्ता जो हम सब जानते हैं नेचुरल फार्मेसी से हम लोग को मिलेगा, उसको भी बेहतर बनाने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की राशि की सहायता आज हमारी सरकार प्रदान कर रही है। परिणाम स्वरूप विश्व की कुल जैविक उत्पादन का 30% का उत्पादन आज भारत करता है। आज बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा रहा है। कृषि मंडियों को आधुनिक किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठकर ही किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज को बेच सके, यह ई नाम के माध्यम से सुलभता की जा रही है। ई नाम से 2.25 करोड़ से ज्यादा किसान, 2.5 लाख से ज्यादा व्यापारी जुड़ चुके हैं। अभी तक इसके माध्यम से
2 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हो चुकी है। मैं यहाँ कृषि के क्षेत्र में नए स्टार्टअप की भी बात करना चाहूंगी। खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग को हमारे स्टार्टअप एक नए रूप में ले जा रहे हैं। मैं बस कर रही हूँ 5 मिनट, 2 मिनट सिर्फ माननीय उपसभापति। आज पहले ये स्टार्टअप सिर्फ 100 थे, आज 3000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं और ये टैलेंट भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य एक नए सिरे से लिखने जा रहे हैं। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, किसान क्रेडिट, जिसको मैं कंक्लूड कर रही हूं, टाइम इज ओवर, प्लीज कंक्लूड। 2 शब्द में मैं कंक्लूड कर रही हूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि हम सब मिलकर माननीय राष्ट्रपति जी के वो जो शब्द हैं जिनमें उन्होंने वेद वाक्य में कहा था कि हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्वरों में एकता का प्रभाव हो और जैसे उनके भाषणों में समृद्ध भारत का स्वरूप दिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जग के मस्तिष्क पर रौली के समान हमारा जगमगाता हुआ आज भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। थैंक यू। श्री बीरेंद्र प्रसाद वैश्य। Thank you, sir. I, and on behalf of my party, Assam Gana Parishad, rise here today to support vote of thanks addressed by Her Excellency, President of India, sir. Sir, I am proud I am an Assamese. Sir, I am proud I belong to Northeastern region, sir. And I too proud I am an Indian, sir. In Indian freedom struggle, like other parts of India, Assam and Northeastern region also contribute much. I remember, sir, a 14 years school girl from Gohpur, Assam, who is trying to host the national flag in Gohpur police station in Assam, was killed by the British army, sir. I salute cannot let us, sir. Sir, in the Azadi call of Indian independence, sir, I am too proud joint session of Indian Parliament addressed by Her Excellency President of India, who belongs to a tribal community, sir. So this is the respect of our government towards the tribal people. This is the respect of our government towards the backward people, sir. Sir, I like to going back, sir. In 2014, sir, India was ruled by the British, sir. And in the British rule, first Asia first refinery was established at Sir Digboy in Assam, sir. That was the first refinery of Asia, sir. From 1947 to 23, days are going very fast, sir. Country also developing very fast, sir. After independence, Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India, sir. And after independence, rightly, genuinely, people of Assam demanded for establish one refinery in Assam, sir. But it's a decline, sir. A refinery was established at Barawani with the crude oil from Assam when Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of the country, sir. But it will take long time, sir. After the long agitation of 13 years, in 2060, we got a refinery. In British Raj, we got a refinery in Uproar, and independent Bharat, we got a refinery in Assam, but it is a small refinery, sir. This is just 1 million ton refinery, sir. But it is known to everybody, Assam is a crucial possessing state, sir. Sir, poverty.
I remember, sir, in 70s, in our school life, there is a food crisis in our country, sir. People are not getting to eat the food, sir. There is no rice, sir. There is no food, sir. Now we are self-sufficient, not only self-sufficient under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. 80 crore people got medicine during the COVID time, sir. Sir, self-sufficient under the leadership of Narendra Modi ji is not just a slogan, sir. It is implemented, sir. Because we are self-sufficient. Sir, we remember in the COVID time, sir, people are not getting masks. People are not getting sanitizer. And we are self-sufficient. Now, India produced not only masks, not only sanitizer, India produced own vaccine. And India is the only country of the world who vaccinized more 200 crore people in our country. Sir, every time we are speaking out of China. China is a big power. China has a money. But China failed to vaccinate the Chinese people. But Narendra Modi government successful to vaccinate our people, sir. Sir, in mobile industry, India is self-sufficient, sir. Not only sir, now India is exporting mobile, sir. Sir, I am coming to the northeastern region, sir. In 2014, when Modi ji took the as a prime minister, he announced northeastern region in our pilot sector, sir. He not only announced, sir, he has implemented, sir. Sir, before 40, sir, give me 2 minutes time, sir. Before 2014, sir, there is only one cancer hospital in Assam, sir. Bhubaneswar Borua Cancer Hospital, sir. When Modi ji take place today, there is 9 cancer hospitals in Assam. With the support, with the blessing of the Prime Minister, and another 10 cancer hospitals in the pipeline in Assam under the leadership of Hemanta Biswa Sarma, dynamic Chief Minister of Assam. Sir, I know my time is short, but sir, I have to speak much, sir, because I know the parliamentary decorum. I cannot speak the most. I know your position, sir. But one thing I like to say here today, sir. Achievement is achievement. By criticizing anybody, you cannot stop the achievement. But criticizing anybody, you cannot stop the achievement. Please conclude, Birendra. Sir, I like to say one more thing with this. I like to conclude, sir. Now, India is moving towards one of the most developed countries, sir. I hope under the leadership of Honorable Prime Minister, in coming days, India will growing up more and India will develop more with this year. Thank you, Chairman, Thank you for allowing me to speak. Thank you, Birendra. Thank you. Sri Ghanshyam Tiwari ji. माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप आसन पर हैं और मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और वक्ता बहुत अच्छे हैं तो श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे और मुझे समय मिलेगा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जो वक्ता श्रोता होता है वही ज्ञान का निधि होता है और मैं समझता हूं आप ज्ञानवान आदमी है, इसलिए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं उपसभापति महोदय में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी सभा में जाओ, उसमें अगर सत्य आपको पता है और उस सत्य को आप प्रकट नहीं करो तो आप पाप के भागीदार होंगे। तो मैं आज मन से एक सत्य को प्रकट करना चाहता हूं। आज जो चर्चा जिसमें हो रही थी, विपक्ष के माननीय नेता खड़गे साहब एक घटना की बात कर रहे थे और माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का उन्होंने वो वक्तव्य सुनाया था। उस घटना के समय, उस वक्तव्य के समय
मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उस समय मौजूद था और मैं उन तथ्यों को और उन बातों को सदन के सामने अगर स्पष्ट रूप से नहीं रखूं तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में गोधरा के गुजरात की स्थिति के बाद में चर्चा हो रही थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कार्यकारिणी की मीटिंग में बिल्कुल पीछे बैठे थे। पूरी समय पर चर्चा हो गई और चर्चा होने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए और खड़े होकर बोले निर्लिप्त भाव से, मुझे ध्यान है सीन, आप आधी बाहों की कमीज पहन रखी थी और खड़े होकर बोले, एक शब्द बोले थे कि यदि कार्यकारिणी को इतना बोलते मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मैं 12 साल तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूं। सारी कार्यकारिणी ने एक स्वर से कहा कि नो नो नो, आपको मुख्यमंत्री रहना है। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप तो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए अपना मुख्यमंत्री पद पर बने रहिए। ये उस समय की घटना है जो मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी हूं और इसलिए मैंने आज सभा के सामने अगर मैं उस समय भी खड़ा हुआ था जिस समय बात चल रही थी, इसलिए इस सारी शब्दों को एक साथ बोलकर काम करने का काम करना चाहिए, ये मैंने कहा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात से बहुत ही इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बात करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने महामहिम ने जो उड़िया कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावंत की जिस कविता का जिक्र किया था अपने अभिभाषण में, वसुंधरा तले भारत रमणी, नूहे हीन नूहे दीन, अमर कीर्ति कोटि युगे, कैभे जग तुम नोहिम लीन। भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है न दीन है, संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। इसके इस ओडिशा की कविता की उस 100 वर्ष पहले कही गई, इसके साथ उन्होंने शुरुआत की और उसका प्रतीक के रूप में भारत के लोकतंत्र के 75 साल के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक अमृत की बूंद की तरह से माननीय द्रौपदी जी मुर्मू ने ये अभिभाषण दिया। उस अभिभाषण का हम समर्थन करते हैं और उस अभिभाषण में जो उन्होंने पहली बात कही, हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। माननीय सभापति महोदय, अतीत से जुड़ा हो और स्वर्णिम अध्याय हो। आज अमृत काल में कहा कि अतीत से जुड़ा हो और स्वर्णिम अध्याय हो। 25 साल बाद जब 100 साल का होगा, इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत साफ है, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, ओ चिर नवीन, ओ पुराचीन, उपमा विहीन, जय है, ये इसका अर्थ। जगती का प्रथम राष्ट्र भारत। मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, जब मैं भाषण सुन रहा था, आइए आप भी भारत जोड़ो में शामिल होइए, आप भी भारत जोड़ो में शामिल होइए। भारत कोई नया राष्ट्र नहीं। दुनिया मानती है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। उसमें कहा है वयम राष्ट्रे जागरयाम, हम हमारे राष्ट्र का जागरण करें। उसमें राष्ट्र गीत है, आराष्ट्रे राजन्य सुरिखभ्योति दोग्द्री धेनु नडवाणानसु स्त्री युवा से जवान से वीरो जायता, बहुत लंबा है। तो राष्ट्र आज का नहीं। अरे राष्ट्र को जब जोड़ने की बात करते हैं तो थोड़ी सी बात सुन ले कि पार्वती माता शिव जी की पत्नी, वो गिरिराज की बेटी है, हिमालय की बेटी। उनको शिव जी से प्यार हो गया, लव मैरिज करने की इच्छा होगी कि शिव जी से प्यार करेंगे। अब शिव जी से प्यार करना था, शादी करनी थी, वरम शंभु ने तो रही कुमारी, तो उनको हिमालय की बेटी को कैलाश के थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, मानसूर की तरफ। वहां ने जाकर वो कन्याकुमारी में गई, तमिलनाडु के पास, और कन्याकुमारी में जाकर वहां तपस्या की और वहां देवी पादम का मंदिर कन्याकुमारी में बना हुआ है। तो जो कन्या पार्वती हिमालय से कन्याकुमारी में गई और वहां जाकर शिव जी के लिए प्रार्थना की, तो पार्वती माता समुद्र के किनारे कन्याकुमारी से हिमालय पर शिव जी को देख रहे हैं
और शिवजी महाराज उत्तर में बैठे हुए पार्वती को तपस्या करते हुए देख रहे हैं कन्याकुमारी में, तो जब शिवजी और पार्वती जी संपूर्ण भारत को अपने नेत्रों से देख रहे हैं तो ये भारत तो उसी दिन जुड़ गया था। इसको कौन जोड़ने का प्रयत्न करता है? ये भारत जुड़ा हुआ है, भारत उस भारत को। अरे पार्टी ना जुड़ी तुमसे क्या भारत का जोड़? अब भारत जोड़ो। अब फिर भारत जोड़ने का प्रयत्न किया, मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए। भारत जोड़ने का प्रयत्न किया आदि शंकराचार्य। वो कहां से चले? वो केरल के कालड़ी गांव से चले और केरल के कालड़ी गांव से चलकर ठेठ केदारनाथ तक गए। उस भारत जोड़ने वाले सन्यासी की गांव में कौन गया? कालड़ी में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर वहां उनके गांव में घर में जाकर वो बात की और वहां से केदारनाथ में जाकर उनका स्मारक बनाया जो आज तक नहीं बना। ये भारत जोड़ने का काम तो ऐसा है ना, आओ जुड़ो, आओ जुड़ो। हम तो जोड़ ही रहे हैं, हम तोड़ने का काम कर ही कहा रहे हैं। एक और मुझे जो बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, किसने शुरू किया हिंदू मुस्लिम? हमने कभी नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। 1900 कांग्रेस अधिवेशन में किया। मेरा समय प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। 1914 में मुस्लिम लीग के साथ खिलाफत आंदोलन में जो समझौता किया कांग्रेस ने कि हम टर्की में खिलाफत का समर्थन करेंगे, तुम भारत की आजादी का समर्थन करो, उस दिन हिंदू मुसलमान की नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली थी, जो 1947 में विभाजन के रूप में जाकर रूप। ये पाप तो कांग्रेस का किया हुआ है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू मुसलमानों का अलग कानून बनना चाहिए। हम तो हिंदू मुसलमान के अलग कानून के पक्ष में नहीं है साहब। हम तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक काम हो। हम तो कभी इसमें करते ही नहीं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। अब जितनी लाभार्थी हैं भारत में मुस्लिम जनसंख्या के आपात में, वो करते मुसलमानों का नाम नहीं लिया। हम तो हिंदू मुसलमान को अलग मानते नहीं है। इसलिए जब लाभार्थियों में जितने गरीबों को लाभार्थी मिले हैं उनमें 31% मुस्लिम है। आबादी से दुगना उनको लाभ मिला है, ये नहीं दिखता है। एक तो इसलिए अरे यहाँ की बात करो, वर्तमान की। मौलाना याद कर रहे हो, माल खा रहे हो माल। मौलाना तो सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरे मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो अभूतपूर्व काम किया है, उस काम को मैं आप जानना चाहता हूँ। अब ये रनिंग कमेटी मत करो भैया, सुन लो, थोड़ा सा धैर्य रखो। वो डायरेक्ट होंगे। तो मैं सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लाई। No, is it point of order? Is it 238 with explanation? So there is nothing against you, but you refer to Khilafat Andolan. That was an idea of Mahatma Gandhi. This house has not acquired a stature whereby you can question the decision of none other than the great personality called Mahatma Gandhi. It was Mahatma Gandhi's idea. महात्मा गांधी जी का हम इतना समर्थन करते हैं, तो मैं प्लीज कैरी ऑन सभापति महोदय, नई शिक्षा नीति माननीय मोदी जी ने जारी की। उसने नई शिक्षा नीति वो लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा नीति 1884 में उन्होंने कहा था, मद्रास से लेकर, उसमें मद्रास नाम था चेन्नई का, मद्रास से लेकर उन्होंने यात्रा की और यात्रा करके हाउस ऑफ कॉमन्स में
उन्होंने भाषण दिया कि हमने यहाँ नए गरीब देखा है, न हमने यहाँ पर लाचार आदमी देखा है, न झूठने वाला आदमी देखा है। जब तक हम इनकी शिक्षा पद्धति को समाप्त नहीं कर सकते, तब तक हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति पर हमला किया और लॉर्ड मेकाले के आधार पर हमारी शिक्षा नीति बनी। वो शिक्षा नीति चलती रही, उसको चेंज करने का प्रयास सबसे पहले किया मुरली मनोहर जी जोशी, जब भारत के मानव संसाधन मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तब सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, वहां से काम चालू हुआ। और उसके बाद भी मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब माननीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने मैं शिक्षा मंत्री था राजस्थान का, और सारे भारत की केब कमेटी का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन बनाया था। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उस कमेटी के चेयरमैन के नाते हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की रिपोर्ट दी थी। उसके आधार पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हुआ, और उसके बाद में माननीय मोदी जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति जारी की, जिसके अंतर्गत ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन का 3% से बढ़ाकर 6% सार्वजनिक व्यय करने का तय किया गया है, और मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। ये काम यहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो शिक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है, उस शिक्षा के व्यय पर माननीय सभापति अगर ध्यान देंगे तो 2013-14 के बजट में 26,750 करोड़ रुपए थे, 2022-23 में 40,828 करोड़ हुए, और 2023-24 में 44,094 करोड़ रुपए हुए। एक बढ़ोतरी शिक्षा के क्षेत्र में हुई। स्कूल शिक्षा में 13-14 में 52,701 करोड़ आवंटित हुए, 22-23 में 63,449 करोड़ आवंटित हुए, और 23-24 में 68,804 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा में भारत सरकार ने आवंटित करके शिक्षा का क्षेत्र का ये काम किया। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, Please conclude. Try to conclude. You have one more minute. टाइम है इनका? Ghanshyam ji, that is the. मैंने सर आपको शुरू में कहा था कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं. That is the time allotted, Ghanshyam ji. So you have one more minute. Please carry on. Please carry on. तो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि मुझे कहा गया था कि आपको 15 मिनट का टाइम है. It is only caution bell. One more minute. Please carry on. हाँ, यस. 1.5 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ डिजिटल में, 18 लाख विद्यार्थी और 14,500 स्कूलों का विकास हुआ। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हैं, उनका भी हमने 1,049 से बढ़ाकर 1,249 किए। नवोदय विद्यालय खोले हैं। उच्च शिक्षाओं में हमने 42,343 कॉलेज जो हमारी हो गई है। इसी प्रकार से यूजीसी की संख्या में बढ़कर 90% की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा के हर क्षेत्र में काम किया है, और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए, मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए, और 2 डिग्री एक साथ लेने के लिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस शिक्षा नीति को भारत के सभी प्रांतों ने भी स्वीकार, सरकारों ने भी स्वीकार कर लिया है, और ये शिक्षा नीति भारत के लिए एक नई दिशा का काम करेगी। Thank you, Ghanshyam ji. Please conclude. Thank you very much. Thank you. मैं कंक्लूड कर रहा हूँ साहब। अंत में एक जो राजस्थानी भाषा के कवि हैं, उन्होंने कहा, सबने अपनी कविता की बात कही है, तो मैं 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। आजादी के अमृत काल में हम अमृत पुत्रों की आस फलित हो गई, कुर्सी कलित हो गई, कुलित हो गई, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अति दलित हो गई, पिछड़ी अगड़ी, अब उपराष्ट्रपति धनखड़ प्रचलित हो गए, जगत मान प्रधान नरेंद्र मोदी, भारत माता ललित हो गई, G20 जय शिरोमणि बड़ी साख हमारी है, गणतंत्र शीर्ष सिंहासन सत्य स्वरूपा नारी है। श्रीमती जया बच्चन प्लीज। श्रीमती जया बच्चन जी।
Thank you, sir. This has been a test of endurance. All the members sitting here should all be applauded for being here almost the whole day, since 11 in the morning. जी हाँ कुछ कह रहे हैं आप बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए हाँ मैं आपको बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ So I'll read because the time is very little and reading is faster than speaking. So while thanking the President of India for her benevolence, I'd like to discuss the life of every Indian of the country, a life which they should live in the Amrit Kal with pride and dignity and security. The first point, again, a lot of my MPs have spoken about, especially the women. Such a tragedy that men never talk about women. Do not. Please do not interrupt when honorable members speak. Whenever you get an opportunity, you can express your views. Please carry on. And sir, you'll have to give me this time. Please carry on, Bachchan. Thank you. Please carry on. The first point is women welfare, their presence in the society and the dignity. Dignity. If you see the mention in the address, there is only proclamation of what the government has done, but no mention of what the government has achieved or bettered in the life of women. जिस देश में माँ, बहन, बेटियां, यहाँ तक कि 2 महीने की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, उस देश को अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने का कोई हक नहीं। जहां तक महिलाओं का सम्मान के साथ जीने का सवाल उठता है सर, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। चेष्टा जरूर है, ये मैं कहूंगी, चेष्टा जरूर है, आप लोगों ने तो नहीं किया। It is said in the address that from education to career, the government is trying to remove obstacles for our daughters. How is my question? It's a huge question. I think all women are asking this. How are you going to do it? I don't see it in the address. Just proclaiming that they have built toilets for women, the government cannot claim that dignity to women has been provided. I want to give a small example. I know a lot of NGOs who work in villages, and I know a little young girl who wants to do some work, went to Madhya Pradesh. वो जा रही थी भोपाल से छिंदवाड़ा तक. In the middle, she needed to use the toilet. So there was an old lady, she asked her, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं कहाँ जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, वो खेत में चले जाइए. This young girl was very shocked because she came from a very different environment and she was told that there are toilets provided, dignity to women is provided. Sir, ये है सच्चाई स्वच्छ भारत अभियान का. This is the actual truth. I've been to villages, I have seen what's happening. So I would also like to know why there is no mention of the Nirbhaya fund in the speech. What's happened? Nirbhaya has vanished. The fund has vanished. As it is, the fund was reduced. Now, there is no mention. I think there should have been a mention. Mera dusra point is about sanitation workers. There is a little mention, but who also need to lead a life of dignity and pride. Unfortunately, there is no mention about their welfare and safety in the address. अमृत काल के समय में हम ये सोच रहे हैं कि आधुनिक मशीनरी कब तक और कितनी आएंगी और कब हमारे सैनिटेशन वर्कर्स को राहत मिलेगा. When will their dignity as a human will be given duly deserved by them? My third point is, sir, दुर्भाग्य की बात है that there is no mention as to what the government has done to provide dignity and livelihood to the senior citizens
and to live in this country with pride. India's elderly population aged 60 years and above is projected to touch 194 million in 2031, from 138 million in 2021. A 41% increase according to the National Statistics Office. What is the government's action plan? May I ask, what is the government planning to do for these senior citizens? There is complete negligence towards this section in a progressive country. All over the world, social security is provided to the handicapped, disabled, and elderly by the government. But in our country, no such provision is given. Millions of senior citizens have served the country to bring the country up to this standard. They have been completely ignored, deprived of any dignity of age since hard work and dedication to the country. Lastly, sir, I would like to point out the government's absolute disregard for the artistic community. We have had Bharat Ratnas like Pandit Ravi Shankar. We have had Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji, Bhimsen Joshi, M.S. Subbalakshmi ji. Many more are also a nation where great painters have been conferred with Padma Awards like Jatin Das ji, M.F. Hussain Sahib, writers like Nirala ji, Panch ji, Harivansh Rai Bachchan, who have also been conferred with the Padma Awards. We are also a nation where great artists, cine artists, performing artists like Prithviraj Kapoor, Dilip Kumar, and Satyajit Ray have made our country proud. इन्होंने अपने जीवन और अपने कला से इस देश को गौरवित किया है और इस देश का नाम रोशन किया है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में. Thank you, Jaya Bachchan. Thank Sir, you. Time is over. Time is over. 1 minute. This is my request to you, sir, but it's up to you. Conclude. I will listen to you. Please conclude. Please conclude. मैं ये सोचती हूं कि सरकार को इन बड़े बड़े कलाकारों के नाम पर भी कुछ करना चाहिए. इनको केवल अवार्ड न देके सम्मान स्वरूप कुछ काम करना चाहिए. मेरा सजेशन है सर सरकार से कि नए पार्लियामेंट में सिर्फ पॉलिटिशियंस के पोर्ट्रेट्स न लगाए जाएं और सिर्फ उनको ही माला न चढ़ाया जाए. ये बड़े बड़े कलाकारों ने जिन्होंने who are the true ambassadors of this country should be also respected by creating this. Sir, no history of a nation is made by politics and politicians. The history of a nation is written with the achievements of art and literature. और आखिरी एक पॉइंट कह दूं, आप अगर रिजल्ट Please conclude. Thank you. One more. Quickly, Just a demand from the government. Time is already. You have taken 2 more minutes. Please conclude. Please conclude. अभी वो कह रहे हैं बोल दीजिए. Yeah. He is also one of the deputy chair. So I will take the liberty. सर मैं आखिर में जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार चलाती है, उनमें से अधिकतर बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओबीसी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, एससी, एसटी की संख्या का आधार बनाते हैं. लेकिन 1931 के बाद भारत में जाति अधिकार आधारित जनगणना नहीं हुई, जिससे हमें ओबीसी की संख्या का पता नहीं चला. On this opportunity given, we demand, I think I have the support of the entire House, the census due soon should be caste-based so they can get the advantage and due share in welfare schemes, government jobs, and other walks of life. Thank you very much. Thank you, Jaya Bachchan. Thank you very much. Sri Ramchandar Jangra. धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया. अधिकतर विषयों पर बात हो चुकी है. मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय का
धन्यवाद इस बात पर भी करता हूं कि उन्होंने अपना संबोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया। पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने एक जगह लिखा है कि अगर किसी राष्ट्र को समाप्त करना हो तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर वो भाषा से कट जाएगा तो अपने साहित्य से कट जाएगा, साहित्य से कट जाएगा तो अपनी संस्कृति से कट जाएगा, और भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो अपनी राष्ट्रीयता से ही कट जाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीयता नहीं रहेगी वो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम मातृभाषाओं का आदर करते हुए, जितनी भी हमारी मातृभाषा है देश की, उनका आदर करते हुए राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना भाषण, अपना उद्बोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया। मेरा विषय, मेरी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मैं सोशल जस्टिस पर कुछ अपनी बात करूं। मान्यवर, आदमी केवल रोटी के ऊपर जिंदा नहीं रहता है, आदमी के पास एक मन भी होता है, और इसी को दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है चिति, जिसको चित्त कहते हैं। आदमी भूख को कठोरता से बर्दाश्त कर सकता है, शारीरिक चोट को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मन के ऊपर जो चोट लगती है, उसकी आस्था के ऊपर जो चोट लगती है, उससे आदमी तिलमिला जाता है, और उस अपनी आस्था और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आदमी कोई भी बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। माननीय लक्ष्मण जी ने अपने पहले संबोधन में वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा की थी। 2 नाबालिग साहिबजादों ने किस तरह से अपनी आस्था को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, ये इतिहास के अंदर पन्नों के ऊपर दर्ज है। मैं एक और वीर बालक की चर्चा करना चाहूंगा। वीर हकीकत राय का जिक्र आता है इतिहास के अंदर। जब उनको कहा गया कि हकीकत नाम है तेरा, तू समझता नहीं हकीकत को, तू उल्टा जा रहा है छोड़कर राह तरीकत को, कुफर को छोड़ दे पाक कर ले नियत को, गुनाह धुल जाएंगे ले मान अकामे शरीयत को। यहां और आकबत दोनों जहां में सुरखरू होगा, नहीं तो ये देख ले तलवार होगी और तू होगा। 12 साल के हकीकत राय ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास है आत्मिक शक्ति, तुम्हारे पास खंजर है, मेरे पास है ओम की भक्ति। ये वो दिल है जिसमें ज्योत परमेश्वर की है जगती, करो तुम लाख कोशिश जो कभी पत्थर को नहीं लगती। तुम में इतनी तो हिम्मत है, मेरा सर तुम उड़वा दो, लेकिन बहादुर तब जानू जब मेरा धर्म तुम छुड़वा दो। मान्यवर, आस्था के ऊपर जब चोट लगती है, ये सबसे बड़ी चोट इंसान के ऊपर होती है, और करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर मरहम जो लगाने का काम किया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रख के किया, केदारनाथ के जीर्णोद्वार करके किया, काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्वार करके किया। और मैं इसलिए कहता हूं कि आदमी के पास एक मन भी होता है, केवल मात्र रोटी के ऊपर आदमी निर्भर नहीं होता है। और हम ये तो सुनते हैं ताजमहल किसने बनवाया, हम ये सुनते हैं लाल किला किसने बनवाया, लेकिन ये कभी नहीं सुनते कि ये बनाया किसने। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रखी, तो उसके शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा को सामने बिठा के उससे भूमि पूजन करवाया। ये पहली बार शिल्पकारों को सम्मान दिया गया है, वरना कोई चर्चा नहीं होती कि ये बनाया किसने, बनवाया किसने, ये चर्चा होती है। मैं मान्यवर सामाजिक न्याय की बात कर रहा था। सामाजिक न्याय केवल रोटी से या घर से भी पूरा नहीं होता है, वस्त्र से पूरा नहीं होता। मैं चर्चा कर रहा था, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर अंडमान निकोबार द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण किया गया। यह भी एक सामाजिक सम्मान है, यह सैनिकों का भी सम्मान है, समाजों का भी सम्मान है। इसलिए सामाजिक सम्मान केवल मात्र रोटी तक निर्भर नहीं होता है। मान्यवर,
मैं अभी चर्चा कर रहा था राम मंदिर जी की। माननीय राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा कि केवल मात्र मंदिर निर्माण नहीं करवाए, हमारी सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उद्बोधन में कहा कि मेरी सरकार ने मंदिर के साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण करवाया और नए बजट के अंदर 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सेज कॉलेज का भी प्रावधान किया गया, क्योंकि नर्स नहीं होगी तो मेडिकल के अंदर हमारी फिर देखभाल कौन करेगा। भारत की यह संस्कृति है, भारत की संस्कृति में देवताओं का स्वरूप बहुत बड़ा है और विदुर नीति को अगर हम पढ़ेंगे तो धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। विदुर जी ने लिखा है महाभारत के अंदर कि धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत है। वृक्षों की हरियाली की रक्षा करना भी एक धर्म है, पानी को शुद्ध रखना भी एक धर्म है, वायु की गुणवत्ता रखना भी एक धर्म है, माँ बाप की सेवा करना भी धर्म है और एक अबला की इज्जत की रक्षा करना भी धर्म है, अपने राष्ट्र के ऊपर बलिदान हो जाना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, इसलिए भारतीय संस्कृति में वायु को भी देवता की संज्ञा दी गई है, अग्नि को भी देवता की संज्ञा दी गई है, जल को भी देवता की संज्ञा दी गई है और जिसने भी मानवता के लिए जो भी उपकार का काम किया है उनको देवता की संज्ञा दी गई है। और पहली बार भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करोड़ों दलितों के उद्धारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देवता की संज्ञा देते हुए उनके 5 कर्म स्थलों को तीर्थ के अंदर पंच तीर्थ घोषित किया। ये इतिहास के अंदर पहली बार इतना बड़ा सम्मान उस करोड़ों दलितों के उद्धार करने वाले देवता को दिया गया है। ये मैं सामाजिक न्याय की मैं बात कर रहा था, यहाँ तो मत्स्य तक को भी अवतार माना है, यहाँ तो वराह को भी अवतार माना है। इसलिए मान्यवर, अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूं, हमने वो दिन देखे, अंधेरा होने से पहले महिलाएं शौच आदि के लिए नहीं जा सकती थी और जाती खुले के अंदर बैठती, कोई आदमी दिखाई देता, अरे भाई कोई आदमी आ गया, उठ लो, खड़ी हो गई, फिर बैठ गई, फिर कोई आदमी आ गया, भाई कोई आदमी आ रहा है, उठ लो। कितना जिल्लत का जीवन हमारी माँ बहनें जिंदगी जीती थी, किसी ने कोई इस बात के ऊपर परवाह की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 करोड़ 70 लाख परिवारों को शौचालय देके भारत की महिलाओं को इस जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलवाई और उनको इज्जत और सम्मान का जीवन देने का काम किया। ये सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। अभी चर्चा हो रही थी गैस कनेक्शनों की, 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन जो धुएं के अंदर फूंक मार मार के हमारी माताएं आज समय से पहले अंधी हो जाया करती थी, उनको मुहैया करवाए। और केवल मात्र इतना ही नहीं, अभी वो चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर साहब चले गए कहीं, मातृत्व की बात, मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। मैं मान्यवर एक बात कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक हिंदुस्तान के दलितों को, पिछड़ों को एक सब्सिडी के जीवन के ऊपर आधारित करके अपने वोट बैंक के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश की गई कि मैं समय आएगा तुम्हें कन्यादान की राशि दे देंगे, तुम्हारे स्कूल को बच्चों को स्कूल में बस्ता दे देंगे, तुम्हें 3 रुपए किलो चावल दे देंगे, तुम्हें 2 रुपए किलो आटा दे देंगे, 12 रुपए किलो दाल दे देंगे, 15 रुपए लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सब्सिडी सहारा है, सब्सिडी समाधान नहीं है। मैं लंगड़े को लाठी के सहारे नहीं चलाना चाहता, मैं लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूं ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इसलिए इस मौजूदा बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उठाने के लिए, वो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे जो प्रावधान किए गए वो पहली बार किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो आदमी को प्यारा होता है वो अपना घर होता है। मान्यवर, आदमी घर की बड़ी चाहत होती है। पहली बार 7 वर्षों के अंदर 2 करोड़ 79 लाख घरों का निर्माण किया गया और 2023-24 के अंदर 66% बजट में बढ़ोतरी करके 79,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। ये हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इस बार ये बजट के अंदर प्रावधान किया गया।
इसलिए मान्यवर, मेरे जिम्मे था तो केवल मात्र सामाजिक न्याय के ऊपर बात करने की, लेकिन मैं शिल्पकार समाज से ताल्लुकात रखता हूं, मैं विश्वकर्मा समाज से ताल्लुकात रखता हूं, इसलिए मैं वो अपनी बात कहना चाहता हूं। कंक्लूड भारत के अंदर क्या रहा? आपका समय खत्म हो रहा है, आप कंक्लूड। मैं 1 मिनट में बस अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। आज तक शिल्पकर्मा विश्वकर्मा परिवार के जितने भी वंशज हैं, उन वंशजों के हाथ को काम देने के लिए क्या किया गया? कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना नहीं चलाई गई, कोई नए हुनर उनके अंदर विकसित करने की योजना नहीं चलाई गई, कोई उनको विदाउट कोलेटरल गारंटी देने के ऋण देने की योजना नहीं चलाई गई, कोई उनके उत्पादों को एमएसएमई के साथ जोड़ के, उस चेन के साथ जोड़ के उनकी बिक्री की व्यवस्था नहीं करवाई गई। पहली बार भारत सरकार के बजट में देश के करोड़ों विश्वकर्मा वंशजों को, देश के शिल्पकारों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय निर्मला सीतारमण जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं, और हम सदैव इस बात के लिए भारी रहेंगे। आपने जो मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद झंगरा जी। ऑनरेबल डॉक्टर फौजिया खान। धन्यवाद डेप्यूटी चेयरमैन सर। सर, महामहिम राष्ट्रपति ने इस देश के विकास के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, इतना सुंदर कि किसी भी भारतीय को ये वर्णन सुनकर अभिमान से उसका सीना फूल जाए। ये भाषण को मैं एक फूलों के गुलदस्ते की तरह देखती हूं, लेकिन कांटे बाहर रखे गए। सभापति महोदय, जैसा एक विवाह मंडप होता है, विशाल, प्रकाशी, चमकदार, लेकिन पीछे क्या होता है ये उसकी हकीकत हम सब जानते हैं। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अमृतकाल का उल्लेख किया। यहाँ सोनल जी भी कह रही थी इंडिया के हेरिटेज के बारे में। हमारे भारत का हेरिटेज राम राज्य भी है, और मुझे ऐसा लगता है राम राज्य की बात हमने करना चाहिए। राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य वो राज्य है जहां किसी आंख में आंसू न हो, जहां हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और जहां हर किसी के साथ सच्चा न्याय हो। सभापति महोदय, सच्चाई की बात निकली तो महात्मा गांधी का ख्याल आया, इस देश के सबसे बड़े राम भक्त। सभापति महोदय, जिन्होंने कई तूफानों के बीच हमारे देश की कश्ती को अहिंसा, सत्य, भाईचारा, प्यार, इसकी तरफ हमारी कश्ती को दिशा दी। सभापति महोदय, आज हम जिस प्रजातंत्र में जी रहे हैं, उस विशाल प्रजातंत्र की नींव भी महात्मा गांधी जी ने ही रखी। महात्मा गांधी के आश्रम में एक भजन गाया जाता था, न सिर्फ गाया जाता था बल्कि जिया जाता था। उस समय वैष्णव जन तो तेने कहियो, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। सभापति महोदय, सच्ची विष्णु की जनता वही है जो किसी और की पीड़ा को जाने, और अगर किसी दुखी के लिए, किसी के लिए उपकार किया तो मन में अभिमान ना आने। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है सभापति महोदय। सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने इस देश को एक फॉर्मूला दिया था। शायद उन चीजों से अगर हम बचें तो राम राज्य की ओर हम जाएं। उन्होंने 7 ग्रेव सोशल सिंस तक बताए थे, 7 सामाजिक बुराइयां, सिद्धांत रहित राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। सर, कैन पॉलिटिक्स without principles exist where fear, hatred, and exclusion are used as a strategy for polarization? Where a loveless society exists?
ये बात हमको सोचनी चाहिए। हमने तो ये भी देखा है सभापति महोदय के इस देश के बापू एक सच्चे राम भक्त को भी क्रोध की आग ने लपेट लिया है। ऐसा माहौल आज हम देख रहे हैं। वेयर इज द पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स? सदाचार रहित व्यापार, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। सभापति महोदय, जहां 1% लोग, उनके हिस्से में 40% संपत्ति इस देश की है, क्या हम कॉमर्स विदाउट मोरालिटी की कल्पना कर सकते हैं? ऐसी जगह जहां हम सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सच का साथ सच का विकास होना चाहिए, और जहां सच का साथ और सच का विकास होगा वहीं पर हमें ये सब चित्र देखने को मिलेगा। परिश्रम रहित धनोपार्जन, वेल्थ विदाउट वर्क। सभापति महोदय, हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि द गवर्नमेंट इज रिलेंटलेसली फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। बहुत अच्छी बात है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां भी सच का साथ होना चाहिए सभापति महोदय, वरना ये कैसे मुमकिन है कि विपक्ष में इंसान हो तो भ्रष्टाचारी और सत्ताधारी हो तो सदाचारी, और ईडी की नजर कभी सत्ताधारियों की तरफ पड़ती नहीं है। तो ये किस तरह का जादू है और किस तरह का ये हम कहेंगे कि ये एक प्रिंसिपल है जो आज के समाज में जिस पर चला जा रहा है। सभापति महोदय, संवेदना रहित विज्ञान, साइंस विदाउट मोरालिटी। अगर हम अपने पड़ोसी देश को देखें सभापति महोदय, चीन को देखें, वो आज क्या कर रहा है, मैं कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स है वो उसके बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। China is constructing a massive dam on the Mabuja Zambo River just a few kilometers north of the India-Nepal border in order to use it as a weapon of war. Sabhapati Mahoday, this could lead to tensions in the near future, and China could establish complete control over the water in the area, Sabhapati Mahoday. वहां चाइना एक एयरपोर्ट भी बिल्ड करना चाह रहा है जिसमें एयरफोर्स मूवमेंट हो। क्या भारत इस बारे में सतर्क है? सभापति महोदय, आगे चल के ये भी कहा गया है कि तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र निकलती है उस पर 20 डैम्स बनाने का नियोजन किया जा रहा है, और वहां एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। ये सब जो उस एरिया में होने वाला है सभापति महोदय, तो दिस इज कॉल्ड अ वाटर बॉम्ब, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में हमारे इकोसिस्टम को बहुत डैमेज होने वाला है। हमारा पानी, हमारा एग्रीकल्चर इससे बुरी तरह अफेक्ट होने वाला है। तो क्या हमारा देश कोई ट्रीटी के बारे में सोच रहा है, जैसा हमारा इंडस वैली ट्रीटी है उस तरह की चाइना के साथ? क्योंकि मैं जहां तक जानती हूं कि एक सादा एग्रीमेंट हमारा है, लेकिन ये जो भविष्य में हमें धोखा दिख रहा है, इस बारे में हमारा देश क्या कर रहा है, ये मेरा सवाल यहाँ है सभापति महोदय। राष्ट्रपति जी ने कहा है that the government is visualizing a Bharat whose youth and women power will be at the forefront. मेरा प्रश्न है सभापति महोदय, when and how? Please. सभापति महोदय, did we मैं even दोनों तरफ से आग्रह start करता हूं। taking? आपकी तरफ भी यही हालत था, इधर भी यही हालत। सभापति महोदय, did we even start taking some baby steps in this direction, and what is stopping us? मेरा मन मुझे एक प्रश्न पूछ रहा है सभापति महोदय कि भारत की राष्ट्रपति महिला है, हमारी अर्थ मंत्री महिला है, तो क्या सारे भारत की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल गया है? जहां समाज में न्याय की बात हम करते हैं, उस समाज में प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है और वो हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। सभापति महोदय, 1947 से लेकर आज तक महिलाओं को पार्लियामेंट में 14%। थैंक यू सभापति। थैंक यू डॉक्टर फौजिया खान जी। इंदु बाला गोस्वामी जी, इंदु बाला गोस्वामी नॉट प्रेजेंट। श्री संजय राउत जी, please take your seat, please. Then again, I should not tell
both sides. You too had such problems, please. माननीय संजय राउत जी, अभी कुछ देर पहले जो आपसे मैं बार बार गुजारिश करता रहा उसको याद करें प्लीज. माननीय संजय राउत जी, नॉट प्रेजेंट. श्री रवांग वरा नर्जरी, प्लीज. Thank you, sir. Respected Deputy Chairman, sir. Thank you for the opportunity given me to speak on this occasion of motion of thanks on President's address to the Parliament. I, on behalf of my party, United People's Party Liberal, and the people of Assam, would like to express our deep appreciation and gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, for her humble address to the joint sitting of both the Houses of Parliament on 31st January 2023. I do share the love and affection shown in the President's address towards the people of Northeastern region. Sir, in this moment, I congratulate the Honorable Prime Minister of Sri Narendra Modi ji for his marvelous leadership and completing 9 years of government of India, the world's largest democratic country. Under the vibrant leadership of Sri Narendra Modi ji, India could occupy and move to her economic position from 10th to 5th largest economy in the world. What I could emphasize is that the content of every word and sentence in the President's address to the Parliament is a true case of champion of government's vibrant policy and action for the development of the country, connecting every nook and corner and all sections of the society under the indomitable leadership of Narendra Modi ji. The thought process of Government of India, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas become the source of inspiration and quotable parts of development of great India. Sure, there was a moment that people of Northeastern region have always been felt deprived and ignored by the Government of India in every aspect of life. But nowadays, under the leadership of Narendra Modi ji, the feeling of deprived and ignored has switched over to the feeling of care and experiencing a new dawn of peace and development. Sir, the number of successful steps taken by the government of India for containing the difficult situation of unrest and terrorism in the northeastern region has brought to a path of peace and development. Sir, the signing of Bodo Accord, with Bodo, Karbi, and other ethnic groups, and speedy implementation of Accord itself shows the positive attitude and care of the government of India for the people of northeastern region. The policies, action taken by the government of India for the development of northeastern region, which is reflected in the address of the President of India